अगर आपको स्टोरी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, लिंक कमेंट के अंदर है। अध्याय 21 आध्यात्मिक शिरा संवर्धन। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। लेयन सेबल के अवशेषों को दूर रखने के बाद लियो झेंगमिन अपनी आध्यात्मिक क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए बैठ गए, क्योंकि कबीले के प्रमुख जल्दी आने वाले थे। लगभग 10 मिनट बाद कबीले का मुखिया अपनी तलवार लेकर तेजी से वहां पहुंचा। इस बिंदु पर लियो झेंगमिन ने संरचना खोली और उसे अंदर आने दिया। कबीले प्रमुख ने तुरंत पूछा, झेंगमिन क्या तुम ठीक हो? वो दूसरे दर्जे का लेयन सेबल कहां है? लियो झेंगमिन ने उत्तर दिया, कबीले प्रमुख मैंने इस लेयन सेबल को सफलतापूर्वक मार दिया। यह उसकी लाश है। लियो झेंगमिन ने लेयन सेबल की लाश को रिहा कर दिया। कबीले का सरदार भी चौंक गया। हालांकि ये दूसरे दर्जे का लेयन सेबल कोई खास शक्तिशाली जानवर नहीं था, फिर भी उसे मारना बहुत मुश्किल था। उसकी गति बहुत तेज थी और वह बिजली जैसा तत्व था। उसे संदेश मिल गया था और वही पर के लिए भी संकोच किए बिना दौड़कर वहां पहुंचा, क्योंकि उसे डर था कि लियो झेंगमिन खतरे में पड़ सकती है। तो प्रमुख ने ये भी पूछा, आपने इस लेयन सेबल को कैसे मारा? यहां तक कि एक साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक भी संभावित रूप से उसके द्वारा मारा जा सकता था, फिर भी वहां के द्वारा मारा गया। लियो झेंगमिन ने उत्तर दिया, ये लेयन सेबल बहुत लापरवाह था और उसने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। उसने हमला करने के लिए हमला किया, लेकिन मैंने उसका बचाव किया और फिर मैंने उसे मारने के लिए एक तावीज खजाने का इस्तेमाल किया। कबीले के मुखिया ने उसे बहुत ही सरलता से ये सब बताते हुए सुना, लेकिन वह इसके खतरों को जानता था। अगर जरा सी भी चूक होती तो वह सेबल के मुंह में समा सकता था। उन्होंने आगे कहा, तो फिर आपको मेरे साथ वापस आना चाहिए। फाउंडेशन स्थापना के बाद आप और अधिक अनुभव के लिए बाहर जा सकते हैं। आप यूक्यान संप्रदाय जैसे बड़े स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए प्राथमिकता फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की है। लियो झेंगमिन ने ये सुझाव स्वीकार कर लिया। उसके पास फिलहाल केवल एक द्वितीय श्रेणी का निम्न श्रेणी का गैलन तावीज और एक तावीज खजाना था। यहां तक कि उसकी सबसे कुशल बैंगनी ध्वनि घंटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए अनुभव प्राप्त करने का समय आ गया था। कुछ आध्यात्मिक क्यूई प्राप्त करने के बाद वह तुरंत कबीले प्रमुख के पीछे परिवार के पास वापस चला गया। परिवार में वापस आकर लियो झेंगमिन ने याओ जानवरों के शिकार से प्राप्त सामग्री परिवार को बेच दी। इस बार उसने उन्हें 6000 आत्मा पत्थरों के बदले में बेच दिया। परिवार में उसके योगदान लगभग 3 लाख थे, जो कुल प्रमुख के योगदान के बराबर थे। कुल प्रमुख ने भी वर्षों से परिवार के लिए लगातार योगदान दिया था, अपनी सारी कमाई दान कर दी थी। लियो झेंगमिन के योगदान केवल फाउंडेशन की स्थापना के बाद ही खर्च होंगे, अब वह इतने सारे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। परिवार में लौटने के बाद वह एकांतवास में चले गए। उन्होंने एक दूसरे दर्जे का उच्च श्रेणी का हृदय रक्षक प्राप्त किया, जिसे लियो शेंगशिन ने विशेष रूप से उनके लिए खरीदा था, ताकि उन्हें अपने भौतिक शरीर के विशोधन के 9वें स्तर को पार करने में मदद मिल सके। उन्होंने बैंगनी ध्वनि घंटी को परिवार को सौंप दिया और 2000 योगदान खर्च करके लियो शेंगशिन को उनके लिए द्वितीय श्रेणी की जादुई कलाकृति में बदलने को कहा। अगले एक वर्ष में उनका मुख्य ध्यान अपने भौतिक शरीर को परिष्कृत करने और अमर साधना के अन्य सौशिल्पों का अभ्यास करने पर था। इस वर्ष के दौरान उसकी कलाकृतियां परिष्कृत करना, तावीज बनाना और निर्माण सभी प्रथम श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। ये सभी कौशल आपस में जुड़े हुए थे और उसने इन्हें ऐसे विकसित किया जैसे कोई देवता उसकी सहायता कर रहा हो। इन्हें द्वितीय श्रेणी तक पहुंचाने के लिए उसे केवल नींव स्थापना तक पहुंचने की आवश्यकता थी। पारिवारिक आध्यात्मिक शिरा का उन्नयन होने वाला था। द्वितीय प्रमुख श्रेणी की आत्मा संग्रहण व्यवस्था तैयार थी और प्रत्येक आध्यात्मिक शिरा नोड पर संरचना ध्वज लगाए गए थे, बस वंश प्रमुख के उन्नयन की प्रतीक्षा में। परिवार का द्वितीय प्रमुख श्रेणी वीर तारा समूह भी सक्रिय हो गया था। जिन पारिवारिक साधकों को भेजना था, वे विभिन्न आध्यात्मिक शिरा नोड्स पर एकांतवास में थे और अपनी साधना को भेजने के लिए आध्यात्मिक की प्रतिक्रिया पर निर्भर थे। वर्तमान में परिवार का मार्गदर्शन कुल प्रमुख द्वारा किया जा रहा था और लोग उसकी सहायता कर रहे थे। लियो शेंगशिन और लियो शेंगफेन क्रमशः नींव स्थापना के 6वें और 5वें स्तर तक पहुंचने वाले थे। वे कई वर्षों से इस साधना में लगे हुए थे और यह सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था। दरअसल वे चाहते थे कि कबीले का मुखिया आगे बढ़े, क्योंकि नींव निर्माण के 9वें स्तर और 8वें स्तर के बीच का अंतर काफी ज्यादा था। यही वजह थी कि उनका लोग परिवार तीसरे स्थान पर था और इस तरह कबीले का मुखिया भी पद मेंशन पर काम शुरू कर सकता था। दुर्भाग्य से कुल प्रमुख परिवार का द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का गठन गुरु था और उसे पदोन्नति की अध्यक्षता करनी थी। पदोन्नति के बाद ही उसे एकांतवास में जाना था, इसलिए वह इस लाभ का पूरा आनंद नहीं ले सकता था, लेकिन फिर भी उसे कई वर्षों की कठिन साधना से बचा लेता। लियो झेंगमिन और झेंग पीढ़ी के कुछ पुराने बुजुर्गों ने परिवार की द्वितीय प्रमुख श्रेणी संरचना को बनाए रखा और परिवार को हर प्रकार की हानि से बचाया। उनकी साधना में और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे अपनी क्यूई और रख को परिष्कृत करने के एक और वर्ष बाद ही आगे बढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने इस आध्यात्मिक क्यूई में भाग नहीं लिया। जल्द ही कबीले प्रमुख के मार्गदर्शन में 80000 आत्मा पत्थर शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई में बिखर गए, जिसे फिर आत्मा एकत्रीकरण सन्धि द्वारा पारिवारिक आध्यात्मिक शिरा में निर्देशित किया गया। सारी आध्यात्मिक के प्रवेश के बाद परिवार हिलने लगा। परिवार का आध्यात्मिक पर्वत लगातार ऊपर उठता रहा, सीधी से ज्यादा बढ़ गया। परिवार के आध्यात्मिक शिरा से एक शुद्ध आध्यात्मिक चीख पड़ी, जो पर्वत शिखर से तलहटी तक फैल गई। इस समय परिवार के अधिकांश लोग आगे बढ़ने के लिए एकांतवास में चले गए। लियो झेंगमिन और अन्य लोगों ने भव्य संरचना को और अधिक सावधानी से बनाए रखा, किसी भी छिपे हुए हमले को रोकते हुए। 4 घंटे से ज्यादा समय बीत गया और आध्यात्मिक शिरा से निकलने वाली आध्यात्मिक क्यूई आधी हो चुकी थी। इस समय परिवार के कई आधार स्थापना साधक एकांतवास से बाहर आ गए। लियो शेंगशिन और लियो शेंगफेन दोनों ही सफलता प्राप्त कर चुके थे। लियो हुआफू ने ज्यादा आध्यात्मिक चीज नहीं सोची, लेकिन फिर भी उसने 3 साल की कठिन साधना से उसे बचा लिया। तो प्रमुख ने और अधिक सच्चा सार संचित कर लिया था और वह पहले ही आधार निर्माण के 8वें स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुका था और उसे आधे साल के भीतर सफलता प्राप्त करने की उम्मीद थी। शेष हुआ पीढ़ी और झेंग पीढ़ी के शोधन साधकों ने अपनी साधना में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। यह आध्यात्मिक शिरा की प्रतिक्रिया का लाभ था, जिससे भूमिगत संचित आध्यात्मिक चीज साधकों के अवशोषण हेतु मुक्त हो गई। आध्यात्मिक चीज अवशोषण का सबसे तेज अवसर था। साधकों के समूह ने 4 से 5 साल की कठिन साधना बचा ली और आधार स्थापना तक पहुंचने की संभावना काफी बढ़ गई। 20 साल बाद परिवार की आधार स्थापना आध्यात्मिक वस्तुएं निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ होंगी। 3 घंटे और बीत गए, उसके बाद आध्यात्मिक शिरा से आध्यात्मिक चीज का कोई और प्रवाह नहीं हुआ। इस समय परिवार की आध्यात्मिक चीज बहुत सघन थी। इस समय परिवार की आत्मा संग्रह व्यवस्था काम आई। अगले 10 दिनों तक परिवार की आध्यात्मिक चीज सामान्य से लगभग 10 गुना अधिक रहेगी, जिससे ये साधना के लिए एक उत्कृष्ट समय बन जाएगा। कुछ तैनात साधकों को छोड़कर परिवार में हर कोई लगन से साधना कर रहा था। यहाँ एक दिन की साधना सामान्यतः 10 दिनों के बराबर थी, इसलिए 10 दिन की साधना से 3 महीने का समय बच जाता था। लियो झेंगमिन अपने भौतिक शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित और परिष्कृत कर रहे थे, लेकिन ये बहुत धीमी गति से हो रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उनकी साधना में सुधार नहीं हो रहा था। साधना के बाद प्रत्येक साधक अपने निर्धारित स्थान पर लौट जाता था। आधार स्थापना साधक भी अन्य स्थानों पर तैनाती के लिए जाते थे। इस समय लियो झेंगमिन साधना तकनीक सीखने के लिए परिवार के पास गए, ताकि अपनी साधना तकनीक में निपुणता प्राप्त कर सके। इस वर्ष के लिए उनकी योजना अपने भौतिक शरीर को क्यूई शोधन पूर्णता तक विकसित करना था और अपने भौतिक शरीर को परिष्कृत करते हुए अपनी साधना तकनीक को और अधिक परिपूर्ण करना और अपनी आध्यात्मिक क्यूई को शुद्ध करना था। लेकिन पर्वत से थंडर सोल ग्रास का सीधे उपभोग करने के बाद उसकी दिव्य आत्मा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, लेकिन बिजली की झुनझुनी सुंदरता की अनुभूति ने उसकी दिव्य आत्मा पर कार्य किया, जिससे उसे अत्यधिक यातना का सामना करना पड़ा। इस वर्ष आत्मा घास के प्रभाव से उसकी दिव्य आत्मा में लगभग 10% की वृद्धि हुई, जो पहले से ही एक आधार स्थापना साधक के बराबर थी। इसके अलावा इस अनुभव ने उसकी दृढ़ता और इच्छाशक्ति को और भी मजबूत किया, जो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लियो झेंगमिन की साधना यात्रा अब तक बिना किसी बड़ी कठिनाई के सुचारू रूप से चल रही थी। उनकी अमर साधना की सफलताएं भी अच्छी थी और उन्हें अपनी सफलताओं में किसी भी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्हें बस इस बात का डर था कि उनकी इच्छाशक्ति अपर्याप्त हो सकती है, जिससे वे नींव स्थापना की बाधा पर गिर सकते हैं। नींव स्थापना के दौरान एक साधक की इच्छाशक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन की छलांग की अनुभूति एक साधक के लिए बहुत कष्टदायक हो सकती है, खासकर नींव स्थापना गोली के संरक्षण के बिना। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। लियो झेंगमिन की नींव के साथ अगर वह अपने जिन को नुकसान पहुंचाए बिना नींव स्थापना में असफल हो जाता और उसके पास उपचार के लिए अच्छी औषधीय गोलियां होती, तो उसे ठीक होने में केवल 10 साल लगते। हालांकि एक साधक का जीवनकाल जितना कम होता है, बाद में उतना ही मुश्किल होता जाता है। पहले से ही सफलता प्राप्त कर लेना अभी भी एक बड़ा लाभ है। च 21/660 3.2%। च 21/660 3.2%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchin.com 1.0.3 अध्याय 22 निर्माण। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। इसके बाद लियो झेंगमिन ने अपने भौतिक शरीर को संयमित करने, 3 छोटे बच्चों को खाना खिलाने और परिवार की पुस्तकों के संग्रह को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे-धीरे 1 साल बीत गया और लियो झेंगमिन 25 साल के हो गए। उनका भौतिक शरीर अंततः कठोर हो गया और परिवार द्वारा एकत्रित आध्यात्मिक फल और दिव्य आत्मा को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन करने के बाद उनकी दिव्य इंद्रियां 300 मीटर से भी ऊपर पहुंच गई। 3 जीव मकड़ियां भी क्रमिक रूप से उच्च श्रेणी प्रथम श्रेणी तक पहुंच गई। परिवार से 3 बैंगनी हवेली साधना तकनीक के उधार लेने के बाद एक अग्निगुण तकनीक जो बैंगनी हवेली पूर्णता तक साधना कर सकती थी, एक जलगुण तकनीक जो बैंगनी हवेली तृतीय स्तर तक साधना कर सकती थी और एक पृथ्वी गुण तकनीक जो बैंगनी हवेली चतुर्थ स्तर तक साधना कर सकती थी। उसने जो साधना तकनीक बनाई वह भी तृतीय स्तर तक पहुंच गई, जिससे वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक साधना कर सका। वह इस समय परिवार के अंतिम साधना कक्ष में बैठा था और नींव स्थापना की तैयारी कर रहा था। तो प्रमुख ने उसे परिवार के खजाने से नींव स्थापना सफलता के लिए 4 आध्यात्मिक वस्तुएं दी, अग्नि प्लाज्मा द्रव, जेड जलफल, कीवी रक्तफल और स्पष्ट आत्मा गोली। उसने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, जिससे कुल प्रमुख को 15,000 योगदान प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। एकांत साधना कक्ष में उन्होंने अपनी अवस्था को समायोजित किया, आध्यात्मिक क्यूई को अपने मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति दी, अपने आध्यात्मिक छिद्रों में आध्यात्मिक शक्ति को मेरिडियन के माध्यम से अपने डेंजिन में प्रवाहित करने के लिए सक्रिय किया और अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया। आध्यात्मिक शक्ति के अपने दानतेन में प्रवाहित होने के बाद लियो झेंगमिन ने तुरंत अपनी साधना तकनीक को एकांत साधना कक्ष में आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने के लिए प्रसारित किया। उन्होंने आसपास के आध्यात्मिक क्यूई को और भी तेजी से परिष्कृत किया, अपनी मेरिडियन को इसे अवशोषित करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह भी पर्याप्त तेज नहीं था। ये देखकर उन्होंने सीधे अग्नि प्लाज्मा द्रव और जेड जलफल का सेवन कर लिया। आध्यात्मिक क्यूई की धाराएं उनके आध्यात्मिक द्वारों में प्रवेश कर गईं।
साधना तकनीक के महाचक्र से होकर प्रवाहित हुई और शिरोबिंदु के माध्यम से उनके डेंटियन में प्रवेश कर गई। इस समय उनके डेंटियन में आध्यात्मिक क्यूई पहले से ही प्रचुर मात्रा में थी और डेंटियन दीवार धीरे-धीरे फैलने लगी। लियो झेंगमिन ने आध्यात्मिक शक्ति को संपीड़ित करने के लिए शीघ्रता से अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। क्यूई रख के एक झलक में आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं डेंटियन में प्रवेश कर गई। इस बिंदु पर डेंटियन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनकी दिव्य इंद्रिय के मार्गदर्शन में डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति धीरे-धीरे चिपकी और फिर धीरे-धीरे द्रवीभूत हो गई। उनके दबाव में आधे महीने से भी अधिक समय के बाद उनके डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति अंततः सच्चे सार की एक बूंद बन गई और शेष आध्यात्मिक शक्ति धीरे-धीरे द्रवीभूत हो गई। जब डेंटियन की सारी आध्यात्मिक शक्ति द्रवित होकर सच्चे सार में बदल गई तो सच्चे सार ने मेरिडियन और आध्यात्मिक छिद्रों में प्रवेश किया, जिससे सीधे उसके भौतिक शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया। लियो झेंगमिन ने आध्यात्मिक chi के अपने अवशोषण को तीव्र कर दिया। उनका भौतिक शरीर पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए चिरक का उपभोग कर रहा था। चिरक लगातार खर्च हो रहा था, उनके शरीर के चारों ओर अपशिष्ट जमा हो रहा था और अशुद्धियां लगातार बाहर निकल रही थी। इस समय उनका भौतिक शरीर दर्द और अत्यधिक खुशी से ग्रस्त था। ये चरण तब तक पार किया जा सकता था जब तक पर्याप्त चिरक हो, लेकिन कमजोर चिरक वाले साधकों के लिए ये सबसे कठिन और सबसे घातक चरण था। ये देखकर लियो झेंगमिन ने तुरंत गहन नश्वर शरीर साधना तकनीक का प्रसार किया। उन्होंने क्यूई रक्त फल और परिवार की उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की ड्रैगन स्केल फल ड्रग का एक साथ सेवन किया। सेवन के बाद उसका क्यूई रक्त बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। धीरे-धीरे सेवन और संपीड़ित होता गया। उसके शरीर में रक्त धीरे-धीरे प्रतिस्थापित हो रहा था और उसके रक्त क्यूई की सांद्रता सीधे बढ़ रही थी। मज्जा शुद्धि और मध्याह्न शुद्धि की सफलता के बाद पश्चिम फीनिक्स पर्वत की चोटी पर एक विशाल आध्यात्मिक क्यूई भवन प्रकट हुआ जो पूरे 500 मीटर तक फैला था। लियो झेंगमिन आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने के लिए अपने महाचक्र को पूरी तरह से परिचालित कर रहे थे। इस बिंदु पर उन्होंने सफलतापूर्वक अपना आधार स्थापित कर लिया था। उनका दानवीर का सच्चा सार 4/10वां भाग भर चुका था और उनके भौतिक शरीर ने भी सफलतापूर्वक अपना आधार स्थापित कर लिया था। आध्यात्मिक शक्ति और क्यूई रक्त के सम्मिलन से निर्मित सच्चा रक्त उसके हृदय में संचित हो गया। उसकी दिव्य इंद्रिय भी विस्तृत होकर 1500 मीटर तक पहुंच गई, जो एक विशिष्ट आधार स्थापना छठी पर साधक के बराबर थी। 4 घंटे और बीत गए और आसपास की आध्यात्मिक क्यूई धीरे-धीरे विलुप्त हो गई। उसका क्षेत्र भी सुदृढ़ हो गया था। उसकी क्यूई शोधन और भौतिक शरीर दोनों ही नष्ट हो गए थे, जिससे एकांत से बाहर निकलने का ये सही समय था। जैसे ही लियो झेंगमिन एकांत से बाहर निकला, उसे घेर लिया गया। ये घटना बेहद आश्चर्यजनक थी। हालांकि सभी पहले से ही उसके कामों से कुछ हद तक सुन्न थे, फिर भी वह हमेशा ऐसे काम करता था जो सामान्य साधकों के व्यवहार के अनुरूप नहीं थे। कबीले का मुखिया आगे आया और बोला, अच्छा झेंगमिन, आपने सफलतापूर्वक अपना फाउंडेशन स्थापित कर लिया है। अन्य कुछ लोग भी उन्हें बधाई देने आए और लियो झेंगमिन ने अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, मैंने भी सफलतापूर्वक अपना फाउंडेशन स्थापित कर लिया है। परिवार में एक और फाउंडेशन स्थापना साधक है और परिवार धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। लियो शेंगशेन ने फिर पूछा, झेंगमिन, आपकी फाउंडेशन स्थापना घटना इतनी बड़ी क्यों थी? यह उस समय की हमारी तुलना में कई गुना बड़ी थी। लियो झेंगमिन ने बताया, मैंने फाउंडेशन स्थापना गोली का उपयोग किए बिना अपना फाउंडेशन स्थापित किया और मेरी क्यूई रिफाइनिंग और भौतिक शरीर दोनों फाउंडेशन स्थापना के लिए टूट गए, इसलिए अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। कई फाउंडेशन स्थापना के बुजुर्गों ने लियो झेंगमिन को कुछ फाउंडेशन स्थापना उपहार दिए। कुल प्रमुख ने उन्हें एक मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की बैंगनी बादल ढाल दी। लियो शेंगशेन ने उन्हें एक निम्न श्रेणी की दूसरी श्रेणी की अग्नि दंतल वार दी। लियो शेंगफेन ने उन्हें एक उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी की अग्नि उल्का ताबीज दी और लियो हुआफू ने उन्हें एक मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की अग्नि बादल पुष्प दी। लियो झेंगमिन द्वारा उन्हें दूर करने के बाद उन्होंने चर्चा की कि लियो झेंगमिन की फाउंडेशन स्थापना को अभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह परिवार के लिए छिपी हुई संपत्ति के रूप में काम करे। लियो झेंगमिन ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि वह भी इतना दिखावटी नहीं बनना चाहता था। सभी बुजुर्गों को कुछ काम निपटाने थे, इसलिए वे जल्दी अपने पदों पर चले गए। केवल कुछ प्रमुख ही रह गए। कबीले के मुखिया लियो शिवान ने लियो झेंगमिन को परिवार के खजाने की तिजोरी में ले जाने की तैयारी की ताकि वह अपनी जरूरत की चीजें चुन सके क्योंकि उसके पास अभी भी 2 लाख से अधिक योगदान शेष थे। अपनी जनकालीन जादुई कलाकृति के निष्कर्षों के आधार पर लियो झेंगमिन ने एक घटित दिव्य अग्नि तलवार को परिष्कृत करने की योजना बनाई। यह एक संशोधन था जो उन्होंने परिवार के प्रस्थान अग्नि ज्ञान युवान के आधार पर किया था। इसके सफल भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में पंचतत्व सार और तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता थी। पंचतत्व सार एक प्रकार की सहायक आध्यात्मिक शक्ति है जो साधकों द्वारा आध्यात्मिक क्यूई को परिष्कृत करने के बाद उनके आध्यात्मिक मूल गुण के आधार पर उत्पन्न की जाती है। जब साधक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करते हैं तो उन्हें ऐसी आध्यात्मिक क्यूई का सामना करना पड़ता है जिसका शोधन नहीं किया जा सकता। फिर वे आध्यात्मिक क्यूई के अन्य आध्यात्मिक गुणों को अलग करते हैं जिससे स्वाभाविक रूप से पंचतत्व सार बनता है। उदाहरण के लिए जब लियो झेंगमिन साधना करते हैं तो वे अपनी गुण प्रस्थान अग्नि आध्यात्मिक क्यूई और युवराध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करते हैं। शेष 3 प्रकार के पंचतत्व सार अलग हो जाते हैं। दिन गोल्ड, भूमि जल और भू पृथ्वी। पृथक पंचतत्व सार स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शुद्ध पंचतत्व सार है जो उच्च स्तरीय साधकों के लिए भी अत्यधिक वांछित खजाना है। पंचतत्व सार जनकालीन जादुई कलाकृतियों और यहां तक कि जादुई खजानों में भी एक अनिवार्य वस्तु है। ये शक्ति को बढ़ा सकता है, आकार दे सकता है, नींव को गहरा कर सकता है और अक्सर उच्च स्तरीय साधकों के लिए कुछ दिव्य क्षमताओं को विकसित करने हेतु आवश्यक होता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधकों के लिए पंचतत्व सार एक कठिन मुद्रा है। उच्च स्तरीय साधकों के लिए उनकी साधना जितनी ऊंची होती है उन्हें उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। ये पंचतत्व सार आत्मा रत्नों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कबीले का मुखिया उसे परिवार के खजाने के भंडार में ले गया जो एक मध्यम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की सूखी लकड़ी की ठोस मिट्टी के ढेर से सुरक्षित था। उसके अंदर सैकड़ों विभिन्न आकार के बक्से थे जिनमें द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं रखी थी। कबीले का सरदार उसे सबसे गहरे हिस्से में ले गया जहां एक गुप्त कमरा था। गुप्त कमरे की दीवारें पूरी तरह से निम्न श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की आत्मा दमनकारी पत्थरों से भरी हुई थी। सामने की ओर का खजाना परिवार के सामान्य उपयोग के लिए था। ये परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इस गुप्त कक्ष में एक निम्न श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का प्रस्थान अग्नि भी था जो शून्य सनी की ओर लौटता था। यदि इसे सक्रिय किया जाता तो यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मौत के घाट उतार सकता था और यहां तक कि बैंगनी हवेली के साधकों को भी यदि पहले से पता न हो तो इसी में स्थान नहीं देने का खतरा हो सकता था। यहाँ लगभग 20 जेब बक्से थे। ये सभी जेब बक्से द्वितीय श्रेणी के जेब बक्से थे और अकेले बक्से ही काफी मूल्यवान थे। कबीले के मुखिया ने परिचय दिया, यही वह जगह है जहां परिवार तीसरे दर्जे और उससे ऊपर के खजाने जमा करता है। ये सभी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं जो बैंगनी हवेली के साधकों के लिए उपयोगी हैं। ये परिवार की वर्षों की संचित नींव है और यहां तक कि बैंगनी हवेली के साधक भी इन वस्तुओं के लिए लालायित होंगे। अब फ्यूचर एड्स 22/660 3.3%। 22/660 3.3%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 wtr-lab.com। वी 1.0.3 अध्याय 23 नींद निर्माण आध्यात्मिक कलाओं का अभ्यास। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। उन्होंने 2 जेब बक्सों की ओर इशारा किया और कहा, आपको एक अपनी विशेषता जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। परिवार के पास एक टियर 3 निम्न श्रेणी का धधकता वाला लोहा और एक टियर 3 मध्यम श्रेणी का शानदार वाला पत्थर है। आप उन दोनों को ले सकते हैं। लियो झेंगमिन ने संकोच नहीं किया और लियो शिवान के शब्दों का पालन करते हुए इन 2 आध्यात्मिक वस्तुओं को एकत्र किया। कबीले के मुखिया ने लियो झेंगमिन को 2 आध्यात्मिक वस्तुएं लेते देखा और कहा, आप मुख्य सामग्री के रूप में टियर 3 आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। बैंगनी हवेली में प्रवेश करने के बाद आपको कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाली सामग्रियों की खोज में श्रमसाध्य रूप से नहीं लगना पड़ेगा। यदि आप गोल्डन कोर तक पहुंच सकते हैं तो परिवार के पास अभी भी टियर 4 अग्नि विशेषता सामग्री है। इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक निर्दोष व्यक्ति खजाना रखने का दोषी है। लियो झेंगमिन को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन साथ ही उसे लगा कि यह उचित भी है। बात सिर्फ यह नहीं थी कि उसे अवसर मिला था, हो सकता है परिवार के अन्य सदस्यों को भी कभी न कभी अवसर मिला हो। वह भी कबीले प्रमुख की बात से सहमत था। जब आपके पास ये 4 आध्यात्मिक वस्तु होगी तो वे अनुमान लगाएंगे कि आपके पास कोई अवसर है या नहीं, आपने उसे कैसे प्राप्त किया और क्या आपके पास और भी है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इससे परिवार पर विपत्ति आ जाएगी। वे ये जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये तभी संभव था जब परिवार के पास मध्य से अंतिम चरण का बैंगनी हवेली का जीवित हो। इसके बाद कबीले के मुखिया ने उसे बाहर से एक टियर 2 हाई ग्रेड ब्राइट फ्लेम कॉपर और एक टियर 2 मीडियम ग्रेड फ्लेम मेट आयरन दिया। ज्यादातर लोग अपनी नेचर मैजिकल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए टियर 2 हाई ग्रेड मटेरियल्स को मुख्य घटक के रूप में और टियर 2 मीडियम से लो ग्रेड मटेरियल्स को सहायक घटक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। केवल बड़े संप्रदायों के अनुयायी टियर 3 मटेरियल्स को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल पहले तो कबीले प्रमुख ने केवल एक टियर 3 आध्यात्मिक वस्तु का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन लियो झेंगमिन ने परिवार में बहुत योगदान दिया था, इसलिए कबीले प्रमुख से मुख्य सामग्री के रूप में 2 चुनने के लिए परिवार में ले गए। अपनी नेचर फ्लाइंग स्वॉर्ड को दिखाने में लियो शेंगशेन की मदद लेने के कबीले प्रमुख के प्रस्ताव को ठुकराकर लियो झेंगमिन ने सावधानीपूर्वक इन सामग्रियों को अलग रख दिया। उन्होंने परिवार से कुछ कलाकृतियां दिखाने वाली सामग्री भी मांगी। 3000 रेशे अग्नि तत्व और 3000 रेशे गेंद धातु तत्व। एक टियर 2 जादुई कलाकृति को सफलतापूर्वक दिखाने के बाद उन्होंने अपनी नेचर फ्लाइंग स्वॉर्ड को खुद दिखाने की योजना बनाई। परिवार का पंचतत्व सार दक्षिणी महान वन्य क्षेत्र के चेन परिवार बाजार में यूंग संप्रदाय को बेचा जाता था। यूंग संप्रदाय के अंतर्गत कुल 3 स्वर्ण मूल परिवार थे और वे अपने क्षेत्रों में पंचतत्व सार के व्यापार के लिए जिम्मेदार थे। सार के प्रत्येक 15 तंतु की कीमत एक आत्मा रत्न थी। लियो परिवार ने आसपास के लिए साधकों और क्यूई शोधन परिवारों से भी पंचतत्व सार एकत्र किया। प्रति स्पिरिट स्टोन 28 तंतु सार के हिसाब से। हर साल वे से लगभग 800 स्पिरिट स्टोन कमा सकते थे। साथ ही उनके अपने परिवार द्वारा उत्पादित स्पिरिट स्टोन भी, जिससे उनकी वार्षिक आय लगभग 1100 स्पिरिट स्टोन हो जाती थी। बेशक जब यूंग संप्रदाय का कोई स्वर्ण मूल साधक नवजात आत्मा का निर्माण करता है तो पंचतत्व सार की कीमत कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। हालांकि प्रत्येक परिवार अपने उपयोग के लिए कुछ रखता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग यूंग संप्रदाय को बेच दिया जाता है। यह अधिकांश परिवारों के लिए सबसे स्थिर व्यवसाय है और कई क्यूई शोधन परिवार अपने परिवार को बनाए रखने के लिए इन आत्मा पत्थरों पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए लियो परिवार पंचतत्व सार पर निर्भर रहते हुए हर 10 साल में एक बार जाता है और लगभग 11000 आत्मा रत्न अर्जित करता है। हर 40 साल में वे एक आधार स्थापना गोली खरीद सकते हैं। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन इस यात्रा के लिए 2 आधार स्थापना साधकों की आवश्यकता होती है। बेशक कोई भी जा सकता है, बशर्ते उसे परेशानी का डर न हो और वह आधार स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंच गया हो। इसलिए चांदनी पर्वत श्रृंखला में उनके लोग के और ये परिवारों के अलावा उनसे करीबी संबंध रखने वाले अन्य परिवारों का माल बेचने के लिए ले जाया जाता था और हर बार 20% कमीशन लिया जाता था। उनका लियो परिवार, यूंग परिवार और संघ परिवार ससुर परिवार थे, जिनके बीच लियो से
अच्छे संबंध रहे थे जो कई वर्षों तक चले।
इसलिए उनके पंचतत्व सार को लियो श्रीमान हमेशा बेचने के लिए ले जाता था, जिससे हर 10 साल में लगभग 3,500 आत्मा रत्न प्राप्त होते थे। अगर उस समय अधिग्रहण मूल्य अधिक होता तो वे थोड़ा और कमा लेते। लियो झेंगमिंग अपनी अमर गुफा में लौट आए और अपनी साधना तकनीक का अभ्यास जारी रखा, जिससे उनकी साधना और भी दृढ़ हो गई। 3 महीने बाद उन्होंने अंततः अपनी साधना को और भी दृढ़ कर लिया और एक आधार स्थापना प्रथम स्तर के साधक बन गए। उनकी साधना तकनीक अग्निकाष्ठ वाली एकता कला में दो आध्यात्मिक कलाएं समाहित थी, स्वर्गीय सूर्य प्रज्वलित अग्नि तलवार और असंख्य काष्ठ पुष्प हरिढाल। इन्हें उन्होंने अन्य साधना तकनीकों से अनुकूलित किया था। स्वर्गीय सूर्य की धरती अग्नि तलवार को उसकी नेचर फ्लाइंग तलवार के साथ मिलाकर और भी अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती थी। यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसे उसने अपनी नेचर फ्लाइंग तलवार के लिए तैयार किया था। मेरा वुडफ्लावर ग्रीन शील्ड का निर्माण जंगल के पेड़ों से ये वुड किवी को अवशोषित करके किया गया था। बेशक आप ये वुड एसेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खर्चीला होगा। मेरा वुडफ्लावर ग्रीन शील्ड की रक्षात्मक शक्ति उसकी साधना और ये वुड किवी में वृद्धि के साथ बढ़ सकती थी। लियो झेंगमिंग अब इन दोनों आध्यात्मिक कलाओं का सफलतापूर्वक अभ्यास कर रहे थे। एक बार सीख लेने के बाद उनके पास आधिकारिक तौर पर फाउंडेशन स्थापना युद्ध विधियां होंगी। बेशक वे परिवार से अन्य आध्यात्मिक कलाएं भी सीख सकते थे, लेकिन वे ऐसी आध्यात्मिक कलाएं नहीं होंगी जिनकी शक्ति साधना के साथ बढ़ती हो। उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय सूर्य की धरती अग्नि तलवार की साधना की। उन्होंने अपने गुण वाले सच्चे सार का उपयोग किया, स्वर्ग और पृथ्वी से अपनी गुण वाली आध्यात्मिक किवी को आकर्षित किया और फिर अपनी गुण वाली आध्यात्मिक किवी को परिष्कृत और संश्लेषित करके ज्वालाओं में परिवर्तित किया। आपकी लपटें उत्पन्न होने के बाद उन्होंने अपनी तलवार का आकार देने के लिए नियंत्रित किया, फिर उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए लपटों को संकुचित और विस्तार किया। धीरे धीरे उन्हें स्वर्गीय सूर्य धरती की तलवार में बदल दिया। संघनित स्वर्गीय सूर्य धरती अग्नि तलवार को शरीर के भीतर डेंजन या आध्यात्मिक क्षेत्र में संग्रहित किया जा सकता है, जिसका उपयोग युद्ध में किया जा सकता है या न्यूटी तलवारों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे उनकी तलवार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। 4 महीने की अथक साधना के बाद स्वर्गीय सूर्य की प्रज्वलित अग्नि तलवार औपचारिक रूप से संग्रहित हो गई। अब ये संग्रहित और विरल की एकत्रित ज्वालाओं से निर्मित एक आध्यात्मिक शक्ति तलवार थी, जिसे निगुण आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तित और संग्रहित किया जा सकता था। भंडारण के बाद अगला कदम धीमी और स्थिर साधना के माध्यम से स्वर्गीय सूर्य धरती अग्नि तलवार की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर सुधार करना था। दूसरी आध्यात्मिक कला एक रक्षात्मक आध्यात्मिक कला थी। रक्षात्मक आध्यात्मिक कला के साथ उसकी जीवन रक्षक क्षमता बहुत बढ़ जाती थी। यह अन्य साधकों के गुप्त हमलों से रक्षा कर सकती थी और एक रक्षात्मक जादुई कलाकृति के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती थी। हालांकि एक बात ये थी कि असंख्य लकड़ी फूल हरिढाल को अपनी विशेषता वाले हमलों से रोका जा सकता था, क्योंकि यह लकड़ी कीवी से बना था। यही लकड़ी कीवी ढाल समान स्तर के हमलों, विशेष रूप से कुछ तीखे हमलों से प्रभावी रूप से बचाव कर सकती थी। इस आध्यात्मिक कला की साधना के दौरान पश्चिमी फीनिक्स पर्वत के साधारण वृक्षों, अर्ध आध्यात्मिक वृक्षों और कुछ आध्यात्मिक वृक्षों की जीवन शक्ति प्रभावित हुई। इन वृक्षों ने अपनी पूर्ण प्राण शक्ति भी खो दी और पर्वतीय दृश्य रातों रात काफी हद तक मुरझा गया। ये पता चलने पर लियो झेंगमिंग साधना जारी रखने के लिए सीधे पूर्व के पहाड़ों पर चले गए। उनकी असंख्य काष्ठ पुष्प हरिढाल, जिसकी मूल काष्ठ सार की 1000 लड़ियां थीं, नेगी काष्ठ सार के चारों ओर काष्ठ कीवी को संग्रहित करके एक ढाल का रूप दिया। उन्होंने पूर्व के कई पहाड़ों में खेती की, जिससे 200 किलोमीटर के दायरे में पेड़ों पर ऐसा प्रभाव पड़ा मानो उन्होंने अपनी दिव्य कीवी खो दी हो। ये गलत नहीं था, उन्होंने बहुत सारी लकड़ी कीवी निकाली थी। 3 महीने बाद उसकी असंख्य लकड़ी के फूल वाली हरिढाल आखिरकार पूरी हो गई और उसमें पहले से ही 2 दिन श्रेणी की रक्षात्मक शक्ति आ गई। अब से जब तक वह लगातार समय निकालता रहेगा, ये रक्षात्मक शक्ति जमा होती रहेगी। हालांकि उसने ये वुड किवी निकालना जारी नहीं रखा, क्योंकि उसे पेड़ों को ठीक होने के लिए कुछ समय भी देना था। इसके अलावा पूर्व की ओर आगे बढ़ने पर उसका सामना 2 के दानव जानवरों से हो सकता था। वह कबीर प्रमुख को रिपोर्ट करने के लिए परिवार में लौट आया। कुल प्रमुख को देखकर उसने कुल प्रमुख को ये कहते सुना, झेंगमिंग अब तुमने अपना फाउंडेशन स्थापित कर लिया है और परिवार की फाउंडेशन स्थापना साधक हो। एक फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में तुम परिवार के एक प्रमुख बुजुर्ग के रूप में सेवा करोगे। तुम्हें अब से 3 महीने बाद परिवार की वार्षिक बैठक में भी भाग लेना चाहिए। पहले मैं तुम्हारी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इतना कुछ समझने नहीं दिया। कबीर की मुखिया ने फिर कहा, क्या तुम मेरे साथ म्यांमार के चलना चाहोगे ताकि अपने तीसरे भाई को ढूंढ सको और कुछ अनुभव भी प्राप्त कर सको। फॉर फ्यूचर एड्स 23/660 3.5%। 23/660 3.5%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchinlab.com 1.10.3 अध्याय 24 परिवार सारांश। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। लियो झेंगमिंग ने एक पल सोचा और कहा, दादाजी चलो परेशान मत होइए, मैंने अभी तक अपने नेचर मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी परिष्कृत नहीं किया है। चलो अगली बार तक प्रतीक्षा करें, मैं पहले ही फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मेरे पास बाद में उनसे मिलने का समय होगा। कबीर की मुखिया ने जिद नहीं की, बस इतना कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अपने जन्म की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लियो झेंगमिंग परिवार के भूमिगत अग्नि कक्षों का निरीक्षण करने गए। परिवार की भूमिगत अग्नि कक्षों में कुछ 4 अमर गुफाएं थीं, जिनमें से 2 कलाकृतियों के शोधन के लिए और 2 कीमिया के लिए थी। हालांकि नींव स्थापना तक पहुंचने के बाद नींव स्थापना की सच्ची अग्नि भूमिगत अग्नि की तुलना में कीमिया के लिए थोड़ी बेहतर थी, जब तक कि कीमियागर अग्नि विशेषता वाला साधक न हो और नींव स्थापना के बाद भी भूमिगत अग्नि का उपयोग करता हो। उन्होंने परिवार द्वारा वर्षों से संचित सभी चीजें 2 स्पिरिट औषधि को रिकॉर्डेड फार्मूलों से औषधीय गोलियों में परिष्कृत करने की योजना बनाई। इस तरह परिवार के फाउंडेशन स्थापना साधक भी अपनी साधना गति को तेज कर सकते थे। 2 महीने से ज्यादा की कीमियागिरी के बाद परिवार की सभी निम्न और मध्यम श्रेणी की 2 औषधीय गोलियां सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गईं। जहां तक उच्च श्रेणी की टीयर 2 की बात है, हालांकि उसे उस रैंक पर अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, एक चतुर गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। उसके पास केवल उच्च श्रेणी की टीयर 2 गोली के फॉर्मूले के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट गोली थी। उसके पास कोई और गोली का फॉर्मूला नहीं था। अब वह केवल अन्य कीमिया विरासतों की खोज कर सकता था, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसने चांदनी पर्वत श्रृंखला में ये 3 कीमिया विरासत भी नहीं देखी थी, इसलिए पहले से ही काफी अच्छा था कि उनके परिवार के पास ये 2 कीमिया विरासत थी। इसलिए उन्होंने स्वयं औषधीय गुणों पर शोध करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से कीमिया के लिए गोली फॉर्मूला के अपने शोध पर भरोसा किया। कुछ दिनों बाद कुल प्रमुख ने परिवार के 10 वरिष्ठों और साथ ही नींव स्थापना साधकों को सूचित किया। परिवार की शेन पीढ़ी ने इन वर्षों में अपने वरिष्ठ पदों को पीढ़ी के साधकों को सौंप दिया था, क्योंकि उनके पास जीवन के अधिक वर्ष शेष नहीं थे। वे थे ग्रैंड लुओ वावान, परिवार में 8वें स्थान पर थे, जिन्होंने परिवार के सामान्य मामलों के मदद के रूप में पदभार संभाला, सभी पारिवारिक मामलों की देखरेख की। दूसरे लुओ वावान, परिवार में 13वें स्थान पर, परिवार के दानव जानवर शिकार हॉल के प्रमुख, परिवार की 3 दानव जानवर शिकार टीमों का प्रबंधन करते हैं। तीसरे लुओ वाफी, परिवार में 11वें स्थान पर, परिवार के गठन हॉल के प्रमुख और एक उच्च ग्रेड टीआई गठन मास्टर। चौथे लुओ वावी, परिवार में 18वें स्थान पर, परिवार के ताबीज हॉल के प्रमुख और एक उच्च ग्रेड टीआई ताबीज मास्टर। पांचवें लुओ वालवान, परिवार में 22वें स्थान पर, कीमिया हॉल के प्रमुख और एक उच्च ग्रेड टीआई कीमियागर। छठे लुओ वावी, परिवार में 30वें स्थान पर, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल के प्रमुख और एक उच्च ग्रेड टीआई आर्टिफैक्ट रिफाइनर। परिवार के 7वें लुओ वासेन भी थे, जो परिवार में 32वें स्थान पर थे और परिवार के आध्यात्मिक पौधों के प्रभारी थे। 20 स्टैमिंग हॉल के प्रमुख, एक उच्च ग्रेड टीआई आध्यात्मिक प्लांट कल्टीवेटर, जो परिवार के स्पिरिट बीज के प्रजनन का प्रबंधन भी करते हैं। 8वें लुओ वासी, परिवार में 42वें स्थान पर थे, जो परिवार के वित्त और विभिन्न बाजारों में लेन देन के प्रभारी थे। 9वीं लुओ वावी, परिवार में 28वें स्थान पर थी, परिवार के विवाह और गठबंधनों के प्रभारी थी। साथ ही परिवार के स्पिरिट रेशम के कीड़ों, स्पिरिट मधुमक्खियों, स्पिरिट मछलियों आदि के छोटे पैमाने पर प्रजनन की भी प्रभारी थी। वो एक उच्च श्रेणी की टीआई आध्यात्मिक शेफ भी थी, जो बाजार में परिवार के आध्यात्मिक भोजन की दुकानों और घर पर पारिवारिक समारोहों की देखरेख करती थी। अंत में परिवार के कानून प्रवर्तन अधिकारी, परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे बड़े व्यक्ति थे, जो भ्रष्टाचार या परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए परिवार के कृषकों की निगरानी करते थे और उन्हें दंडित करते थे। ये लुओ परिवार के 10 वरिष्ठ थे। लुओ वासी, जो शोधन के 8वें स्तर पर थे, को छोड़कर उनकी साधना शोधन के 9वें स्तर पर या उससे ऊपर थी। परिवार ने उनकी शक्तियों के अनुसार उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए थे। महापुरुष बोले, मुझे शुरू करने दो। उद्धरण चिन्ह। वर्तमान में परिवार में कुल 184 साधक हैं। 5 फाउंडेशन स्थापना ग्रैंड के अलावा कीवी शोधन के अंतिम चरण में 32 साधक हैं। कीवी शोधन के मध्य चरण में 61, कीवी शोधन के प्रारंभिक चरण में 86 और नए जुड़े हुए हजारों नश्वर, कुल मिलाकर 6,60,000 से अधिक नश्वर हैं। पिछले 3 वर्षों में परिवार की आत्मा जानवर और आत्मा चावल की आय 12,300 आत्मा पत्थर थी। मध्यम ग्रेड टीआई ब्लू क्रिस्टल लाल लोहा और उच्च ग्रेड टीआई बैंगनी हॉट कॉपर के खनन से परिवार की आय, फिर परिवार की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करना और उन्हें बाजार में बेचना, इन 3 वर्षों में कुल 21,400 आत्मा पत्थर थे। परिवार की परिष्कृत औषधीय गोलियों के लिए स्पिरिट मेडिसिन की हाल के वर्षों में अत्यधिक कटाई नहीं की गई है, मुख्य रूप से लूज कल्टीवेटर से प्राप्त की गई है। आय पहले जितनी अधिक नहीं है, लेकिन सौभाग्य से झेंगमिंग की कीमिया कौशल शानदार है और परिवार की कीमिया आय 12,300 स्पिरिट स्टोन है। जहां तक ताबीजों की बात है, परिवार ने पिछले 2 वर्षों में 2 और मध्यम श्रेणी की टीआई ताबीज मास्टर्स प्राप्त किए हैं और ताबीज हॉल की आय 14,200 स्पिरिट स्टोन है। परिवार के पास विभिन्न स्थानों पर कुछ आध्यात्मिक फलों के पेड़ और छोटे आध्यात्मिक क्षेत्र भी हैं, जिनकी आय लगभग 3,000 है। परिवार ने हाल के वर्षों में ज्यादा फॉर्मेशन को परिष्कृत नहीं किया है। ज्यादातर टीआई फॉर्मेशन मास्टर घर पर निजी इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन प्लेट्स और खास तौर पर बनाए गए फॉर्मेशन को बेचने से 11,400 स्पिरिट स्टोन की आय होती है। मार्केट में परिवार के कई आध्यात्मिक भोजन कक्षों से 10,600 स्पिरिट स्टोन की आय होती है, जिसमें चांदनी मार्केट का हिस्सा आधा है। बाकी आय पंचतत्व सार की खरीद और बिक्री से होती है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में परिवार के लिए 3,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन आए हैं। इसके अलावा परिवार की राक्षस पशु शिकारी टीम प्रत्येक वर्ष परिवार के लिए लगभग 4,000 स्पिरिट स्टोन की आय ला सकती है, जो 3 वर्षों में कुल मिलाकर लगभग 11,000 स्पिरिट स्टोन होगी। ये आय बाजार में परिवार की किराए की दुकानों और परिवार की स्पिरिट रेशम की कीड़ों से होने वाली विभिन्न आय को मिलाकर लगभग 1,05,000 स्पिरिट स्टोन की राशि होती है।
इसके बाद पारिवारिक साधकों के 3 वर्षीय अर्पण के लिए स्पिरिट स्टोन का व्यय लगभग 58,000 स्पिरिट स्टोन है और परिवार की नींव को फिर से भरने के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं को खरीदने के लिए 12,000 स्पिरिट स्टोन है और ये साधकों से कीमिया और कलाकृति शोधन आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए 4,400 स्पिरिट स्टोन है। परिवार के गठन की मरम्मत, विभिन्न घरों की मरम्मत, आध्यात्मिक चिकित्सा क्षेत्रों और आध्यात्मिक क्षेत्रों में आध्यात्मिक शक्ति की पुनःपूर्ति, परिवार के गठन को सक्रिय करना, आत्मा एकत्रीकरण, सनी का उपयोग आदि के लिए विभिन्न आत्मा पत्थर व्यय भी हैं। कुल मिलाकर 80,000 आत्मा पत्थर। परिवार का 3 साल का अधिशेष 16,000 स्पिरिट स्टोन है। ये झिंगमिंग के लिए 2 केमिस्ट बनने के बाद अर्जित अतिरिक्त 5 से 6,000 स्पिरिट स्टोन है। झिंगमिंग वास्तव में परिवार का किलिंग पुत्र है। फाउंडेशन स्थापना गोलियों की खरीद और आध्यात्मिक शिक्षाओं को उन्नत करने के इन वर्षों के बाद परिवार के खजाने में अभी भी कुल मिलाकर लगभग 1,10,000 स्पिरिट स्टोन है। ये परिवार का 20 से अधिक वर्षों का संचय है। ग्रैंड एडल लोहाफा ने इन वर्षों में परिवार की आय, व्यय और वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। अन्य बुजुर्गों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। परिवार अभी भी विकास के चरण में था और मुख्य समस्या ये थी कि अभी भी बहुत कम कल्टीवेटर थे। कुछ बाजार की दुकानों ने तो गीले कल्टीवेटरों को भी काम पर रखा था और एक अन्य कारण ये था कि कबीले के मुखिया के बैंगनी हवेली तक पहुंचने के अभियान के लिए आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदने हेतु स्पिरिट स्टोन बचाकर रखे गए थे। परिवार के पास तत्काल कोई समाधान नहीं था क्योंकि पैसा कमाने के केवल कुछ ही तरीके थे। जब तक कि उन्हें शिक्षा नहीं मिल जाती या वे आध्यात्मिक शिक्षा पर हमला करके उस पर कब्जा नहीं कर लेते या कि 2 जानवरों का शिकार नहीं कर लेते। इस समय लियू झिंगमिंग ने कहा, सम्मानित बुजुर्गों, मैं पहले ही फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच चुका हूं और मेरी कीमिया हाइड्रेट 2 कीमिया तक पहुंच गई है। हालांकि मैंने पहले हाइड्रेट 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं किया है। जब तक आप मुझे गोली फॉर्मूला देते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं एक प्रयास में हाइड्रेट 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूं। एक विराम के बाद उन्होंने आगे कहा, अब जब मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया हूं तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्रोफाइल का उपयोग करके टीआई मेडिसिन को परिष्कृत करने से अमृत निर्माण दर 3 केमिस्ट से कम नहीं है। पूर्ण बैच सामान्य घटनाएं हैं। परिपक्व स्पिरिट मेडिसिन के उस बैच के लिए जिसे परिवार ने इन वर्षों में विकसित किया है, मुझे उसका 70% दे दो। मैं इसे परिष्कृत करने के लिए समय निकालूंगा और कुछ योगदान बिंदु जमा करना चाहूंगा। लियू झिंगमिंग ने परिवार से जो टियर 3 और टियर 2 एस लिया, उसकी कीमत उसे सीधे तौर पर 2 लाख से ज्यादा योगदान चुकाने पड़े। सिर्फ टियर 3 ब्लेजिंग फ्लेम आयरन का वही टुकड़ा ही उसे परिवार की ओर से कबीले प्रमुख ने दिया था, जिससे उसके हजारों योगदान बच गए। अब उसके पास परिवार में केवल 10,000 योगदान ही बचे थे। उसके 2 लाख से ज्यादा योगदान में से ज्यादातर उसकी मेजर मेडिकल आर्टिफैक्ट को दिखाने में खर्च हो जाएंगे। चप 24/660 3.6%। चप 24/660 3.6%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR lab.com 1.0.3 अध्याय 25 तलवार एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। परिवार के बुजुर्ग भी इस बात से सहमत थे। हालांकि इससे लियू झिंगमिंग का समय थोड़ा कम हो जाता, लेकिन परिवार के लिए स्पिरिट स्टोन कमाने का ही सबसे तेज तरीका था। लियू झिंगमिंग को योगदान मिलने में कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। उसने पारिवारिक कोष में इतनी सारी आध्यात्मिक वस्तुएं देखी जिन्हें आपस में बदला जा सकता था, जो उसके लिए बहुत आकर्षक था। दिन भर की चर्चा के बाद सभी अपने कामों में लग गए। कुल प्रमुख फाउंडेशन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल तक पहुंचने ही वाला था, इसलिए वो परिवार के मुख्य शिखर पर एकांतवास में चला गया और लियू झिंगमिंग को अंततः अपने नेचर जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने का समय मिला। इसके बाद लियू झिंगमिंग ने एक कलाकृति शोधन कक्ष में प्रवेश किया। इस कलाकृति शोधन कक्ष में एक द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की कलाकृति शोधन भट्टी भी थी, जो उसके लिए अपनी जनकालीन जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी। अपने नेचर मैजिकल आर्टिफैक्ट को दिखाने से पहले उसे सेकंड ग्रेड रैंक आर्टिफैक्ट रिफाइनर बनना था। एक साल पहले वो फर्स्ट ग्रेड हाई रैंक आर्टिफैक्ट रिफाइनर था। अब सेकंड ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट को दिखाने से पहले उसे बस कुछ और बार रिफाइन करना था और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग से और ज्यादा परिचित होना था। उसके पास द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी के लिए यंग सिल्वर के लिए सामग्री भी थी, साथ ही कई द्वितीय श्रेणी के एस भी थे, जो उसने चांदनी बाजार से खरीदे थे, जो लगभग 3 द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत किया, जब तक कि उन्होंने प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी के अग्नि गहन लौह का उपयोग करके 3 प्रथम श्रेणी के उच्च श्रेणी की होने वाली तलवारों को परिष्कृत नहीं किया। फिर एक प्रथम श्रेणी की शिखर पृथ्वी शील्ड, एक प्रथम श्रेणी की शिखर भारी पर्वत कुल्हाड़ी और एक प्रथम श्रेणी की शिखर होने वाली तलवार को परिष्कृत किया। ये लीमिंग तलवार थी जिसे उन्होंने लीमिंग पर्वत से प्राप्त इसको का उपयोग करके परिष्कृत किया था। इनके अलावा एक प्रथम श्रेणी का शिखर नीला जल कवच भी था। प्रथम श्रेणी का शीर्ष आर्टिफैक्ट रिफाइनर बनने में उसे 4 महीने से ज्यादा का समय लगा। अब वह अपनी सुरक्षा के लिए द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी की आंतरिक कवच को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने प्रथम श्रेणी की पीकासियोर वाटर पाइथन के तराजू का उपयोग किया, साथ ही द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की ब्लू क्रिस्टल कॉपर का उपयोग किया, जो कि प्रथम श्रेणी की मध्यम श्रेणी की ब्लू क्रिस्टल खान से प्राप्त कुछ आध्यात्मिक एलएस और अन्य प्रथम श्रेणी की सहायक सामग्री थी। उन्होंने पहले असियोर वाटर पाइथन स्केल्स को प्रोसेस किया, फिर उन्हें पिघलाने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग फर्नेस में डाला। इसके बाद उन्होंने इसको नरम करने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग फर्नेस की ग्राउंड फायर का इस्तेमाल किया और फिर अशुद्धियों को हटाने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग फर्नेस की हथौड़ी की मार का इस्तेमाल किया। अगला चरण था नीले क्रिस्टल तांबे को पिघलाकर उसे नीले जलज के शब्दों के साथ मिलाना और फिर उसे आंतरिक कवच का आकार देना। इस चरण के बाद बचे हुए इसको लगातार मिलाया गया और फिर आंतरिक कवच पर आध्यात्मिक चिन्हों के गए। इस अगले चरण में अत्यंत सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता थी। यदि आध्यात्मिक चिन्हों को ठीक से तराशा नहीं गया तो ये शोधन प्रयास विफल हो जाएगा या निम्न स्तर का हो जाएगा। तीसरे स्तर तक पहुंचने पर इन आध्यात्मिक चिन्हों का उपयोग संरचनाओं, दिव्य क्षमताओं को व्यवस्थित करने और अधिक शक्तिशाली जादुई खजानों में रूपांतरित करने के लिए किया जा सकता है। 12 घंटे तक आध्यात्मिक चिन्हों को चित्रित करने के बाद इस नीले पैमाने के आंतरिक कवच को पूर्ण माना गया और इसका ग्रेड द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी स्तर पर पहुंच गया। उसका पहला द्वितीय श्रेणी का जादुई कलाकृति शोधन सफल रहा। इस नीले रंग के आंतरिक कवच की मुख्य विशेषता इसकी उच्च सुरक्षा थी। उन्होंने इस आंतरिक कवच पर रक्षात्मक आध्यात्मिक चिन्ह अंकित किए थे, ठोस लौह दीवार, आधारशिला और जैसा आप चाहें। आक्रमण होने पर यह आंतरिक कवच अधिकांश द्वितीय श्रेणी के मध्य चरण के हमलों को रोक सकता था, केवल द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तर तक पहुंचने वाले हमले ही इसे भेज सकते थे। हालांकि इसकी खामी भी थी, इसका जादू के हमलों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। 3 दिन आराम करने के बाद इस बार उसने एक उल्टी तलवार को परिष्कृत करने की तैयारी की। उसने परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री के रूप में द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी की स्पष्ट साल लोहे का इस्तेमाल किया, जिसे उसने परिवार से बदला था, और एक द्वितीय श्रेणी की स्पष्ट पवन गिरी की हड्डियों का। इस शोधन के दौरान उसके आध्यात्मिक अंग चित्र का एक भाग बाधित हो गया, जिससे उल्टी तलवार की आध्यात्मिक की संचरण क्षमता 30% कम हो गई और उसकी उड़ान गति 30% कम हो गई। इस उल्टी तलवार का मूल्य 2/3 कम हो गया, जो प्रथम श्रेणी की उच्च रैंक से थोड़ा ही बेहतर था और प्रथम श्रेणी की शिखर जितना भी मूल्यवान नहीं था। बेशक इन सामग्रियों को पुनः परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन उनकी श्रेणी घट जाएगी। उदाहरण के लिए 1000 साल पुराना लाल लोहा एक तृतीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री है। पुनः परिष्कृत करने के बाद इसकी आयु 1 या 200 साल कम हो जाएगी और ये तृतीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी बन जाएगी। कुछ और दिन आराम करने के बाद उसने एक द्वितीय श्रेणी की जादुई कलाकृति को फिर से परिष्कृत करना शुरू किया। इस बार मुख्य सामग्री एक द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी के लिए यंग सिल्वर और द्वितीय श्रेणी के लिए क्रिस्टल का कंकाल था, साथ ही एक द्वितीय श्रेणी का आध्यात्मिक जेब भी था, जिससे एक द्वितीय श्रेणी की खंडक की बोतल बनाई जा सके। इस बार इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटकती खंडक स्पिरिचुअल क्यूई को अवशोषित कर सकता था। उसे खंडक की बोतल के तल पर लीविंग स्टोन में संग्रहित कर सकता था और खंडक की बोतल के सक्रिय होने पर बिजली हमले कर सकता था। एक और द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी की होने वाली तलवार को परिष्कृत करने के बाद वह अपने द्वितीय श्रेणी की नेत्र जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए तैयार था। उन्होंने तृतीय श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली कलाकृति शोधन सामग्री को पिघलाने के लिए जमीनी आग का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें 3 दिन लगे। इसके अलावा उन्होंने द्वितीय श्रेणी की सहायक सामग्री का भी प्रसंस्करण किया। फिर तृतीय श्रेणी के निम्न श्रेणी की धधकते ज्वाला लौह को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसकी अपनी विशेषता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए धधकते ज्वाला पत्थर को इसमें शामिल किया। इसे मुख्य सामग्री मानकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी की सामग्रियां मिलाई, फिर उन्हें दबाकर भू अग्नि का प्रयोग किया, जिससे सामग्रियों के भीतर की आध्यात्मिकता धीरे-धीरे विलीन हो गई। विलय के बाद उन्होंने विलीन सामग्रियों में 3000 ली अग्नि क्यूई और 3000 डेंसवन क्यूई की धारियां मिलाई और धीरे-धीरे उन्हें तलवार का आकार दिया। इसके बाद उन्होंने आत्मा शोधन के लिए एक और प्राण रख फूंका और फिर उसके भीतर आध्यात्मिक चिन्ह बनाए। फिर लियू झिंगमिंग ने कुछ आध्यात्मिक चिन्हों को एक आध्यात्मिक मंत्र स्वर्गीय सूर्य धधकती अग्नि तलवार में परिवर्तित किया। सामान्यतः केवल बैंगनी हवेली के साथ ही जादुई खजानों को परिष्कृत करके दिव्य क्षमताओं और आध्यात्मिक अंग संरचनाओं को परिष्कृत कर सकते हैं। इस बार उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। इस आध्यात्मिक मंत्र को परिष्कृत करने के लिए तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री और सटीक आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण का उपयोग किया। हालांकि ऐसा करने से शोधन में असफलता की 50% संभावना थी। उसने आध्यात्मिक चिन्हों को और भी अधिक सावधानी से बनाया। 5 दिनों के शोधन के बाद वह अंततः इस धधकती दिव्य अग्नि तलवार को परिष्कृत करने में सफल रहा। जैसे ही इस उल्टी तलवार को परिष्कृत किया गया, लियू झिंगमिंग को इससे जुड़ाव महसूस हुआ। वह अपने मन से इसकी गति को सीधे नियंत्रित कर सकता था, हालांकि ज्यादा देर तक नहीं। उनकी उल्टी तलवार पर स्वर्गीय सूर्य प्रज्वलित अग्नि मंत्र अंकित था और उनके द्वारा स्वयं साधना किए गए आध्यात्मिक मंत्रों के साथ मिलकर इसे पंखों वाली बाग के समान कहा जा सकता था। दोनों मिलकर सीधे एक मध्य आधार स्थापना साधक की शक्ति तक पहुंच गए और वह भी एक शक्तिशाली साधक की। आधार स्थापना साधकों के लिए जो लोग आधार स्थापना गोलियां लेते थे, वे आक्रामक शक्ति के मामले में उन लोगों से 1 या 2 साधना स्तर पीछे होते थे जिन्होंने नहीं ली। आधार स्थापना गोलियां लेने वाले साधकों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति में तीक्ष्णता और बाहरी दुनिया से जुड़ाव की भावना का अभाव था और उनका सच्चा सार भी उन लोगों की तुलना में 2 या 3 दसवें हिस्से से कम था जिन्होंने आधार स्थापना गोलियां नहीं ली। इसका अर्थ ये था कि जिन साधकों ने आधार स्थापना गोलियों का उपयोग नहीं किया था, उन्हें थोड़ा अधिक गहरा सच्चा सार और अधिक शक्ति थी। उदाहरण के लिए लियू झिंगमिंग, जिनकी साधना आधार स्थापन प्रथम स्तर पर थी, लेकिन अपनी साधना तकनीक पर निर्भर रहते हुए और आधार स्थापन गोलियों का उपयोग किए बिना आधार स्थापन प्राप्त करने के कारण उनकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही एक सामान्य आधार स्थापन द्वितीय स्तर के बराबर थी और उनकी सच्चे सार की शक्ति एक सामान्य आधार स्थापन तृतीय स्तर से भी आधे कदम आगे थी। उनके द्वारा निर्मित स्वर्गीय सूर्य धधकती अग्नि तलवार आध्यात्मिक मंत्र पर आध्यात्मिक चिन्ह अंकित किए जा सकते हैं, जो दिव्य क्षमता का प्रकटीकरण था। उनके द्वारा निर्मित स्वर्गीय सूर्य धधकती अग्नि तलवार आध्यात्मिक मंत्र को पहले से ही एक छद्म दिव्य शक्ति माना जा सकता है, जिसमें दिव्य क्षमता शक्ति का एक छोटा सा अंशुता है, लेकिन अधिकांशतः यह अभी भी फाउंडेशन स्थापना सीमा के भीतर है।
बेशक इस आध्यात्मिक मंत्र को दिव्य क्षमता में विकसित करना अभी भी बड़ी मुश्किलें पेश करता है। आमतौर पर बैंगनी हवेली के साधकों के लिए निम्न श्रेणी की दिव्य क्षमताओं की साधना शुरू करना भी बहुत मुश्किल होता है। उन्हें साधना में बहुत समय लगाना पड़ता है और यह भी देखना पड़ता है कि क्या वे दिव्य क्षमताओं की साधना के लिए उपयुक्त हैं। चांदनी पर्वत श्रृंखला में अभी तक किसी भी परिवार के पास दिव्य क्षमताएं नहीं थी। दक्षिणी महान वन्य क्षेत्र में भी केवल गोल्डन कोट चेन परिवार के पास 2 दिव्य क्षमताएं थी और उत्तरी वन्य क्षेत्र चू परिवार के पास 1 दिव्य क्षमता थी। कुल मिलाकर 3 दिव्य क्षमताएं। बेशक कुछ छत दिव्य शक्तियां भी थी जिन्हें बैंगनी हवेली परिवार अपनी गुप्त शक्ति के रूप में धारण करते थे। अगर दूसरों को पता चले कि वो दिव्य क्षमताएं विकसित कर सकता है तो वे अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालांकि उसका यह आध्यात्मिक मंत्र 180 साल तक लगातार दिन रात विकास के बिना दिव्य क्षमता में सफलतापूर्वक विकसित नहीं हो सकता। उस समय में वह बैंगनी हवेली तक पहुंच सकता था। अगर देखने के लिए अन्य छत दिव्य शक्तियां या दिव्य क्षमताएं होती तो विकास और भी तेज हो सकता था। अध्याय 26 नीलामी में भाग लेना। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। अगले वर्षों में लियू जेंगमिन ने अपना समय परिवार में औषधीय गोलियों, जादुई कलाकृतियों, तावीज़ों और संरचनाओं को परिष्कृत करने में बिताया। उन्होंने इन वर्षों के दौरान परिवार के लिए 100,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित किए और उनके योगदान भी 100,000 से अधिक हो गए। यहाँ तक कि उन्हें आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुओं के बदले में भी योगदान दिया। इन वर्षों के दौरान औषधीय गोलियों की कोई कमी नहीं होने के कारण उन्होंने साधना के एक स्तर को भी पार कर लिया तथा फाउंडेशन स्थापना के दूसरे स्तर की पूर्णता तक पहुंच गए। थोड़े समय के साथ वे फाउंडेशन स्थापना के तीसरे स्तर तक पहुंच सके। उनकी साधना कौशल में भी काफी सुधार हुआ। उन्होंने क्यूई शोधन चरण औषधीय गोली, एक प्रथम श्रेणी मध्यम ग्रेड क्यूई अवशोषण गोली को द्वितीय श्रेणी जीवान गोली से सरल बनाया। वर्षों से उन्होंने कम कीमतों पर स्पिरिट मेडिसिन एकत्र किया और उन्हें इस प्रथम श्रेणी की क्यूई अवशोषण गोली में परिष्कृत किया और इसे बेचकर बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित किया। उनकी कलाकृति शोधन द्वितीय श्रेणी की मध्यम ग्रेड तक पहुंच गई और उनके तावीज़, संरचनाएं और आध्यात्मिक भोजन सभी द्वितीय श्रेणी के निम्न ग्रेड तक पहुंच गए। उनकी असीमित आपूर्ति के तहत उनके 3 ज़ीव स्पाइडर सभी प्रथम श्रेणी की उच्च श्रेणी के लाओ जानवर हैं। इसके बाद लियू जेंगमिन ने कुछ द्वितीय श्रेणी के पशुआत्माओं और आंतरिक कोर को खरीदने की योजना बनाई ताकि वे देख सके कि क्या वे द्वितीय श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। 2 वर्ष पहले कबीले का मुखिया भी फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। अब उसे केवल अपने शरीर के भीतर सच्चे सार को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। उनकी उम्र केवल 170 वर्ष से अधिक है। वे 180 वर्ष पहले भी एक बार सफलता प्राप्त कर सकते थे और यदि असफल भी हो जाते तो भी उनके पास एक और मौका होता। इस तरह से गणना करने पर उसके सफल होने की अच्छी संभावना है। लियू जेंगमिन का एकांतवास से वर्तमान उद्भव इसलिए है क्योंकि परिवार चाहता है कि वह लियू शेंगफेंग के साथ चांगपिंग मार्केट में नीलामी में भाग लेने जाए और देखे कि क्या वहां कोई पर्पल मेंशन आध्यात्मिक वस्तुएं हैं। यदि नहीं तो वे फाउंडेशन स्थापना गोलियों के लिए बोली लगाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में परिवार ने 2 से 3 लाख स्पिरिट स्टोन जमा कर लिए हैं जो ब्रेकथ्रू के लिए कम से कम एक पर्पल मेंशन आध्यात्मिक वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त है भले ही इसकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी हो। इस बार जब लियू जेंगमिन चांगपिंग मार्केट गए तो उन्होंने अपनी साधना को छुपा लिया। वह अपनी उल्टी तलवार का उपयोग करते हुए आधे दिन से भी कम समय में वहां पहुंच गए जबकि उनकी पहली यात्रा में उन्हें आधे महीने से भी अधिक समय लगा था। वह बाजार से 20 किलोमीटर पहले एक निर्जन क्षेत्र में उतरे फिर पवन नियंत्रण कला का उपयोग करते हुए बाजार के प्रवेश द्वार तक पहुंचे जिससे उन्हें एक भावना का एहसास हुआ। पिछली बार जब वह आया था तो वह सिर्फ एक क्यूई शोधन चरण में था। इन 10 वर्षों में वह पहले से ही फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गया था। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद वह बाजार में ज्यादा नहीं घूमे सीधे फैमिली 4 आर्ट्स पवेलियन की ओर बढ़ गए। बाजार में लाभ वितरण शुरू होने में अभी 1 साल बाकी था जो कि परिवार की स्थापना शक्ति की प्रतिस्पर्धा थी। उनके 2 सदस्यों के शामिल होने से परिवार का लाभ काफी बढ़ जाएगा। वो सबसे पहले फैमिली स्टेशन गए और लुओ हुआ से मिले जो इसका प्रबंधन करते थे। क्यूई शोधन 8वें स्तर पर लुओ हुआ को परिवार द्वारा स्थान का प्रबंधन करने के लिए भेजा गया था। लियू जेंगमिन ने उनसे लियू शेंगफेंग को खोजने में मदद करने के लिए कहा जो वर्षों से इस बाजार की समृद्ध स्थिति के प्रभारी थे। बैठक के बाद लियू जेंगमिन ने 250,000 स्पिरिट स्टोन युक्त स्टोरेज पाउच लियू शेंगफेंग को सौंप दिया और कहा चौथे दादाजी कबीले के प्रमुख परिवार में एक आध्यात्मिक तकनीक की खेती कर रहे हैं वो 1 महीने में आएंगे। आप और मैं पहले नीलामी में जाएंगे। इस बार इतने सारे स्पिरिट स्टोन लेकर चलते हुए मैं पूरे रास्ते जितना संभव हो सके उतना कम दिखावटी रहा बस मुझे दुर्घटना का डर था। लियू शेंगफेंग ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा ठीक है हम दोनों के लिए नीलामी पर्याप्त है। वे इस बाजार में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। कबीले के मुखिया लुओ शिवान ने स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार छत दिव्य शक्ति प्राप्त की जिसे लियू जेंगमिन ने हाल ही में प्राप्त किया था। वह अभी गुण साधक भी थे और उनकी साधना से उन्हें कई नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। इस छत दैवीय शक्ति के होने से उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इस बार उसके पास नई अंतर्दृष्टि थी। इस छत दिव्य शक्ति के माध्यम से उसने स्वर्ग और पृथ्वी के अग्नि गुण आध्यात्मिक स्रोत को महसूस किया जो बैंगनी हवेली को तोड़ने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता था। इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से परिवार में एकांतवास कर लिया अन्यथा इस बार नीलामी में भाग लेने वाले नहीं होते। वर्षों से यूंग संप्रदाय को ये भी उम्मीद थी कि चांगपिंग पर्वत श्रृंखला में एक कल्टिवेटर बैंगनी हवेली तक पहुंच सकता है ताकि पूरे चांगपिंग पर्वत श्रृंखला पर शासन किया जा सके। इसलिए पिछले कुछ दशकों में ब्रेकथ्रू टू पर्पल मेंशन के लिए 3 आध्यात्मिक वस्तुओं की नीलामी की गई जबकि पहले ऐसी नीलामी 100 साल में एक बार ही होती थी। इस बार लियू शेंगफेंग ने नीलामी में 7 कल्टिवेटर का नेतृत्व किया। इस नीलामी के मेजबान अप्रत्याशित रूप से जी शेंगयू थे। 10 साल बाद जी शेंगयू ने फाउंडेशन स्थापना चरण तक सफलता प्राप्त की। नीलामी हमेशा की तरह आगे बढ़ी लेकिन इस बार लियू जेंगमिन को किसी विशेष चीज की इच्छा नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सभी 4 साधना कलाओं में काफी सफलता हासिल की है। उसके पास कई जादुई कलाकृतियां सुसज्जित थी। यहाँ उनकी रुचि केवल द्वितीय श्रेणी, मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक फल और रस में थी। अन्य किसी चीज ने उन्हें आकर्षित नहीं किया। 2 घंटे बीत गए और अंततः नीलामी का समापन शुरू हो गया। जी शेंगयू ने कहा अगला हमारे 6 प्रमुख वस्तुओं में से एक है द्वितीय श्रेणी का मध्यम श्रेणी का ग्रीन स्फीयर जो मध्य आधार स्थापना कल्टिवेटर के लिए उपयुक्त है। जरूरतमंद साथी दाववादी बोली लगा सकते हैं। शुरुआती कीमत 2000 स्पिरिट स्टोन है। प्रत्येक बोली 200 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होगी। प्रथम तल पर स्थित कल्टिवेटर ने इस बार बोली में भाग नहीं लिया। पहली मंजिल पर रहने वाले अधिकांश लोग क्यूई शोधन चरण में थे। उनके लिए ट्रंकार के रूप में द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति के लिए बोली लगाना संभव था लेकिन द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की वस्तुओं के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। अंततः ये वस्तु लियू परिवार के किसान द्वारा 7900 स्पिरिट स्टोन के लिए जीती गई। इसके बाद फाउंडेशन स्थापना गोलियों की नीलामी हुई। इस बार 2 गोलियों की नीलामी की जा रही थी। दूसरी मंजिल पर स्थित सभी 10 निजी कमरे बोली लगा रहे थे तथा पहली मंजिल पर स्थित 2 लूट कल्टिवेटर भी इसमें भाग ले रहे थे। लियू परिवार ने इस बार फाउंडेशन स्थापना गोलियों की बोली में भी शामिल होने का इरादा किया था। यद्यपि ताइवान मंडप ने लियू परिवार को पहले ही सूचित कर दिया था कि इस नीलामी में बैंगनी हवेली की आध्यात्मिक वस्तुएं होंगी फिर भी वह फाउंडेशन स्थापना 8वें या 9वें स्तर के साधक परिवार को बैंगनी हवेली की आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में सूचित करेगा। हालांकि इस बार लियू परिवार द्वारा लाया गया स्पिरिट स्टोन पर्याप्त होना चाहिए। इस फाउंडेशन स्थापना गोली को खरीदने के लिए कुछ हजारों खर्च करना पर्याप्त होना चाहिए। अंततः दोनों औषधीय गोलियां 50,000 से अधिक स्पिरिट स्टोन के लिए चली गई। लियू जेंगमिन और लियू शेंगफेंग ने इस पर चर्चा की और गोली लगाने का निर्णय लिया। अंत में गोलियां क्रमशः परिवार और लियू परिवार द्वारा 54,000 स्पिरिट स्टोन और 55,000 स्पिरिट स्टोन के लिए जीती गई। इसके बाद द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी के गहन पृथ्वी का एक टुकड़ा था जो पृथ्वी विशेषता वाले नेचर मैजिकल आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सामग्री है। बेशक इसे द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति में भी परिष्कृत किया जा सकता है। ये टुकड़ा लियू परिवार के कई फाउंडेशन स्थापना सदस्यों की खेती के अनुकूल नहीं था और परिवार के पास पहले से ही समान आध्यात्मिक सामग्री थी इसलिए उन्होंने बोली नहीं लगाई। अगला था द्वितीय श्रेणी का उच्च श्रेणी का कुछ जो फाउंडेशन स्थापना के तृतीय स्तर के साधकों को फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकता था। चौथे स्तर मदद कर सकता था और फाउंडेशन स्थापना के छठे स्तर के साधकों को ले फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की संभावना को बढ़ाने में मदद कर सकता था। 30% तक बढ़ाने में मदद कर सकता था। ये 2 अड़चनें महत्वपूर्ण है फाउंडेशन स्थापना साधकों विशेष रूप से ले फाउंडेशन स्थापना के लिए सफलता। एक बार जब कोई साधक ले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाता है तो उसकी स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाएगी। उदाहरण के लिए 20 से अधिक फाउंडेशन स्थापना साधकों में से उदाहरण के लिए चांगपिंग पर्वत श्रृंखला में से केवल 4 ले फाउंडेशन स्थापना में है। लेकिन जो फाउंडेशन बिल्डिंग 9वें स्तर पर है उसका जीवनकाल ज्यादा नहीं बचा है। एक ले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर के लिए कई मिनट की आवश्यकता होती है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों से मुकाबला करना पड़ता है और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की शक्ति महाशक्ति और भी अधिक प्रबल होती है जो कम से कम 3 ले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों से निपटने में सक्षम होती है। वर्तमान समय बाजार में प्रतिस्पर्धा शुरू होने से ठीक पहले का है। एक अतिरिक्त ले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट किसान बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान संघर्ष सरल नहीं है। ये पोछाक गोली आमतौर पर लगभग 18,000 में खरीदी जा सकती है आमतौर पर लगभग 18,000 स्पिरिट स्टोन लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है। इस पोछाक गोली की बोली संभावित रूप से 30,000 तक हो सकती है क्योंकि बहुत से परिवार यदि वे ले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित रूप से बाजार लाभ का कम से कम एक और हिस्सा प्राप्त करेंगे जो इस नीलामी में खर्च किए गए अतिरिक्त धन की भरपाई करेगा। अब फ्यूचर एड्स 26/660 3.9%। 26/660 3.9%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें बदलाव कार्य से कुछ नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR lab.com 1.0.3 अध्याय 27 बैंगनी गोली। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। फिर फाउंडेशन भवन के निजी कमरों में सभी ने अपनी बोलियां बढ़ा दी। लियू शेंगफेंग ने भी बोली लगानी शुरू कर दी। लियू शेंगफेंग पहले से ही फाउंडेशन भवन की 9वीं मंजिल के शिखर पर थे और ठीक यही वो समय था जब उन्हें औषधीय गोली की जरूरत थी। 16,000 स्पिरिट स्टोन, 18,000 स्पिरिट स्टोन, 20,000 स्पिरिट स्टोन, 23,000 स्पिरिट स्टोन, हर कोई अपनी बोलियां तेजी से बढ़ा रहा था। लियू शेंगफेंग पहले ही 29,000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगा चुका था और अभी भी 5 परिवार बोली लगा रहे थे जिससे सीधे तौर पर कीमत 30,000 से ऊपर पहुंच गई।
चांगपिंग पर्वत श्रृंखला अपेक्षाकृत बंजर थी। अन्य स्थानों पर एक तृतीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की बुझाऊ गोली आमतौर पर अधिकतम 30,000 में बिकती थी, लेकिन यहाँ वह आमतौर पर 35 से 36,000 स्पिरिट स्टोन में बिकती थी। वर्तमान स्थिति तो और भी ज्यादा अतिरंजित थी। अंततः इसे निजी कक्ष संख्या 6 द्वारा 41,000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लिया गया, जो लगभग एक फाउंडेशन स्थापना गोली के बराबर था। सी शेंगेल ने तब कहा, नीलामी के लिए अगली वस्तु एक तृतीय श्रेणी मध्यम श्रेणी की जियांग गोली है, जो बैंगनी हवेली में सफलता की संभावना को 20% तक बढ़ा सकती है। लेट फाउंडेशन स्थापना चरण में साथी ताओवाली इस अवसर को न चूकें। इस औषधीय गोली के साथ बैंगनी हवेली में सफलता की आपकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। शुरुआती गोली 1,60,000 है, प्रति वृद्धि 10,000 से कम नहीं होगी। गोली अभी शुरू होती है। सियांग गोली एक औषधीय गोली है जो किसी व्यक्ति को बैंगनी हवेली तक पहुंचने में मदद कर सकती है। यह मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की जियांग जेड और तृतीय श्रेणी की दानव जानवरों की कोर से परिष्कृत की जाती है। ये औषधीय गोली सस्ती नहीं है, इसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 2,50,000 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। अंतिम चरण के साधकों वाले तीनों परिवारों को यह सियांग गोली चाहिए थी। तीनों परिवारों के पूर्वज नींव भवन के 9वें स्तर की साधना में थे। किन परिवार के पूर्वज ने पहले ही एक बार बैंगनी महल में प्रवेश का प्रयास किया था, उन्होंने बैंगनी महल की कुछ दिव्य शिलाएं खोली थी। उनका जीवन काल सीमित था और संभवतः वे फिर से प्रयास करेंगे। ये परिवार के पुराने पूर्वज ने भी हाल ही में एक सफलता का प्रयास किया होगा, संभवतः पिछली नीलामी में मिले चाओ बैंगनी की ताबीज का उपयोग करके। अनुमान है कि वह सफल रहे और एक तृतीय श्रेणी की पौष्टिक युवान गोली खरीदकर वह 40 वर्षों के भीतर ठीक हो सकते हैं और सफलता का एक और मौका पा सकते हैं। इसलिए ये परिवार को 20 बार एक और गोली खरीदनी चाहिए। ऐसा अनुमान है कि यह सियांग गोली युक्तियान संप्रदाय द्वारा स्थापित की गई थी। यदि चांगपिंग पर्वत श्रृंखला इस बार भी एक बैंगनी हवेली साधक उत्पन्न नहीं करती है, तो भविष्य के विस्तार प्रयासों में चांगपिंग पर्वत श्रृंखला तो का चारा बन जाएगी। बैंगनी हवेली साधक के बिना कोई कहने का अधिकार नहीं है और युक्तियान संप्रदाय हमेशा उनका समर्थन नहीं कर सकता। यह निश्चित है कि अगले दशक में कोई बैंगनी हवेली आध्यात्मिक वस्तुएं होंगी या नहीं, क्योंकि युक्तियान संप्रदाय के पास ऐसे आधार स्थापना साधकों की कमी नहीं है जिन्हें बैंगनी हवेली सफलता औषधीय गोलियों की आवश्यकता है। इस नीलामी वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र थी। 2,50,000 स्पिरिट स्टोन, 2,80,000 स्पिरिट स्टोन, 3 लाख आत्मा पत्थर। जब तक लुओ शेंगफे ने 3 लाख स्पिरिट स्टोन की बोली नहीं लगाई, तब तक के परिवार ने बोली लगाना बंद नहीं किया। पिछली बार वे 1,70,000 स्पिरिट स्टोन खर्च कर चुके थे, इसलिए उनके पास उतने लिक्विड स्पिरिट स्टोन नहीं थे। फिर किन परिवार ने बोली लगाई 311,000 आत्मा पत्थर। लुओ परिवार भी पीछे नहीं था, 3,12,000 आत्मा पत्थर। दोनों परिवार अपनी अपनी अंतिम पंक्ति के करीब थे। निजी कक्ष क्रमांक 1 से एक क्षयकारी आभा वाली आवाज आई 3,50,000 स्पिरिट स्टोन। ये किन परिवार की अंतिम पंक्ति है? यदि आपका लुओ परिवार अधिक स्पिरिट स्टोन का उत्पादन कर सकता है, तो यह आपका है। लुओ परिवार के पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं थे। आखिरकार कबीले के मुखिया के खजाने से हजारों स्पिरिट स्टोन तो ला ही नहीं रहे थे। उनके पास इस समय सिर्फ 3 लाख से कुछ ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे। किसने सोचा होगा कि मुकाबला इतना कड़ा होगा? अपनी बचत और अपनी कुछ दूसरी श्रेणी की जादुई कलाकृतियां बेचकर भी सिर्फ 3,40,000 स्पिरिट स्टोन ही मिलते। इसी वक्त उसकी नजर लुओ झेंगमिन पर पड़ी। लुओ झेंगमिन ने एक भंडारण थैली निकाली जिसमें 30,000 आत्मा पत्थर थे, साथ ही 5 तृतीय श्रेणी की जादुई कलाकृतियां भी थी। इसे पाकर लुओ शेंगफे का दिल खुशी से भर गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वाह झेंगमिन, ये वाकई समय पर हुआ है। उन्होंने तुरंत गोली जारी रखी। 3,60,000 स्पिरिट स्टोन। सी शेंगमिन ने उल्टी गिनती पूरी करने के बाद कहा, जियांग गोली प्राप्त करने के लिए साथी ताओवाली को बधाई। कृपया सभी लोग एक क्षण आराम करें, हम नीलामी की वस्तुएं पहुंचा देंगे। लगभग 10 मिनट बाद 3 की शोधन साधक एक दर्जन से ज्यादा वस्तुएं लेकर आए। ये वे वस्तुएं थी जिन पर पारिवारिक साधकों ने बोली लगाई थी। लुओ शेंगफे को लुओ झेंगमिन की जादुई कलाकृतियां, दूसरी श्रेणी की निम्न श्रेणी की जीवान गोलियों की 5 बोतलें, दूसरी श्रेणी की मध्यम श्रेणी की जलकमल गोलियों की 2 बोतलें और अपनी 2 जादुई कलाकृतियां गिरवी रखनी पड़ी ताकि वे स्पिरिट स्टोन का भुगतान कर सकें। वे जादुई कलाकृतियां और औषधीय गोलियां ताइवान मंडप को सबसे कम बाजार मूल्य के 80% पर बेची गईं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 10 से 20,000 स्पिरिट स्टोन का नुकसान हुआ। लुओ शेंगफे को जियांग गोली मिली और उसने उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने पहले कभी जियांग गोली नहीं देखी थी, फिर भी एक रसायनिक होने के नाते लुओ झेंगमिन उसकी क्षमता का अंदाजा लगा सकता था। लुओ शेंगफे ने औषधीय गोली को देखा, फिर उसे लुओ झेंगमिन को सौंपते हुए कहा, झेंगमिन, अब आप एक द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की कीमियागर हैं। इस औषधीय गोली पर एक नजर डालें। लुओ झेंगमिन ने उसे लिया, उसकी जांच की, उसे सूंघा और मुंह में डालने के लिए उसमें से थोड़ा सा औषधीय चूर्ण निकाला। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ज्वार उमड़ पड़ा। लुओ झेंगमिन ने इसे महसूस किया और बैंगनी हवेली के लिए इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि की। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, छठे दादाजी, ये सही होना चाहिए। औषधीय गोली में कोई समस्या नहीं है। इस पर लुओ शेंगफे ने आखिरकार राहत की सांस ली। उनका दबाव बहुत ज्यादा था। ये जानकर कि यह एक सियांग गोली है, उन्होंने अपने 47वें चाचा को आदेश दिया कि वे गुप्त रूप से एक द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की ध्वनि संचरण ताबीज का उपयोग करके कबीले के मुखिया तक ये खबर पहुंचाएं। कबीले का मुखिया अभी भी 2 घंटे की दूरी पर था। अभी सबसे खतरनाक समय था। ताइवान नीलामी घर के बाहर कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। सियांग गोली के अलावा साधकों के लिए बैंगनी भवन तक पहुंचने के तरीके भी थे, जैसे कि चाओ बैंगनी की हुई ताबीज, जियांग गोली, जियांग जेड और विभिन्न विशेष आध्यात्मिक शिलाओं का सार। सियांग गोली, जो मुख्यतः तृतीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की जियांग से परिष्कृत की जाती है, साधक की बैंगनी हवेली तक पहुंचने की संभावना को 30% तक बढ़ा सकती है। दूसरी ओर जियांग जेड साधक को 50% सफलता की संभावना प्रदान कर सकता है। चाओ बैंगनी की हुई ताबीज बदले में ताबीज में बैंगनी की हुई किस्म के वर्षों के आधार पर एक सफलता की संभावना प्रदान करता है। 100 वर्ष आधा प्रतिशत जोड़ते हैं, जो अधिकतम 1,800 वर्ष तक होता है। हर 600 साल में इसका मूल्यांकन किया जाता है। 600 साल से कम उम्र के लोगों के लिए तीसरे स्तर के राक्षसी जानवरों की सामग्री और आध्यात्मिक वस्तुओं के औषधीय द्रव्य का उपयोग ताबीज बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे अधिकतम 1,800 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि एक ताबीज का इस्तेमाल 3 बार तक किया जा सकता है और यह एक निम्न श्रेणी का चाओ बैंगनी की हुई ताबीज है। 600 से 1,200 वर्षों के बीच टी 4 दानव पशु सामग्री और टी 4 स्पिरिट औषधि से निर्मित औषधीय द्रव्य का उपयोग किया जाता रहा है। यह एक मध्यम श्रेणी का चाओ बैंगनी की हुई ताबीज है। हालांकि इसे बनाने के लिए 1,200 से भी ज्यादा सालों से एक 5वीं श्रेणी की राक्षस पशु की खाल और आध्यात्मिक रक्त के साथ साथ कई बहुमूल्य औषधीय द्रव्यों की आवश्यकता होती है। इसे अधिकतम 4,800 साल या उससे भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये उच्च श्रेणी की चाओ बैंगनी की हुई ताबीज है। एक 5वीं श्रेणी का राक्षस पशु एक नवजात आत्मा साधक के बराबर होता है, जिसका सामना करना आमतौर पर कठिन होता है। युक्तियान संप्रदाय के पास उच्च श्रेणी की चाओ बैंगनी की ताबीज होनी चाहिए। ये उच्च श्रेणी की ताबीज संप्रदाय के नवजात आत्मा बुजुर्गों के वंशजों के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रखे नहीं जाते। हालांकि साधारण निम्न श्रेणी की चाओ बैंगनी की ताबीज समय समय पर अपनी उपयोग अवधि समाप्त होने पर कुछ बैंगनी हवेली और स्वर्ण कोर परिवारों को दिए जाते हैं और स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए नीलामी घरों में भी रखे जाते हैं। जहां तक विभिन्न आध्यात्मिक शिलाओं के सार का प्रश्न है, उन्हें तृतीय श्रेणी और उससे ऊपर की आध्यात्मिक शिलाओं से निकाला जा सकता है। आध्यात्मिक शिला में गहरे इस्तेमाल किए गए जियांग जेड के खाली सीपों को रखकर उन्हें समय के साथ बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक शिला के गुण के आधार पर विभिन्न सार उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि लेवो जेड, कुश जेड या गुणरहित आध्यात्मिक शिलाओं से पंचतत्व जेड। ये सभी साधक को बैंगनी हवेली तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। सामान्यतः एक तृतीय श्रेणी निम्न श्रेणी आध्यात्मिक शिला 1,200 वर्षों में एक पृथ्वी शिला जेड को जन्म दे सकती है। एक तृतीय श्रेणी मध्यम श्रेणी 800 वर्षों में तथा एक तृतीय श्रेणी उच्च श्रेणी 400 वर्षों में। अध्याय 28 हमला एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। पृथ्वी शिला जेड का मुख्य उद्देश्य आधार स्थापना साधकों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक स्रोत को समझने की संभावना को बढ़ाना है, जो केवल साधक ही प्राप्त कर सकते हैं। आधार स्थापना साधकों के लिए आध्यात्मिक स्रोत को समझना बैंगनी हवेली में एक पैर रखने के समान है। औषधीय गोलियां प्राप्त करने के बाद वे 15 मिनट में 4 तला मंडप भवन की ओर तेजी से बढ़े। 4 तला मंडप बंद हो गया और एक निम्न श्रेणी की दूसरी श्रेणी की संरचना सक्रिय हो गई। इस समय वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। 1 घंटे से ज्यादा समय तनावपूर्ण प्रक्रिया में बीत गया। लुओ शिवान सफलतापूर्वक चांगपिंग मार्केट पहुंच गया। लुओ शेंगशेन पहुंचने में अभी 1 घंटा और लगेगा। लुओ शिवान के आने के बाद सभी को काफी सुकून मिला। इसके बाद उन्हें बस लुओ शेंगशेन के आने का इंतजार करना था, जिसमें कुछ प्रमुख के आने से दोगुना समय लगता। ऐसा उसकी साधना के स्तर के कारण था और इसलिए भी उसने अन्य फाउंडेशन स्थापना साधकों द्वारा घात लगाए जाने से बचने के लिए एक चक्कर लगाया था। द्वारा घात लगाए जाने से बचने के लिए रास्ता बदल लिया था। लगभग 1 घंटे बाद लुओ शिवान लुओ शेंगशेन से मिलने के लिए बाजार के बाहर गया। बिना किसी और घटना के दोनों सफलतापूर्वक वापस लौट आए। फिर लुओ झेंगमिन और अन्य फाउंडेशन स्थापना साधकों ने अपनी आत्माओं को पुनः स्वस्थ करने और अपनी जादुई शक्ति को पुनः स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया और कई फाउंडेशन स्थापना साधकों द्वारा घात लगाए जाने से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके कबीले में लौटने की तैयारी की। आधे घंटे बाद लुओ झेंगमिन और अन्य 4 लोग सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक चक्कर लगाते हुए दक्षिणी गेट से चले गए। जैसे ही वे लेवे नामक एक पहाड़ से गुजरे, 4 निम्न श्रेणी की द्वितीय श्रेणी के डेमन हंटर एरो सीधे उन चारों की ओर दौड़े। ये डेमन हंटर एरो कई फाउंडेशन स्थापनाओं के लिए तुरुप के पत्ते थे और उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि डेमन हंटर एरो तेज थे, फिर भी उन्होंने उन चारों को प्रतिक्रिया करने का समय दिया। डेमन हंटर एरो का इस्तेमाल मुख्य रूप से उड़ती हुई याओ बीस्ट और कुछ बड़े याओ बीस्ट से निपटने के लिए किया जाता था। वे गतिविधि के खिलाफ उतने प्रभावी नहीं थे। जब उन्होंने एक आसमान को चीर देने वाला आग का उल्का नीचे गिरते देखा, तो चारों अपनी उल्टी तलवारों से बच निकले। लुओ शिवान उन्हें याद दिलाया, एक उच्च श्रेणी का द्वितीय श्रेणी उल्का अग्निवर्षा ताबीज, सावधानी से चकमा दें, उनके पीछे और भी गतिविधियां हैं। 6 फाउंडेशन स्थापना किसान जंगल से बाहर उड़ गए। 2 लेट फाउंडेशन स्थापना, 3 वेट फाउंडेशन स्थापना और एक अली फाउंडेशन स्थापना। इनमें से 4 साधक किन परिवार से थे? किन होंगे? किन परिवार के 9वें स्तर के पूर्वज, किन परिवार के नींव भवन के संस्थापक भवन के पूर्वज, किन वनेन 7वें स्तर के नींव भवन के संस्थापक भवन के पूर्वज, किन वनलॉन्ग 5वें स्तर के नींव भवन के पूर्वज और किन वानेशन दूसरे स्तर के नींव भवन के पूर्वज। अन्य 2 मुख्य साधक थे जिनसे लुओ शिवान और अन्य लोग पहले भी नींव स्थापना के रूप में मिल चुके थे और अन्य लोग पहले भी चांगपिंग पर्वत श्रृंखला में मंडल छोड़ा था। इस उल्का अग्निवर्षा ताबीज को लुओ शिवान द्वारा अवरुद्ध किया गया था ने उच्च श्रेणी की दूसरे दर्जे के अग्निग्रहण आवरण से रोक दिया। 10 लोग आमने सामने हो गए। लुओ शिवान कहा, किन होंगे? क्या आप इस बार हमारे लुओ परिवार पर घात लगाकर एक अंतहीन युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? बूढ़े भूत लोग, इतने बोले मत बनो। मैंने तो तुम पर सीधा हमला कर ही दिया है, तो और क्या कहना है? अगर हम तुम्हें खत्म कर सकते हैं तो तुम्हारे लुओ परिवार के पास और क्या बचेगा?
किन्हों की लियो शिवान से सीधे मिलने से पहले कहा, अन्य साधकों को भी अपने प्रतिद्वंदी मिल गए। लियो शिवान का सीधा सामना 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों से हुआ। लियो जिंगमिन का सामना काले वस्त्र पहने एक फाउंडेशन बिल्डिंग 5वें स्तर के लिए साधक से हुआ। लियो शिंगशिंग का सामना एक फाउंडेशन बिल्डिंग 6वें स्तर के लिए साधक और एक फाउंडेशन बिल्डिंग 2वें स्तर के तीन परिवार साधक से हुआ। सामना किया, बचा हुआ एक साधक लियो शिंगफेंग के लिए छोड़ दिया गया। इस लड़ाई में लियो परिवार पहले से ही नुकसान में था। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि वे गतिरोध को कहां से तोड़ पाते हैं। लियो कल्टीवेटर ने लियो जिंगमिन पर हमला करने के लिए एक मोटी जादुई कलाकृति से बने जल ड्रैगन को सीधे नियंत्रित किया। ये देखकर लियो जिंगमिन ने तुरंत अपनी नेचर जादुई तलवार का इस्तेमाल किया। जल ड्रैगन पर हमला करने के लिए स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। बीच झांक उड़ती तलवार से जल ड्रैगन पर वार हुआ और पानी का एक कोहरा फूट पड़ा। लियो जिंगमिन ने जल्दी से अपनी उड़ती तलवार वापस खींची और साथ ही अपनी रक्षा भी की। 10,000 लकड़ी वाले नीले फूलों की धार से अपनी रक्षा की। जैसा कि लियो जिंगमिन ने सोचा था, गीला साधक उनसे बाहर उड़ गया। एक मोती बड़ा होकर लियो जिंगमिन की ओर टूटा। ये देखकर लियो जिंगमिन ने सीधे एक बचाव के लिए सीधी मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की बैंगनी बादल ढाल का इस्तेमाल किया। इस मोती का वजन बहुत ज्यादा था और बैंगनी जेट शील्ड सीधे लियो जिंगमिन की ओर टूट पड़ी। लियो जिंगमिन ने अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके बैंगनी जेट शील्ड को रोक लिया और इस हमले का सामना किया। हालांकि वह अभी भी हिल रहा था और वह और उसका शरीर दोनों ही हिल रहे थे। उड़ती तलवार दोनों पीछे की ओर उड़ गए। गीले साधक ने बिना झुके एक निम्न श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की स्वर्ण तलवार ताबीज और एक उड़ने वाली तलवार से निर्मित तलवार क्यूई को लियो जिंगमिन पर तेजी से हमला करने के लिए भेजा। ये देखकर लियो जिंगमिन ने बैंगनी बादल ढाल से अवरोध जारी रखा। उसने पाया कि इस युद्ध की लय लगातार इसलिए साधक द्वारा नियंत्रित थी, इसलिए उसने अपना तरीका बदला। उसने चुपके से अपनी पर्पल साउंड बेल निकाली, जिसे उसने पहले लियो ग्रेड में रिफाइन कर लिया था। दूसरी श्रेणी की वस्तु में बदल दिया था। उन्होंने सीधे बैंगनी घंटी को सक्रिय किया और अपने नवनिर्मित दिव्य आत्मा कांटा का भी उपयोग किया, जिससे उनकी दिव्य आत्मा को सूर्य के आकार में संपीड़ित किया गया ताकि दुश्मन की दिव्य आत्मा को सीधे छेद दिया जा सके। सूर्य के आकार में संपीड़ित किया गया। गीले साधक ने ये देखकर कि उसका प्रहार बेअसर हो रहा है, मोती को फिर से बड़ा किया और उसे कुचल दिया। जैसे ही मोती लियो जिंगमिन को लगने वाला था, लियो जिंगमिन की दिव्य आत्मा ने उसे मार डाला। आक्रमण पहले आ पहुंचा। उसने दिव्य आत्मा कांटे का उपयोग करके अपनी दिव्य आत्मा को 3 उड़ते खंजरों में संघनित किया, सीधा हमला किया और हमले को और बढ़ाने के लिए तुरंत बैंगनी घंटी को सक्रिय कर दिया। जहां तक मोती के हमले की बात है, उसने बैंगनी बादल ढाल और 10,000 लकड़ी के नीले फूल ढाल की सुरक्षा के बाद उसका सामना किया। हालांकि उस आधार स्थापना गीले साधक का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। लियो जिंगमिन के सीधे हमले से उसकी दिव्य आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई और उसके नियंत्रण में उड़ती तलवार और मोती जैसी जादुई कलाकृतियां उसकी पकड़ से कुछ हद तक फिसल गईं। लियो जिंगमिन ने ये खुशखबरी देखी और तुरंत अपनी छद्म दिव्य शक्ति का इस्तेमाल अपनी जनकालीन जादुई कलाकृति के साथ किया। एक ज्वाला तलवार क्यों निकली। गीला साधक डर सहते हुए इस हमले को रोकने के लिए एक जल कवच का प्रयोग किया। हालांकि उसने लियो जिंगमिन के हमले को कम करके आंका। ये हमला सीधे पानी की धार को घेरता हुआ लूस कल्टीवेटर की ओर बढ़ा। लूस कल्टीवेटर ने वास्तव में ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। वह सीधे इस ज्वाला की चपेट में आ गया। तलवार क्यूई की चपेट में आ गया। ये तलवार क्यू लियो जिंगमिन की जनकालीन जादुई कलाकृति और छद्म दिव्य शक्ति के साथ मिलकर एक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक की आक्रमण शक्ति तक पहुंच चुकी थी। इसने इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लूस साधक को अचानक से पकड़ लिया। हालांकि इसने काफी नुकसान को रोक दिया और उसे कमजोर कर दिया। फिर भी बचा हुआ नुकसान इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। लियो जिंगमिन ने हमला होते देख दया नहीं दिखाई। फिर उसने सीधे बैंगनी घंटी और अपनी उड़ती तलवार का इस्तेमाल करके इस फाउंडेशन स्थापना के लिए साधक को मार डाला। लियो जिंगमिन की आत्मा पर हमला करने की विधियां अधिकतम 3 बार इस्तेमाल की जा सकती थी। तीसरी बार तक उन्हें ऐसा महसूस होने लगता था, आत्मा की शक्ति महसूस होने लगती थी। इसलिए जब तक कि वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण न हो, वह इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 बार ही कर सकता था। इस फाउंडेशन स्थापना गीले साधक का भंडारण थैला इकट्ठा करने के बाद लियो जिंगमिन सीधे लियो शिंगफे के युद्ध क्षेत्र में उड़ गया। लियो शिंगफे फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें स्तर के किन्हुआन लॉन से भीषण युद्ध कर रहा था। साधक उनकी युद्ध शक्ति बराबर थी, कोई भी एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था। लियो जिंगमिन के आते ही युद्ध का रुख तुरंत बदल गया। लियो जिंगमिन ने किन्हुआन लॉन की एक कमजोरी को उजागर करने के लिए सीधे पर्पल साउंड बेल का इस्तेमाल किया। फिर लियो शिंगफे ने एक आध्यात्मिक तकनीक का इस्तेमाल किया और किन्हुआन लॉन की ओर 100 लकड़ी के कांटे उड़ा दिए। किन्हुआन लॉन को पहले से ही पता था कि लियो जिंगमिन आ चुके हैं। जैसे ही उसने लियो जिंगमिन को देखा उसे पता चल गया कि उसकी घेराबंदी नाकाम हो गई है। लियो जिंगमिन के प्रभाव में लकड़ी के कांटे की तकनीक ने किन्हुआन लॉन पर सफलतापूर्वक प्रहार किया। उसे एक दर्जन से ज्यादा बार मारा। हालांकि उसने बचाव के लिए सच्चे सार का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे बचाव करना इतना आसान नहीं था। इस संयोजन से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही लियो जिंगमिन अपनी जान लेने की तैयारी कर रहा था, उसने सीधे कुछ श्रेणी का दूसरा स्तरीय उनका अग्निवर्षा ताबीज और एक पहाड़ के आकार का ताबीज खजाना निकाला, जो 1 मीटर ऊंचे पहाड़ में बदल गया और धराशायी हो गया। ये हमला एक नींव भवन के 7वें तल तक पहुंच गया। अब फ्यूचर एड्स अध्याय 29 परिवार में वापसी। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। लियो जिंगमिन और लियो शिंगफे ने अब किन्हुआन लॉन पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई। दोनों ने इस आध्यात्मिक हमले को रोकने के लिए अपनी रक्षात्मक क्षमताओं का उपयोग किया। लियो जिंगमिन ने आध्यात्मिक शक्ति से संघनित बड़े पहाड़ को काटने के लिए सीधे तौर पर धरती दिव्य अग्नि तलवार और स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। साथ ही उनका अग्निवर्षा ताबीज को रोकने में लियो शिंगफे की मदद करने के लिए बैंगनी बादल ढाल का भी इस्तेमाल किया। उस विशाल पर्वत को लियो जिंगमिन ने सीधे तौर पर बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति से काट डाला और 100 मीटर का पर्वत तुरंत बहुत खाली हो गया। लियो शिंगफे द्वारा उनका अग्निवर्षा के हमले को रोकने के बाद वह इस पर्वत शिखर पर भी आक्रमण करने आया और यह पर्वत सीधे उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। दोनों ने सफलतापूर्वक नुकसान को रोक दिया, लेकिन किन्हुआन लॉन सीधे भाग गया। हालांकि इस बार किन्हुआन लॉन गंभीर रूप से घायल हो गया था और कम से कम 10 साल तक स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर नहीं आ पाएगा। ये देखकर वे तुरंत अन्य 2 युद्ध क्षेत्रों में चले गए। लियो शिंगफे का समर्थन करने गए, जबकि लियो जिंगमिन लियो शिवान का समर्थन करने गए। इस युद्ध के बाद लियो शिंगफे को एहसास हुआ कि लियो जिंगमिन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वह पहले ही एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में पहुंच चुका था। कम से कम एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 7वें स्तर के साधक को बिना किसी प्रयास के आसानी से हराया नहीं जा सकता था। इसलिए उसने ज्यादा ताकतवर साधक को किन परिवार के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 7वें स्तर के साधक से निपटने दिया। लियो जिंगमिन ने कुछ देर उड़ान भरी और लियो शिवान किन्हुआन और किन्हुआन को लगते देखा। आश्चर्यजनक रूप से लियो शिवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। किन परिवार के दोनों सदस्यों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, लगातार एक दूसरे को बारी-बारी से परेशान करते हुए और घात लगाते हुए। लेकिन लियो शिवान ने अपनी जनकालीन जादुई कलाकृति अग्नि में काली लोहे के ब्लेड से एक ही बार से सभी तकनीकों को ध्वस्त कर दिया। बाकी दोनों ने चाहे जैसे भी हमला किया हो, लियो शिवान का ब्लेड उसे संभाल सकता था। समान स्तर का एक साधक एक अतिरिक्त आधार स्थापना 7वें स्तर के साधक के साथ भी युद्ध में किसी नुकसान में नहीं था। लियो शिवान की युद्ध क्षमता काफी प्रभावशाली थी। बेशक यह आंशिक रूप से लियो जिंगमिन के योगदान के कारण था। उनकी स्वर्गीय सूर्य प्रज्वलित अग्नि तलवार दिव्य शक्ति ने भी लियो शिवान की शक्ति को बढ़ाया, उसे कम से कम 20% तक बढ़ा दिया। दुर्भाग्य से लियो शिवान की नेचर जादुई कलाकृति एक ब्लेड थी, तलवार नहीं, अन्यथा उसकी ताकत कम से कम 10% तक बढ़ाई जा सकती थी। स्वर्गीय सूर्य प्रज्वलित अग्नि तलवार दिव्य शक्ति के कारण लियो शिवान ने पहले ही आध्यात्मिक स्रोत का अनुभव कर लिया था, जिसने बैंगनी हवेली तक उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हालांकि उसे इसका आभास केवल शुरुआत में ही हुआ था, लेकिन इससे उसके अग्निगुण वाले आक्रमणों की शक्ति 30% बढ़ सकती थी। इस वृद्धि के साथ क्या उसकी शक्ति 50% नहीं बढ़ गई थी? ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि किन्हुआन ने कुछ बैंगनी महल की दिव्य शिलाओं से पूरी तरह जुड़कर अपने शरीर के भीतर सच्चे सार को अत्यधिक बढ़ा लिया था, जिससे लड़ाई के पीछे हो गई। अन्यथा यदि वह एक साधारण नींव निर्माण 9वें स्तर का साधक होता, तो वह निश्चित रूप से नुकसान में होता। पहुंच गई लियो जिंगमिन ने किन्हुआन पर सीधे सोल स्टैक का इस्तेमाल किया। ये सोल अटैक यूज कल्टीवेटर जितना स्पष्ट नहीं था। बैंगनी हवेली में घुसने के बाद किन्हुआन की सोल लियो जिंगमिन की सोल से लगभग दोगुनी थी, लेकिन किन्हुआन अभी भी घायल थे और उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति रुक गई थी। ये देखकर लियो शिवान ने भी उन दोनों पर माइंड शॉक तकनीक यानी एक आत्मा का प्रहार का इस्तेमाल किया। इस बार किन्हुआन की चोटें और भी गंभीर हो गई, उन्हें काफी नुकसान हुआ और किन्हुआन को भी इसका असर महसूस हुआ। उन्हें घायल देखकर लियो शिवान ने सीधे अपने नेचर जादुई कलाकृति उड़काली लोहे के ब्लेड से हमला किया। किन्हुआन ने तुरंत एक जोरदार सांस ली, जिससे उसका सच्चा सार और प्राण रक्त चल था और वह भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसने लियो शिवान के हमले का सामना करने के लिए सीधे अपनी जनकालीन जादुई कलाकृति एक प्रतिगुण हथौड़ी का इस्तेमाल किया। टकराव के एक दौर के बाद किन्हुआन ने सीधे किन को लिया और किन परिवार के एक अन्य कल्टीवेटर को खोजने चले गए। लियो जिंगमिन और दोनों ने करीब से उनका पीछा किया। एक अन्य युद्ध क्षेत्र में किन परिवार के 2 साधक लियो शिंगशिंग और लियो शिंगफेंग के हमलों के कारण लगातार पीछे हट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लियो शिंगशिंग का दाहिना हाथ और दाहिना पैर घायल हो गया था, लेकिन विरोधी साधकों की हालत और भी खराब थी। वे दोनों के हमले के आगे मुश्किल से अपना बचाव कर पा रहे थे। फाउंडेशन स्थापना द्वितीय स्तर का साधक काफी घायल हो गया था, अब उसकी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन वह भाग जाना ठीक नहीं था। वे लियो शिवान की तरफ से स्थिति का इंतजार कर रहे थे। जब लियो शिंगफेंग और लियो शिंगशिंग हमला कर रहे थे, उन्होंने देखा कि किन्हुआन सीधे बढ़कर उनके पास आए और उनके साथ खड़े हो गए। तुरंत गंभीर हो गए, उनकी जादुई कलाकृति तैयार थी। लियो जिंगमिन और उनका समूह भी ज्यादा धीमा नहीं था। 30 सेकंड के भीतर लियो शिंगफेंग और उनके समूह के साथ खड़ा था और दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे थे। इस समय किन्हुआन ने कहा, इस बार हमारे किन परिवार को नुकसान हुआ है, हम आपके लोक कबीले को मुआवजा देंगे, चलो चलें। बोलने के बाद वह किन परिवार के कई फाउंडेशन स्थापना साधकों को दूर ले गया। लियो जिंगमिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन लियो शिवान ने उसे रोकते हुए कहा, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, उन पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने समझाया, किन्हुआन ने सीधे अपना असली सार और महत्वपूर्ण रक्त चला दिया। अगर हम उसे और मजबूर करेंगे तो यह एक हार वाली स्थिति होगी। वह बूढ़ा किन परिवार का भूत अभी भी हमें से किसी एक को मार सकता है और यह हमारे लिए शुद्ध नुकसान होगा। इस बार घर लौटने के बाद उसके पास पर्पल मेंशन तक पहुंचने का कोई मौका नहीं होगा। उसका जीवनकाल कुछ और महीनों तक चल सकता है। मूल रूप से उसका जीवनकाल कुछ और वर्षों का था और वह पहले ही पर्पल मेंशन की कुछ स्वर्गीय शिलाओं से जुड़ चुका था। अगर वह इस बार हम पर घात लगाने नहीं आया होता तो उसके पास अभी भी सफलता की एक आशा की किरण होती, लेकिन अब वह आशा पूरी तरह से खत्म हो गई है। लियो जिंगमिन ने सुना और कहा, दादाजी मैं समझता हूं, मेरे कई दादाजी के पास अभी भी बैंगनी हवेली तक पहुंचने का मौका है, हम उन्हें नीचे खींच नहीं दे सकते।
लियो शेंगशेन ने लियो जेंगमिन के शब्दों को सुना और कहा, हाँ, इस जीवन में फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर तक सफलता प्राप्त करना ही पर्याप्त है। मुझे वास्तव में पर्पल मेंशन तक सफलता प्राप्त करने का आत्मविश्वास नहीं है। लियो शेंगफेन ने फिर कहा, बकवास बंद करो, जब हम परिवार के पास वापस आएंगे तब बात करेंगे। और चौथे भाई, आपकी चोटें कितनी गंभीर हैं? लियो शेंगशेन ने जवाब दिया, मेरी चोटें ठीक हैं, चलो चलें, हम आगे सड़क पर लापरवाह नहीं हो सकते। फिर चारों अपनी उल्टी तलवारों के साथ उड़ने लगे। हालांकि उनकी लड़ाई में बहुत सारा सच्चा सार खर्च हो गया था, लेकिन समय संभलने का समय नहीं था। चारों ने एक द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की वापसी सार गोली ली और अपनी तलवारों के साथ उड़ते हुए ठीक हो गए। एक घंटे बाद वे चारों अंततः पश्चिम फीनिक्स पर्वत पर लोकबीली पर्वत द्वार पर पहुंचे। वे सीधे पहाड़ की चोटी पर स्थित सभा मंडप में गए। पहाड़ पर लौटने के बाद चारों ने आखिरकार आराम किया। इसके बाद कबीले का मुखिया ब्रेकथ्रू से पर्पल मेंशन तक एकांतवास में चला गया। कबीले प्रमुख के एकांत कक्ष के बाहर लियो जेंगमिन और अन्य दो कबीले प्रमुख की रक्षा कर रहे थे। लियो शिवान को सफलता के लिए अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समायोजित करने की आवश्यकता थी। इस सफलता के पहले प्रयास में ही सफल होने की 60 से 70% संभावना थी, क्योंकि उसने पहले ही आध्यात्मिक स्रोत को महसूस कर लिया था। जब तक उसने आध्यात्मिक स्रोत की अपनी समझ को और गहरा किया, फिर अपने सच्चे सार को पुनः प्राप्त करने के लिए इस गोली का उपयोग किया और आत्मा साधना तकनीक सृजनहर कमलचंदन विधि की अपनी साधना के साथ 7वें स्तर तक पहुंचकर अपनी दिव्य आत्मा को 1.4 गुना बढ़ा दिया। इतने सारे कारकों के साथ अब ये प्रमुख पर निर्भर था। लियो जेंगमिन कबीले प्रमुख के एकांतवास के दौरान निष्क्रिय नहीं था। उसने सबसे पहले धीरे साधक का भंडारण ठेला निकाला। उसके अंदर 3 द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृतियां थी, एक मनका, एक ढाल और एक जेट पेंडेंट। अन्य वस्तुओं में 3 द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियां शामिल थी, दौड़ने वाली तलवार, एक कंगन और 21 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, साथ ही 3000 से अधिक निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, कई स्पिरिट मेडिसिन, अयस्क और औषधीय गोलियों की 10 से अधिक बोतलें भी थी। सभी सामान्य द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियां, द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की जीवाणु गोलियों की 9 बोतलें, द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की रिटन एसेंस गोलियों की 1 बोतल और द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की वाटरलोस गोलियों और जिनसेन एसेंस गोलियों की कई बोतलें। इनके अलावा 4 चीज भी थे। लियो जेंगमिन ने एक-एक करके उनकी जांच की। पहली एक पृथ्वी गुण साधना तकनीक थी, जिसे आधार स्थापना पूर्णता तक विकसित किया जा सकता था। दूसरी एक जल गुण साधना तकनीक थी, जिसे बैंगनी महल की अंतिम अवस्था तक विकसित किया जा सकता था। एक और एक द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की कीमियावी विरासत थी और अंत में एक द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की स्पिरिट प्लांट विरासत थी। 29/660 4.4%। 29/660 4.4%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 wtr.lab.com 1.10.3 अध्याय 30 बाजार हिस्सेदारी केंद्रीकरण। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। इस फाउंडेशन स्थापना साधक में कई अच्छी बातें थी। परिवार के पास चला आध्यात्मिक मूल के लिए बैंगनी भवन साधना तकनीक की कमी थी और इसने उस कमी को पूरा कर दिया। परिवार को अब केवल एक और स्वर्ण आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता थी। बैंगनी हवेली साधना तकनीक का अपना संग्रह पूरा करने के लिए साधना तकनीक की आवश्यकता थी और यह उच्च ग्रेड टीयर 2 कीमिया विरासत एक अपेक्षाकृत पूर्ण विरासत थी। युवा परिवार की कीमिया विरासत के विपरीत, जिसे कहा जाता था हाई ग्रेड टीयर 2 कहा जाता था, लेकिन वास्तव में निम्न ग्रेड टीयर 2 थी। ये सभी चीजें लियो जेंगमिन की थी, अपने दम पर पता लगाना था। इस स्टेज स्लिप की विरासत कहीं ज्यादा व्यापक थी। इसमें 5 हाई ग्रेड टीयर 2 पे फॉर्मूले और 2 लो ग्रेड टीयर 3 पे फॉर्मूले शामिल थे। इसने लियो परिवार को काफी समृद्ध किया, विरासत को काफी समृद्ध किया और लियो जेंगमिन को अपनी कीमिया के लिए एक स्पष्ट दिशा मिली। भविष्य में शेष वस्तु एक उच्च श्रेणी की टीयर 2 आध्यात्मिक प्लांट विरासत थी, जो लियो परिवार की उक्त आध्यात्मिक प्लांट तकनीकों का पूरक थी। आध्यात्मिक रोपण तकनीक उसके लिए साधक के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, लेकिन एक साधना परिवार के लिए यह अलग थी। इसमें विभिन्न साधना पद्धतियों, आध्यात्मिक पौधों की साधना पद्धतियों तथा आध्यात्मिक बीजों को संकुचित करने की विधि का उल्लेख किया गया है, जो आध्यात्मिक मूल की लकड़ी की खेती के लिए एक अधिक सशक्त विधि प्रदान कर सकती है। आध्यात्मिक पौधों के रोपण को अनुबंधित करने के लिए इसने बीज को साधक के साथ बढ़ने दिया, बीज संवर्धन की प्रक्रिया से गुजरा और बीज को साधक को आध्यात्मिक शक्ति वापस देने दिया, जिससे सफलता का कार्य प्राप्त हुआ। इसने सीधे तौर पर लियो जेंगमिन परिवार को सीधे तौर पर एक बहुत ही उत्कृष्ट गुप्त विधि प्राप्त हुई, लेकिन इसके लिए एक लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ और एक आध्यात्मिक रोपणकर्ता बनने की आवश्यकता थी। लियो जेंगमिन ने इस गुप्त कला को सुखद आश्चर्य से देखा। संयोग से उसके पास ये लकड़ी की आध्यात्मिक जड़ थी और उन्होंने 2 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का संवर्धन किया। वे एक आध्यात्मिक रोपणकर्ता भी थे, इसलिए वे साधना कर सकते थे। एक आध्यात्मिक पौधा, इसलिए साधक ने लियो जेंगमिन को सचमुच एक बड़ा सरप्राइज दिया। परिवार के पास 4 बैंगनी हवेली साधना तकनीकें थी। शेष पृथ्वी गुण साधना तकनीक लियो जेंगमिन के क्षेत्र को व्यापक बना सकती थी। वर्तमान में लियो जेंगमिन की अग्नि लकड़ी वेतवारी एक तक लगान मान लगाया गया था, आधार स्थापना केवल वही की हुई थी। इसके बाद उसे अग्नि गुण और काष्ठ गुण साधना तकनीक की आवश्यकता थी और वही की हुई थी। इसके बाद उसे संदर्भ के लिए लियो जेंगमिन ने ये सभी चीज स्लिप सौंप दी। कबीर प्रमुख और ग्रैंड अंकल को सुखद आश्चर्य हुआ। लियो शेंगशेन ने कहा, जेंगमिन तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा कैसे है कि ये चीज स्लिप तुम्हारे लिए इतने उपयुक्त है। परिवार तुम्हारे अच्छे भाग्य से लाभान्वित हो रहा है और मैं भी तुम्हारे अच्छे भाग्य से लाभान्वित हो रहा हूं। लियो शेंगशेन ने जल और स्वर्ण की एक विगुण आध्यात्मिक जड़ की साधना की, जिसमें जल गुण का अनुपात अधिक था। इसलिए उन्होंने परिवार की जल गुण साधना तकनीक की साधना की, जिसे नींव स्थापना की पूर्णता तक साधना जा सकता था, तक विकसित किया जा सकता था। इस स्पष्ट कला ने उन्हें वह सब प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। बैंगनी हवेली साधना तकनीकों में आधार स्थापना साधना तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति होगी और आध्यात्मिक स्रोत को महसूस करने की अधिक आशा होगी। यदि कोई बैंगनी हवेली में प्रवेश करने के बाद भी आधार स्थापना साधना तकनीकों का अभ्यास जारी रखता है तो फिर बैंगनी हवेली का कृषक की साधना धीरे-धीरे बढ़ेगी, जैसे छोटा घोड़ा एक बड़ी गाड़ी खींच रहा हो और आंतरिक जादुई शक्ति की समान स्तर वालों की तुलना में 3 अंक कमजोर होगी। दूसरी ओर लियो शेंगफेन ने परिवार की लकड़ी कला को विकसित किया। इस बार उसे विकसित करने के लिए एक आध्यात्मिक पौधा भी मिल गया। के लिए एक आध्यात्मिक पौधा भी ढूंढ सकता था, जो उसकी साधना में सफलता पाने या किसी सहायक की साधना के लिए एक अच्छा विकल्प होता। विरासत को त्यागने के बाद सभी संस्थापक स्थापना साधक एकांत साधना में लौट आए। ऐसा लग रहा था कि वे एक साल बाद चांदनी बाजार सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोगों को जाना तो था ही। इस बार 2 आधार स्थापना साधकों को जाना चाहिए। परिवार की रक्षा के लिए 2 आधार स्थापना साधकों को रहना होगा। यहाँ तक कि चांदनी बाजार भी अपनी रक्षा के लिए एक आधार स्थापना साधक नहीं भेज सकता। केवल चांदनी की शोधन साधक ही इन दिनों को पार करने के लिए संरचना को सक्रिय कर सकते हैं। इस बार लियो शेंगफेन लियो जेंगमिन को ले जाएगा, जबकि लियो शेंगशेन और लियो हुआ परिवार में एकांत खेती में रहेंगे और कबीर प्रमुख लियो शिवान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। लियो जेंगमिन मूल रूप से इस चांदनी मार्केट शेयर मीटिंग में नहीं जाना चाहते थे, खासकर जब से लियो शिवान पर मेंशन में सेंध लगाने की प्रक्रिया में था। हालांकि लियो शेंगफेन और लियो शेंगशेन ने कहा, इस बार हम उसे अन्य परिवारों के आधार स्थापना साधकों से मिलवा सकते हैं, जिसका अर्थ है उस मंदिर में प्रवेश करना। इससे ये भी पता चलता है कि लियो परिवार में 5 आधार स्थापना साधक हैं, जिससे हमें अधिक शेयरों का दावा करने की अनुमति मिलती है। वे 3 दिन पहले ही चांदनी मार्केट पहुंच गए थे। पिछली बार वे बहुत जल्दी में निकल गए थे। इस बार लियो शेंगफेन को कुछ काम निपटाने पड़े। लियो जेंगमिन ऐसे परिवार में कभी दखल नहीं देते थे, मामलों में कभी दखल नहीं देते थे। मूल रूप से पुराने कबीले प्रमुख का पद लियो जेंगमिन को सौंपने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लियो जेंगमिन ने इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि वे ऐसे मामलों को संभालने में अच्छे नहीं हैं और उनकी वर्तमान साधना के सभी पहलू बहुत समय लेने वाले हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में इन कामों को करने की ऊर्जा नहीं है। इसलिए कबीले प्रमुख का पद लियो हुआ को सौंपने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके लिए लियो शिवान तक इंतजार करना होगा। एकांत साधना से बाहर नहीं आ जाता। 3 दिन तेजी से बीत गए। बाजार हिस्सेदारी की बैठक 10 फुटबॉल मैदानों जितनी बड़ी जगह पर बाजार प्रबंधन कार्यालय के पीछे एक मंडप में आयोजित की गई थी। लियो शेंगफेन और लियो जेंगमिन परिवार के लगभग 10 की शोधन साधकों के साथ इस मंडप में आए। यूतियान संप्रदाय और चू परिवार दोनों ने एक आधार स्थापना साधक को भाग लेने के लिए भेजा, क्योंकि उन्होंने भी इस बाजार से आत्मरत्न का आदान प्रदान किया था। लियो शेंगफेन ने सभी को अंदर ले जाने के बाद लियो परिवार का स्थान ढूंढा और क्यों शोधन साधकों को आराम करने के बाद लियो जेंगमिन को वहां ले गए जहां सभी फाउंडेशन स्थापना साधक थे। अंदर जाने पर वहां पहले से ही आधार स्थापना साधक प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका नेतृत्व एक यूतियान संप्रदाय साधक कर रहा था, जो हरे वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी साधना पहले ही आधार स्थापना के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद चू परिवार का था, आधार स्थापना साधक था, जो काले वस्त्र पहने था और जिसकी साधना भी आधार स्थापना के 6वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। लियो शेंगफेन ने लियो जेंगमिन को उनके सामने लाया और उनका परिचय देते हुए कहा, साथी तावा दिखाओ, यह मेरे लियो परिवार का कनिष्ठ लियो जेंगमिन है। मैं उसे उसकी क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए लाया हूं। इस यूतियान संप्रदाय साधक का नाम झाओ कियान था, जो यूतियान संप्रदाय द्वारा रक्षा के लिए भेजा गया एक साधक था, चांदनी बाजार की था। इस साझाकरण बैठक का आयोजन उसने और चू परिवार के चुनिंदे व्यक्तियों ने किया था। झाओ कियान ने देखा और कहा, दावा लियो बहुत विनम्र है। इस युवा मित्र ने इतनी कम उम्र में इतनी साधना की है, उसका भविष्य असीम है। लियो जेंगमिन ने ये सुना और कहा, वरिष्ठ झाओ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मुझे ये साधना पूरी तरह से परिवार की पूर्ण साधना के कारण प्राप्त हुई है। आपके विपरीत जो पहले ही पहुंच चुके हैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 8 लेवल, यू हैव होप ऑफ ब्रेकिंग थ्रू टू पर्पल मैंशन इन द फ्यूचर। झाओ कियान ने ये सुना और देखा कि लियो जेंगमिन जो इतने युवा और इतने संस्कारी थे, इतने विनम्र भी थे। उन्हें भी लगा कि इतने विनम्र थे। उन्हें भी लगा कि लियो जेंगमिन हर एक चांस ऑफ ब्रेकिंग थ्रू टू पर्पल मैंशन इन द फ्यूचर। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, आप और मैं अब साधना के एक ही स्तर पर हैं। मुझे बस साथी दावा कहिए, मुझे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहिए, मुझे वरिष्ठ पर्पल मैंशन इज नॉट दैट इजी टू ब्रेक थ्रू टू, आई स्टिल नीड टू वर्क हार्ड। इस दौरान लियो जेंगमिन ने वहां मौजूद हर एक आधार स्थापना साधक से भी मुलाकात की। बाकी 3 साधक यूं परिवार से थे, एक महिला साधक यूं यूनियन थे। फाउंडेशन स्थापना में 7वें स्तर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 4th लेवल एंड यूं हेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 1st लेवल। गीत का गीत यूनियन परिवार की सॉन्ग यूनियन के सॉन्ग यूनियन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 6th लेवल कल्टीवेशन एंड सॉन्ग यूनियन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 1st लेवल। सूर्य परिवार की सूर्य पानो फाउंडेशन स्थापना तीसरे स्तर के साथ
2 घंटे बाद विभिन्न परिवारों से साधक की बात आए। किन परिवार 5 आधार स्थापना साधकों को लेकर आया, किन वन आधार स्थापना के 7वें स्तर पर, किन वन आधार स्थापना के 5वें स्तर पर, किन वन आधार स्थापना के 4थे स्तर पर, किन वन आधार स्थापना के 2रे स्तर पर, किन निवानेशन और आधार स्थापना के 3रे स्तर पर, किन निवान लोग। फर्स्ट लेवल ये परिवार 5 आधार स्थापना साधक लेकर आया। ये लिंक्डइन आधार स्थापना 9वें स्तर पर, ये लिंक्डइन आधार स्थापना 7वें स्तर पर, ये लेन आधार स्थापना 5वें स्तर पर, ये लिंक्डइन और आधार स्थापना के 3रे स्तर पर लेकर आने के पहले स्तर। अंततः लियो परिवार से 2 फाउंडेशन स्थापना साधक थे। लियो दाऊयान आधार स्थापना 6थे स्तर पर और आधार स्थापना 4थे स्तर पर लियो शेनो। कुल 20 आधार स्थापना साधक अंश वितरण में भाग ले रहे थे। स्पिरिट स्टोन का वितरण साधना के स्तर के आधार पर किया गया था और जो भी आधार स्थापना साधक नहीं पहुंचे उनके अधिकार आदि कर दिए गए। अध्यायों का योगदान 70% है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। उदाहरण के लिए लियो परिवार के 3 फाउंडेशन स्थापना साधक जैसे लियो जेंगमिन जो उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें उपस्थित लोगों के मुकाबले केवल आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ और केवल वे साधक जिन्होंने फाउंडेशन स्थापना समारोह आयोजित किया था वितरण के लिए पात्र थे। छिपे हुए फाउंडेशन स्थापना साधकों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यदि लियो जेंगमिन इस बिजली वितरण बैठक में शामिल नहीं होते तो उन्हें कोई शेयर नहीं मिलता। इन और ये परिवारों जैसे परिवारों में निश्चित रूप से आधार स्थापना साधक सतर्क रहते थे क्योंकि वे बड़े और समृद्ध थे। अन्य परिवारों में संभवतः आधार स्थापना साधक तैयार नहीं थे। यदि कोई शिथिल साधक किसी आध्यात्मिक पर्वत पर आक्रमण करने का साहस करता तो संरचना काफी समय तक टिक सकती थी जो उनके लिए वापस भागने के लिए पर्याप्त समय होता। वितरण साधना स्तर के आधार पर होगा। यदि कोई आपत्ति हो तो उसे उठाया जा सकता है। जो लोग अपने साधना स्तर से ऊपर लड़ सकते हैं वे वन वेव का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य परिवार ने 30 वर्षों से इन दोनों पहलुओं को बनाए रखा है और सूर्य परिवार वर्तमान में एक कठिन दौर से गुजर रहा है क्योंकि उसने आधार स्थापना साधकों की अभिवृद्धि का संवर्धन नहीं किया है। इस वर्ष कई आधार स्थापना साधक उभरे हैं इसलिए तीसरे स्तर के आधार स्थापना साधक के रूप में उनका हिस्सा काफी कम हो जाएगा। फिर लियो जेंगमिन ने ये भी कहा कि वह अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता है। ये दर्शाता है कि वह चौथे स्तर के आधार स्थापना साधक के साथ मुकाबला कर सकता है। उपस्थित लोगों में केवल किन हुआन चौथे स्तर का आधार स्थापना साधक था इसलिए उन्होंने वन वेव किया। वे दोनों वन वेव मंच पर गए और लियो जेंगमिन ने हमला शुरू कर दिया। किन हुआन लियो जेंगमिन की ताकत जानती थी, उसने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। लियो जेंगमिन ने अपनी ज्वाला तलवार क्यूई को अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करते हुए छोड़ दिया। किन हुआन ने उसे रोकने के लिए पृथ्वी गुण ढाल का इस्तेमाल किया। लियो जेंगमिन जानते थे कि यह एक मुकाबला था और उन्होंने अपनी असली ताकत का ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें बस अपने प्रतिद्वंदी के साथ बराबरी तक करना था। किन हुआन ने सीधे लियो जेंगमिन की ओर प्रहार करने के लिए एक पर्वत शिखर जादुई कलाकृति का इस्तेमाल किया। लियो जेंगमिन ने इस आध्यात्मिक शक्ति पर्वत शिखर पर हमला करने के लिए अपनी स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद के प्रभाव को रोकने के लिए अपनी असंख्य लकड़ी फुलहरी ढाल का इस्तेमाल किया। लियो जेंगमिन ये भी जानते थे कि दूसरों को इस दिव्य शक्ति की लालसा से रोकने के लिए अपनी स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार की शक्ति को कम करना है। दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा और दोनों के बीच 100 से अधिक राउंड तक गोलीबारी हुई। बेशक लियो जेंगमिन ने खुद को रोक लिया, उनकी शक्ति लेक फाउंडेशन स्थापना की सीमा तक पहुंच सकती थी जिससे वे लेक फाउंडेशन स्थापना साधक को कुछ समय तक रोक सकते थे। बेशक अगर 7वें स्तर का कोई फाउंडेशन स्थापना साधक अचानक किसी छिपे हुए हमले का शिकार हो जाता तो लेक फाउंडेशन स्थापना साधक को मारने का एक मौका भी था। वो नहीं जानता था कि उसकी प्रतिद्वंदी किन हुआन अपनी ताकत छिपा रही थी या नहीं। इसके बाद कई अन्य लोगों ने भी अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए चुनौती दी जैसे कि ये त्यागे सोम युवानिकिन और किन युवानलों जिनमें से सभी ने तीसरे स्तर के फाउंडेशन स्थापना साधक वरिष्ठ सुन युकाई को चुनौती दी। अंततः महिला साधक के त्यागे ने उत्कृष्ट जल गुण आध्यात्मिक तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए सुन युकाई के साथ बराबरी से लड़ते हुए सफलतापूर्वक चुनौती दी। दूसरी ओर किन युवानलों ने एक विशेष द्वितीय स्तरीय मध्यम श्रेणी 100 ड्रैगन फैन जादुई कलाकृति का उपयोग करके सुन युकाई से मुकाबला किया। हालांकि सोम युवानिकिन अपनी चुनौती में असफल रहा और 20 राउंड में ही हार गया। आखिरकार सुन युकाई एक अनुभवी फाउंडेशन स्थापना साधक था। इन नए उन्नत आधार स्थापना साधकों के अलावा अन्य आधार स्थापना साधकों ने चुनौती नहीं दी। जैसे जैसे कोई ऊपर जाता है प्रत्येक साधना स्तर के बीच का अंतर बढ़ता जाता है और उन सभी को यह आत्मबोध था कि अपने स्तर से ऊपर चुनौती देना इतना आसान नहीं है। खेती के स्तर के अनुसार प्रत्येक परत को समान रूप से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक फाउंडेशन स्थापना परत 4 पर कब्जा करने में सक्षम होती है जिसकी गणना निम्नानुसार की जाती है। ये परिवार के 6 फाउंडेशन स्थापना साधकों का योगदान 10.8% था। किन परिवार के 6 फाउंडेशन स्थापना साधकों का योगदान 8.4% था। लियो परिवार के 5 फाउंडेशन स्थापना साधकों का हिस्सा 7.2% था। लियो परिवार के 3 फाउंडेशन स्थापना साधकों का योगदान 4.8% था। लियो परिवार के 2 फाउंडेशन स्थापना साधकों का हिस्सा 4% था। सोम परिवार के 2 फाउंडेशन स्थापना साधकों का योगदान 2.8% था। सूर्य परिवार के 1 फाउंडेशन स्थापना साधक का हिस्सा 1.2% था। पिछले कुछ वर्षों में कई कल्टीवेटर सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच चुके हैं और कुछ फाउंडेशन स्थापना साधना स्तरों में भी वृद्धि हुई है। 4 लेक फाउंडेशन स्थापना गतिविधि भी हैं और प्रत्येक परिवार के वितरण अनुपात में भी काफी बदलाव आया है। अगले 10 वर्षों तक स्पिरिट स्टोन इसी योजना के अनुसार वितरित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए सन परिवार के स्पिरिट स्टोन हर साल कम होते जा रहे हैं। चांपिंग पर्वत श्रृंखला भी पिछले कुछ वर्षों में बेहतर होती जा रही है और लियो परिवार के पास अभी भी 7% हिस्सेदारी है। हालांकि अगर वो शिवान पर्पल मेंशन तक पहुंच जाता है तो स्थिति अलग होगी। पर्पल मेंशन परिवार सहित इन सभी वितरणों में फेरबदल किया जाएगा। एक बार चांपिंग पर्वत श्रृंखला पर पर्पल मेंशन आ गया तो उनकी आय में काफी कमी आ जाएगी। वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई जबकि कुछ चिंतित थे। बाकी था फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट व्यापार मेले का जो दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में आयोजित हुआ। झाओ कियान मंच पर आया और बोला अब मैं शुरुआत करूंगा। यह एक उच्च श्रेणी का द्वितीय स्तरीय बैंगनी ध्वनि पत्थर, 3 उच्च श्रेणी के द्वितीय स्तरीय स्पष्ट फल और 3 उच्च श्रेणी के द्वितीय स्तरीय हजार का मंजर बांध ताबीज है। मैंने बैंगनी हवेली तक पहुंचने से संबंधित आध्यात्मिक वस्तुओं या उसी स्तर की जल गुण आध्यात्मिक वस्तुओं के बदले में दे रहा हूं। लियो जेंगमिन को उच्च श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का बैंगनी ध्वनि रत्न चाहिए था। उसने जल कमल की गोली की 2 बोतलें निकाली और कहा उस बैंगनी ध्वनि रत्न के बदले में एक बोतल मध्यम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की जल कमल की गोली जो अंतिम आधार स्थापना साधकों के लिए कार्य हो सकती है। झाओ कियान स्पष्ट रूप से लियो परिवार से इस आत्मा की गोली के बारे में जानता था और उसने कहा एक बोतल जल कमल की गोली साथ ही एक अतिरिक्त 1000 आत्मा पत्थर। लियो जेंगमिन ने जवाब दिया समझ गया। यह मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की जल कमल गोली लियो जेंगमिन द्वारा परिवार की निम्न श्रेणी की दूसरी श्रेणी की जल कमल गोली के आधार पर विकसित की गई थी। इसमें उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी के स्वप्न जल कमल के बीजों का उपयोग किया गया था। परिवार का मध्यम श्रेणी का दूसरी श्रेणी का स्वप्न जल कमल उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी के कमल में विकसित हुआ और उसमें कई कमल के बीज उत्पन्न हुए। इनमें से आधे से ज्यादा बीजों का उपयोग उन्होंने तालाब में खेती के लिए किया और बाकी को लियो जेंगमिन ने गोलियों में परिष्कृत किया। जल कमल गोली की एक बोतल की कीमत 4000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन है और एक उच्च श्रेणी की दूसरी दर्जे के बैंगनी ध्वनि पत्थर की कीमत लगभग 6000 स्पिरिट स्टोन है। इसलिए लेन में झाओ कियान को थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन जल गुण वाले साधकों के लिए जल कमल गोली जरूरी स्पिरिचुअल है। इसका प्राथमिक कार्य जल गुण वाले साधकों की आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करना है और यह साधक की आत्मा को भी बढ़ा सकता है जो जल गुण वाले साधकों के लिए बैंगनी भवन तक पहुंचने में बहुत सहायक है। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का इसका प्रभाव गौण है इसलिए झाओ कियान ने तुरंत इस लेन देन के लिए हामी भर दी। ये जल कमल की गोलियां लियो परिवार द्वारा शायद ही कभी बेची जाती हैं, केवल कुछ नीलामी के लिए रखी जाती हैं और ये अत्यधिक मान वाली औषधीय गोलियां हैं। इसके बाद कई साधक अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करने के लिए ऊपर आए। लियो जेंगमिन ने 2 मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की जादुई कलाकृतियां और 2 बोतल जल कमल की गोली के बदले एक उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी की स्पष्ट आत्मा घास और एक उच्च श्रेणी का दूसरी श्रेणी का शुद्ध फल दिया। इसके बाद लियो जेंगमिन मंच पर गए। उन्होंने 3 मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की जादुई कलाकृतियां, मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की जल कमल की गोली की एक बोतल और निम्न श्रेणी की दूसरी श्रेणी की सच्ची सार गोली की 3 बोतलें निकाली। उन्होंने कहा मैं द्वितीय श्रेणी की अग्निगुण वाली आत्मा औषधि या द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक पौधों के बीजों के साथ बदलना चाहता हूं। झाओ कियान ने एक उच्च ग्रेड द्वितीय स्तरीय अग्निवान फूल, एक मध्यम ग्रेड द्वितीय स्तरीय अग्निमज्जा आत्मा मनोरमा और 3 उच्च ग्रेड द्वितीय स्तरीय कांटेदार बेल आध्यात्मिक बीजों का आदान प्रदान एक मध्यम ग्रेड द्वितीय स्तरीय जादुई कलाकृति के लिए किया जो कि लियो जेंगमिन के युद्ध की युक्ति जिसे उसने लूट कर को मार डाला था वह जल विशेषता मन का और जल कमल की गोली की एक बोतल। ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में इस जल कमल की गोली की जरूरत थी लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह पहले से ही बैंगनी हवेली की दलील के करीब था। ट्रू एसेंस की शेष 3 बोतलों में से सन युकाई ने एक बोतल 2 मीडियम ग्रेड द्वितीय श्रेणी के लिए फायर फ्रूट्स के लिए एक्सचेंज किया और शेष 2 बोतलों का आदान प्रदान लेकर आने के और निवानों में किया। वे क्रमशः एक मध्यम श्रेणी द्वितीय श्रेणी फायर एम्बर और 3 निम्न श्रेणी द्वितीय श्रेणी फायर थे। इसके बाद कुछ लोग अदला बदली करने के लिए आगे आए लेकिन लियो जेंगमिन को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। इस आयोजन में उनकी भागीदारी व्यर्थ नहीं हुई, कम से कम उन्हें आध्यात्मिक वस्तुएं तो मिल गई जो उन्हें चाहिए थी और कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं जो उनके लिए उपयोगी नहीं थी उन्हें बेच दिया। और तो और वे 3 में बदली तिथियां ही उन्हें फाउंडेशन स्थापना के तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। जब 31/660 4.7% जब 31/660 4.7% कंटेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchinlab.com 1.0.3 32 अध्याय 32 कबीर का नेता लोशेवान बैंगनी हवेली में सेल लगाता है। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश उसे अपनी आध्यात्मिक वस्तुएं भी मिल गई। उच्च श्रेणी की कांटेदार बेल आक्रमण और रक्षा दोनों कर सकती है जिससे एक अच्छी आध्यात्मिक वस्तु बन जाती है। उसने और लियो शेंगशेन ने एक ले ली और एक अन्य को परिवार में अन्य साधकों के आदान प्रदान के लिए रख दिया गया। वो और लियो शेंगफेंग इस फाउंडेशन स्थापना व्यापार मेले में भाग लेने के बाद चांपिंग मार्केट में एक रात बिताने के बाद वापस लौट आएंगे। इस अवधि के दौरान लियो शिवान अपनी सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया था। आमतौर पर एक फाउंडेशन स्थापना साधक को बैंगनी हवेली तक पहुंचने में 3 महीने से 3 साल तक का समय लगता है और 1 साल से अधिक समय पहले ही बीत चुका था। लियो शेंगफेंग भी चांपिंग मार्केट की रक्षा करने नहीं गया। परिवार की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात थी। निम्नलिखित अवधि में लियो जेंगमिन ने सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना की तीसरी परत को तोड़ दिया जिससे उनकी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उनकी उच्च श्रेणी की शुद्ध युवान फल को 4 उच्च श्रेणी की शुद्ध युवान गोलियों में परिष्कृत किया गया था जिनमें से प्रत्येक आधार स्थापना साधक की साधना को 12 वर्ष तक बढ़ाने में सक्षम थी।
प्रत्येक व्यक्ति को एक गोली की आवश्यकता थी और यह कुछ आध्यात्मिक शक्ति को भी शुद्ध कर सकती थी। यदि लियो झेंगमिन की जलकमल गोली जलगुणित साधकों के लिए इतनी उपयुक्त न होती तो वह शुद्ध युवान कभी प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी उच्च श्रेणी की क्लियर सोल ग्रास, उच्च श्रेणी की क्लियर सोल पावर के लिए मुख्य घटक या निम्न श्रेणी की गैदरिंग सोल के लिए सहायक औषधि के रूप में काम कर सकती थी। उनका मूल उद्देश्य क्लियर सोल पावर आध्यात्मिक वस्तुओं का एक समूह एकत्र करना था, लेकिन 3 औषधीय सामग्रियां मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए परिवार भी उन्हें इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनकी कीमिया रैंक भी आधिकारिक तौर पर उच्च ग्रेड रैंक 2 बन गई। इसके बाद उन्होंने ये 3 शुद्ध युवान गोलियां कई फाउंडेशन स्थापना बुजुर्गों को दी, प्रत्येक के लिए एक। वर्षों से लियो शिंगशिंग लेट फाउंडेशन स्थापना चरण की दलील पर था, इसलिए शुद्ध युवान गोली उसके लिए फाउंडेशन स्थापना चरण में सफलता के लिए एकदम सही थी। लियो शिंगफेंग ने अभी फाउंडेशन स्थापना की छठी परत को भी तोड़ा था और यह औषधीय गोली उसे सीधे फाउंडेशन स्थापना की छठी परत की पूर्णता की ओर धकेल सकती थी। इसके बाद उसे केवल एक फाउंडेशन स्थापना चरण में सफलता के लिए एक औषधीय गोली खोजने की आवश्यकता थी। लियो फुमा ने इन वर्षों में फाउंडेशन स्थापना की दूसरी परत को भी तोड़ दिया और इस औषधीय गोली की औषधीय शक्ति उसे फाउंडेशन स्थापना की तीसरी परत को तोड़ने में मदद कर सकती है, जिससे उसे बहुत कठिन साधना से बचाया जा सकता है। लियो झेंगमिन ने भी इस औषधीय गोली का सेवन किया और उनकी साधना पहले ही आधार स्थापना के चौथे स्तर तक पहुंच चुकी थी। आधार स्थापना के मध्य चरण की अड़चन में उन्हें नहीं रोका, लेकिन उन्होंने अभी इसे मुश्किल से तोड़ा था और इसे परिष्कृत करने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता थी। 3 महीने बाद वह औपचारिक रूप से एकांतवास से बाहर आ गया। अब वह आधार स्थापना के मध्य चरण में था और अपनी युद्ध पद्धति से वह सामान्योत्तर आधार स्थापना साधकों से भी मुकाबला कर सकता था। एकांतवास से बाहर आने के कुछ ही समय बाद दर्जनों मील दूर से आने वाली अग्नि में बैंगनी की धारियों के साथ मिलकर पश्चिमी फीनिक्स पर्वत की चोटी की ओर एकत्रित हो गई। ये देखकर लियो झेंगमिन ने तुरंत परिवार के साधकों को एक संदेश भेजा, जिससे परिवार का उच्च स्तरीय बुद्ध 3 चरणीय गठन सक्रिय हो गया। सभी आधार स्थापना और क्यू शोधन साधक गठन बिंदु पर खड़े हो गए, जिससे परिवार का भव्य गठन सक्रिय हो गया। 3 दिन बाद यह सामान्य घटना धीरे-धीरे गायब हो गई। इस बिंदु पर कबीर प्रमुख लियो शिवान सफल हो गए थे। उन्होंने सफलतापूर्वक बैंगनी हवेली में प्रवेश कर लिया था। अब उन्हें अपनी बैंगनी हवेली साधना को मजबूत करना था, बैंगनी हवेली साधना तकनीक का अभ्यास करना था और आधिकारिक तौर पर प्रथम स्तरीय बैंगनी हवेली साधक बनना था। ये संगठन 6 महीने के लिए सक्रिय रहा, लेकिन पारिवारिक साधक काफी हद तक शांत रहे और अपने कामों में लग गए। केवल कुछ ही आधार स्थापना साधक संगठन में दृढ़ता से बने रहे। आखिरकार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लियो शिवान सफलतापूर्वक एकांतवास से बाहर आ गया। वह काफी जवान लग रहा था, मानो कोई 20 साल का नौजवान हो। हालांकि 500 साल के बैंगनी हवेली के जीवनकाल के साथ वह वास्तव में 180 साल का युवा माना जाता था। लियो झेंगमिन और अन्य 3 लियो शिवान को बधाई देने गए। चारों ने उत्साहित हृदय से कहा, दादाजी बड़े चाचा 18वें चाचा बैंगनी हवेली में सफलतापूर्वक प्रवेश करने और 500 वर्षों के जीवनकाल का आनंद लेने के लिए बधाई। लियो शिवान ने उत्तर दिया, अच्छा, मैंने 6 साल की उम्र में साधना शुरू की थी और अब 170 साल से अधिक उम्र साधना के बाद मैं बैंगनी हवेली तक पहुंच गया हूं और मेरा लियो परिवार भी विकसित हो गया है। लियो शिवान का जन्म 180 साल पहले हुआ था, जब लियो परिवार एक भयंकर ज्वार से गुजर रहा था। 3 आधार स्थापना साधकों और 30 से ज्यादा शोधन साधकों को भयंकर ज्वार का सामना करने के लिए दक्षिणी महान मैदानों में भर्ती किया गया था। दुर्भाग्य से पारिवारिक साधकों को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। न केवल लियो परिवार बल्कि संपूर्ण चांगपिंग पर्वत श्रृंखला को भारी क्षति हुई। उस समय लियो परिवार को सबसे अधिक क्षति हुई, उसके बाद सोम परिवार को और किन परिवार को सबसे कम क्षति हुई, लेकिन फिर भी उनकी क्यू शोधन चरण के नुकसान 10 में से 8 या 9 थे। उस वर्ष लियो परिवार के 3 फाउंडेशन स्थापना साधकों में से केवल 2 ही वापस लौटे और उनमें से एक की वापसी के कुछ वर्षों के भीतर ही मृत्यु हो गई। उस समय परिवार में केवल एक ही गंभीर रूप से घायल मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना साधक था। हालांकि अन्य परिवारों को भी गंभीर चोटें आई, फिर भी उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी। उस समय सोम परिवार में अभी भी एक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक था। ये लियो परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। अगर लियो परिवार के पास कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक नहीं होता तो वे लिए साधक और अन्य परिवार अपनी ताकत वापस पाने और लियो परिवार को विभाजित करने का ये बेहतरीन मौका नहीं छोड़ते। उस आधारशिला स्थापना साधक की आयु भी बहुत कम हो गई थी। हालांकि परिवार के पास आधारशिला स्थापना गोलियां थी, लेकिन कोई भी उन्हें लेने वाला नहीं था। इसलिए परिवार ने उत्तर की शोधन चरण के साधकों का संवर्धन करना शुरू किया, इस आशा के साथ कि पहले एक साधक आधार स्थापना प्राप्त करेगा और फिर महान संरचना और पूर्वज की सहायता से वे लियो परिवार की रक्षा कर सकेंगे, कम से कम परिवार के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकेंगे। दुर्भाग्य से फाउंडेशन स्थापना गोलियां और कई फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तुओं के होने के बावजूद वह अपने फाउंडेशन स्थापना में विफल रहे। जब तक लियो शिवान के आध्यात्मिक मूल का परीक्षण नहीं हुआ, जिससे अभी पृथ्वी पर आध्यात्मिक मूल का पता चला, तब तक अगला कार्य लियो शिवान को साधना नहीं था। लियो शिवान ने परिवार को निराश नहीं किया। वह 24 वर्ष की आयु में क्यू शोधन की पूर्णता तक पहुंच गया। इस समय परिवार ने आधार स्थापना गोलियों का उपयोग नहीं किया, नहीं उन्होंने कई आधार स्थापना आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग किया, केवल अपनी गुदा द्रव्य का एक अंश और एक मज्जा शोधन गोली का उपयोग किया। जहां तक अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रश्न है, लियो परिवार का वह मध्य चरण आधार स्थापना साधक अकेला होने के कारण उन्हें खरीदने में असमर्थ था और उसकी चोटें भी बहुत गंभीर थी। अब वह केवल परिवार की रक्षा कर सकता था। यदि वह युद्ध के लिए निकला तो उसके जीवन के शेष कुछ वर्ष भी समाप्त हो जाएंगे। ये देखकर लियो शिवान सीधे अपनी अमर गुफा में एकांतवास में प्रवेश कर गया ताकि सफलता प्राप्त कर सके। उसकी अमर गुफा आध्यात्मिक क्यू नोड पर स्थित थी। उसने तुरंत अस्थि शोधन की गोली ले ली और नींव स्थापना की तैयारी करने लगा। अंततः अपनी दृढ़ता और अपने परिवार की रक्षा करने के विश्वास पर भरोसा करते हुए उन्होंने सफलतापूर्वक फाउंडेशन की स्थापना की। मध्य चरण आधार स्थापना साधक ने इस स्थिति को देखकर ऊर्जा का अंतिम विस्फोट किया और अपने जीवनकाल के अंतिम कुछ महीनों में उसने लियो शिवान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसे अपने जंगली जादुई कलाकृति, विभिन्न पारिवारिक मामलों और कई बाजार स्थितियों और पारिवारिक बाहरी मामलों के लिए सामग्री तैयार करने में मदद की। स्थिति स्पष्ट करने के बाद एक भव्य स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि लियो परिवार में एक नया स्थापना साधक है। उसने बलपूर्वक सहन किया, ये कहते हुए कि वह भी कुछ और वर्षों तक टिक सकता है। लियो शिवान को कुछ सहायता प्रदान कर सकता है और फिर परिवार में उसकी मृत्यु हो गई। अगले 20 वर्षों तक लियो शिवान ने साधना के लिए आध्यात्मिक क्यू को आत्मसात करने और परिवार के आत्मिक रत्नों को बनाए रखने के लिए निर्माण पेज बनाने के लिए पूरी तरह से खुद पर भरोसा किया। ये परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। उन 20 वर्षों में उनकी साधना केवल एक स्तर बढ़ी। ये जानना जरूरी है कि वह एक क्रियाधारी आध्यात्मिक मूल थे, जिसने लगभग 10 वर्ष बर्बाद कर दिए। बाद में उन्होंने और पूर्वज ने मिलकर 2 मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना के लिए कल्टीवेटर को मार डाला और उसके बाद ही लियो परिवार में सुधार होना शुरू हुआ और उनकी पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि हुई। नींव स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने में उन्हें मुश्किल से 40 साल लग गए। इन वर्षों में उन्होंने परिवार के विकास के लिए अपनी साधना का त्याग कर दिया। नींव स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने के बाद परिवार ने कुछ उत्कृष्ट वंशज भी उत्पन्न किए। लियो शिंगफेंग और लियो शिंगशेंग सबसे प्रमुख थे। मानसवर ने उनके लियो परिवार पर कृपा करना शुरू कर दिया हो। लियो शिंगफेंग के 3 आध्यात्मिक मूल थे और लियो शिंगशेंग के 2 आध्यात्मिक मूल थे। उस समय लियो शिंगफेंग एक प्रतिभाशाली साधक थे जो कि शोधन चरण के दौरान निम्न श्रेणी 2 के आत्मा ताबीज बना सकते थे, जबकि लियो शिंगशेंग परिवार के 2 आध्यात्मिक मूल प्रतिभाशाली साधक थे। दोनों ही परिवार द्वारा पोषित प्रमुख साधक थे और उनकी साधना स्तर समान थे। 33 अध्याय 33 बैंगनी हवेली समारोह। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। उस समय परिवार के भीतर फाउंडेशन स्थापना गोलियों का वितरण एक प्रमुख मुद्दा था। लियो शिंगफेंग का पारिवारिक योगदान उच्च था, जबकि लियो शिंगशेंग के पास अच्छी आध्यात्मिक जड़ी थी और सफलता की उच्च संभावना थी। परिवार के पास फाउंडेशन स्थापना गोलियां खरीदने के लिए अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन या चैनल भी नहीं थे। यह मामला कठिन था और अंत में लियो शिंगशेंग ने अपने दम पर फाउंडेशन की स्थापना की। परिवार की जानकारी के बिना सफलता प्राप्त की। यद्यपि उनकी मेरुदंड क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनकी क्यू और रक्त गंभीर रूप से समाप्त हो गए थे, फिर भी उन्होंने सफलतापूर्वक फाउंडेशन स्थापना हासिल कर ली। केवल उपचार के लिए कुछ कीमती औषधीय गोलियां लेने और ठीक होने के लिए 1 दशक से अधिक समय बिताने की आवश्यकता थी। लियो शिंगशेंग को फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करते देख लियो शिंगफेंग को कोई और चिंता नहीं हुई और वो फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। प्रारंभ में वो फाउंडेशन स्थापना गोली का उपयोग नहीं करना चाहते थे और फाउंडेशन स्थापना को स्वयं ही प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे तभी लिया जब उन्हें असफलता के गंभीर लक्षण दिखाई दिए। यद्यपि वो सफल रहे, फिर भी उन्हें अपनी चोटों से उबरने में कई वर्ष लग गए। इन 2 साधकों द्वारा आधार स्थापना प्राप्त करने के बाद लियो कबीला धीरे-धीरे ठीक होने लगा। 3 फाउंडेशन स्थापना साधकों के साथ लियो कबीले ने भी बाजार में विकास करना शुरू कर दिया। संरचनाएं, जादुई कलाकृतियां और ताबीज बेचकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने स्पिरिट फूड हॉल विकसित किया और परिवार ने अमर खेती की खेती शुरू की, जिससे स्पिरिट मछली, स्पिरिट रेशम की कीड़ों और स्पिरिट बीज प्रजनन जैसे विभिन्न पहलुओं से आय उत्पन्न करना शुरू हुआ। चांगबी मार्केट और चांगबी मार्केट में भी दुकानें बढ़ने लगी और उनका बाजार हिस्सा भी बढ़ गया। अगले वर्षों में लियो शिवान ने साधना पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और पारिवारिक मामलों का प्रबंधन परिवार के बुजुर्गों द्वारा किया जाने लगा, जिसमें लियो शिंगफेंग और लियो शिंगशेंग निर्णय लेते थे। लियो शिवान ने गंभीरता से साधना शुरू कर दी और उसकी साधना का आधार काफी बढ़ गया। उन्होंने कुछ औषधीय गोलियों का उपयोग भी शुरू कर दिया और उन्होंने स्वयं 5 एलिमेंट्स एसेंस व्यवसाय का प्रबंधन भी शुरू कर दिया। जब तक लियो झेंगमिन का जन्म नहीं हुआ और लियो शिवान ने ले फाउंडेशन स्थापना हासिल नहीं की, तब तक लियो कबीला भी धीरे-धीरे 7 फाउंडेशन स्थापना परिवार में से एक से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। परिवार ने एक ले फाउंडेशन स्थापना साधक और 2 मध्य फाउंडेशन स्थापना साधकों के साथ उन्होंने परिवार के महत्वपूर्ण मिशन को पूरा किया और लियो कबीले परिवार को पुनर्जीवित किया। वो व्यक्ति थे जिन्होंने लियो कबीले परिवार की गिरावट को उलट दिया और कदम दर कदम परिवार को वर्तमान बैंगनी हवेली परिवार की स्थिति में विकसित किया। ये कहा जा सकता है कि लियो शिवान के बिना लियो कबीले का 100 साल पहले ही सफाया हो गया होता। ये लियो शिवान ही था जिसने उस कठिन दौर को सहन किया। बेशक इन वर्षों में लियो कबीले ने 3 गोली आध्यात्मिक मूल और 1 बिना आध्यात्मिक मूल का भी उत्पादन किया। लियो शिवान, लियो शिंगशेंग, लियो झेंगमिन और लियो झेंगफेंग। परिवार के विकास में अभी भी काफी संभावनाएं हैं। यदि लियो झेंगफेंग को शामिल किया जाए तो परिवार के पास पहले से ही बैंगनी हवेली और 5 फाउंडेशन स्थापना साधक हैं। फिर लियो शिवान ने कुछ निर्देश दिए और वापस एकांत में चले गए। उसे अभी भी एक बैंगनी हवेली कल्टीवेटर के तरीकों को अपनाने और अपने लाइफ बाउंड खजाने को उन्नत करने की आवश्यकता थी। केवल लाइफ बाउंड खजाने के साथ ही वह अन्य बैंगनी हवेली कल्टीवेटर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। लियो शिवान ने अपनी छत दिव्य शक्ति को बेहतर ढंग से पूर्ण करने के लिए अपने जीवन खजाने को तलवार के आकार में बदलने की योजना बनाई। यद्यपि ये लियो झेंगमिन द्वारा निकाली गई छत दिव्य शक्ति का सबसे कमजोर प्रकार था, फिर भी यह छत दिव्य शक्ति थी। यदि इसे एक अच्छे लाइफ बाउंड ट्रेजर के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पर्पल मेंशन फोर्थ स्टेज कल्टीवेटर की आदि शक्ति प्राप्त कर सकता है। लियो झेंगमिन का कार्य चांगपिंग पर्वत श्रृंखला पर जाकर समुद्र स्थिति की देखरेख करना और बाजार में परिवार के व्यवसाय
गाय की देखभाल करना था।
2 साल बाद लू शिवान ने अपने जीवन में खजाने को परिष्कृत करना पूरा कर लिया और उसे स्वर्गीय सूर्य धरती की अपनी तलवार की दिव्य क्षमता की गहरी समझ प्राप्त हुई। इसके बाद उसे युंगतियान संप्रदाय को रिपोर्ट करना था। युंगतियान संप्रदाय के अंतर्गत सभी अमर साधना बल इसके जागीरदार थे। बेशक केवल बैंगनी हवेली पर बनकर ही वे युंगतियान संप्रदाय की नजर पकड़ सकते थे। यद्यपि चांगपिंग पर्वत श्रृंखला में स्थित फाउंडेशन स्थापना बल भी युंगतियान संप्रदाय के जागीरदार थे, लेकिन युंगतियान संप्रदाय ने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। चांगपिंग मार्केट से होने वाली आय के अलावा फाउंडेशन स्थापना बलों को परिवार के आकार के आधार पर हर 10 साल में एक बार एकत्र किए जाने वाले 800 से 5000 स्पिरिट स्टोन की वार्षिक श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से चांगपिंग पर्वत श्रृंखला में इन फाउंडेशन स्थापना परिवारों की रक्षा हुई, अन्यथा अन्य बैंगनी हवेली व चांगपिंग पर्वत श्रृंखला से होने वाली आय में हस्तक्षेप करेंगे। एक साधक के बैंगनी हवेली साधक बनने के बाद जब तक वे युंगतियान संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र के भीतर हैं, उन्हें युंगतियान संप्रदाय का अतिथि बुजुर्ग बनना होगा। उनकी साधना स्तर के अनुसार अतिथि बुजुर्ग 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी नवजात आत्मा साधकों से मेल खाती है, द्वितीय श्रेणी स्वर्ण कोर साधकों से मेल खाती है और तृतीय श्रेणी बैंगनी हवेली साधकों से मेल खाती है। चाहे पारिवारिक साधक हो या स्वतंत्र साधक, सभी को इस नियम का पालन करना होगा। बेशक आप ऐसा न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तब युंगतियान संप्रदाय आपको निष्कासित कर देगा और आपको कहीं और भेज देगा। बेशक यदि आपके पास आत्मा परिवर्तन की शक्ति है तो यहाँ पर निर्भर है। लू शिवान युंगतियान संप्रदाय के लिए रवाना हुआ। अपनी स्थापना अवधि के दौरान युंगतियान संप्रदाय बाजार की एक चक्कर लगाने में उन्हें 3 महीने से अधिक का समय लगता था। अब एक बैंगनी हवेली साधक के रूप में ये बहुत तेज था। 3 महीने बाद लू शिवान सफलतापूर्वक वापस लौट आया। इस यात्रा में वह सफलतापूर्वक युंगतियान संप्रदाय के तृतीय श्रेणी अतिथि बुजुर्ग बन गए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें युंगतियान संप्रदाय के लिए लड़ना होगा। बेशक युंगतियान संप्रदाय का अतिथि बुजुर्ग बनने के भी अपने लाभ थे, जिसमें हर साल युंगतियान संप्रदाय से एक फाउंडेशन स्थापना गोली खरीदने की क्षमता भी शामिल थी। युंगतियान संप्रदाय में योगदान करने पर युंगतियान संप्रदाय से योगदान अंक भी अर्जित किए जा सकते थे, जिन्हें युंगतियान संप्रदाय से आध्यात्मिक वस्तुओं और विरासतों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। हालांकि योगदान की आवश्यकता सामान्य संप्रदाय साधकों की तुलना में दोगुनी थी। बैंगनी हवेली गतिविधि के बिना चांगपिंग पर्वत श्रृंखला को पिछले जानबूझ के दौरान बहुत नुकसान हुआ। पर्पल मेंशन के निर्णय लेने वाले समूह में कोई न होने के कारण ये फाउंडेशन स्थापना परिवार केवल बड़े तो बेचारी की तरह थे, जो कम इनाम के लिए कड़ी मेहनत करते थे, कुछ पुण्य कमाते थे और बड़े पैमाने पर जानवरों की लहरों की गतिविधियों से अनजान थे, केवल आदेशों का पालन करने में सक्षम थे। तब से एक बैंगनी हवेली गतिविधि के साथ चांगपिंग पर्वत श्रृंखला को आधिकारिक तौर पर चांगपिंग काउंटी नाम दिया गया था और लोग कबीले ने आधिकारिक तौर पर इन फाउंडेशन स्थापना परिवारों का प्रबंधन किया। इसके बाद लू चेंगमिन चांगपिंग पर्वत श्रृंखला में विभिन्न फाउंडेशन स्थापना बलों को पत्र देने गए, जिसमें घोषणा की गई कि लोग कबीला एक बैंगनी हवेली परिवार बन गया है और एक बैंगनी हवेली भव्य समारोह आयोजित करेगा। शेष बड़े क्यूवी शोधन परिवारों को उनके पत्र ने क्यूवी शोधन साधकों द्वारा वितरित किए गए थे। इनके अलावा पर्पल मेंशन चू परिवार को भी पत्र भेजने की आवश्यकता थी। लू चेंगमिन बैंगनी हवेली चू परिवार के पहाड़ी द्वार पर पहुंचे। पर्पल मेंशन चू परिवार की विरासत 1600 वर्षों से अधिक पुरानी थी। वे यांगफान काउंटी में रहते थे और उनके पास एक पर्पल मेंशन कल्टीवेटर, एक पर्पल मेंशन कल्टीवेटर और एक ग्रेट मीडियम ग्रेट स्पिरिट माउंटेन था। लू चेंगमिन ने चू परिवार के कुलपति चू शेंशी से मुलाकात की, जो एक ग्रेट फाउंडेशन स्थापना साधक थे। उन्होंने अपना विजन कार्ड प्रस्तुत किया और भव्य समारोह का निमंत्रण दिया, साथ ही बधाई भी प्राप्त की। हालांकि ये ईमानदारी वास्तविक थी या नहीं, यह निश्चित था। आखिरकार लू कबीले का पर्पल मेंशन परिवार बनना निसंदेह पर्पल मेंशन चू परिवार के हितों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान का कारण होगा। कम से कम चांगपिंग मार्केट में उनके शेयरों का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना होगा और ये दोनों परिवारों के तरीकों पर निर्भर करेगा। अतीत में जब भी चू परिवार बैंगनी हवेली का भव्य समारोह आयोजित करता था, तो चांगपिंग पर्वत श्रृंखला से ये फाउंडेशन स्थापना परिवार उन्हें बधाई देने के लिए जाते थे और हर बार ढेर सारे उपहार लेकर आते थे। हालांकि जब चांगपिंग पर्वत श्रृंखला से एक परिवार साधक ने फाउंडेशन स्थापना हासिल की, तो चू परिवार उपस्थित नहीं हुआ। इस बार चू परिवार उन्हें बधाई देने आएगा। 1 साल और 4 महीने बाद लू शिवान का पर्पल मेंशन उत्सव शुरू हुआ। लू कबीले परिवार के सभी साधक ऊर्जा से भरे हुए थे और उन्होंने बुर्ज के लिए सीधे पहाड़ पर रस्सी मेजें सजाई। लू चेंगमिन इस उत्सव के मुख्य रसोई थे, जो फाउंडेशन स्थापना बलों के मनोरंजन के लिए स्पिरिट भोजन तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। अपने स्पिरिट मीट का कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने ग्रेट फ्लड ड्रैगन मांस का एक व्यंजन तैयार किया, जिसे लू कबीले ने ऊंची कीमत पर खरीदा था। लू चेंगमिन ने इस फ्लड ड्रैगन मांस को पकाने के लिए अपनी सारी चतुराई का इस्तेमाल किया और इसे फ्लड ड्रैगन डबल कुक पोर्ट में बदल दिया। इसके अतिरिक्त वहां कई अन्य द्वितीय श्रेणी के स्पिरिट भोजन भी थे। वह वास्तव में उन व्यंजनों का उपयोग कर रहा था जिन्हें वह अपने पिछले जीवन से जानता था। स्वर्गीय फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में लू शेंगशेंग फाउंडेशन स्थापना साधकों के मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, जबकि वह वाफू मेहमानों की घोषणा करने के प्रभारी थे। अब फ्यूचर एड्स 33/660 5%, 33/660 5%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yourchinlab.com 1.0.3 अध्याय 34 बैंगनी हवेली में लू शिवान की पहली लड़ाई। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। दूसरी ओर लू शेंगफेंग महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते थे और परिवार के मामलों और विभिन्न आपात स्थितियों को संभालते थे। प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां थी। जल्द ही सभी फाउंडेशन स्थापना परिवार बोझ में आ पहुंचे। प्रत्येक परिवार ने बधाई उपहार के रूप में एक तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु भेंट की। फाउंडेशन स्थापना के शिथिल साधक कुछ अपेक्षाकृत मूल्यवान आध्यात्मिक वस्तुएं दिलाई, जबकि कुछ शोधन परिवारों और शिथिल साधकों ने द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं भेंट की। सभी पक्षों के बैठ जाने के बाद चू परिवार से किसान अंततः आ पहुंचे। चू परिवार से वरिष्ठ चू एक उच्च ग्रेड तीसरे दर्जे का नीला पानी शील जादू खजाना प्रस्तुत करता है। लू शेंगशेंग ने घोषणा की क्योंकि उन्होंने चू चांगशेंग को फाउंडेशन स्थापना निजी कमरे में ले जाया। तभी इंद्रधनुषी रोशनी की 2 और किरणें उड़ती हुई दिखाई दी। एक अधेड़ से फूस साधक के युवा फाउंडेशन स्थापना साधक को साथ लाता हुआ दिखाई दिया। लू शेंगशेंग उनका अभिवादन करने गए। ये युंगतियान संप्रदाय से लू चेंगफेंग था। लू शेंगशेंग को देखकर लू चेंगफेंग ने पुकारा, चौथे दादाजी, यह मेरे गुरु गु फेंगशेंग हैं। इस समय लू शिवान भी बाहर आया और बोला, साथी दाओवादी गु, मैं आपसे पहले मिलने आने के लिए क्षमा चाहता हूं। गु फेंगशेंग मुस्कुराए और बोले, मैं युंगतियान संप्रदाय की ओर से बधाई देने और इस लड़की को घर पर लेकर के लिए आया हूं। बोलने के बाद गु फेंगशेंग ने एक तृतीय श्रेणी का निम्न श्रेणी का जादुई खजाना, अग्नि मूर्ति, एक अग्निज्वाला नाव और एक फाउंडेशन स्थापना गोली सौंपते हुए कहा, ये 2 जादुई कलाकृतियां संप्रदाय के बधाई उपहार हैं। फाउंडेशन स्थापना गोली चेंगफेंग द्वारा प्रयुक्त छोड़ी गई थी और यह उनका उपहार है। लू शिवान ने उन्हें उठाकर रख लिया और दोनों को कमरे में ले गया। लू शेंगशेंग ने घोषणा की, 2 तीसरी श्रेणी के निम्न श्रेणी के जादुई खजाने और एक नील स्थापना गोली। कई किसान आश्चर्यचकित थे, ये बहुत मूल्यवान था। गु फेंगशेंग के लिए तीसरी श्रेणी का निम्न श्रेणी का जादुई खजाना कुछ भी नहीं था। वो युंगतियान संप्रदाय एक बैंगनी हवेली नौवीं पर साधक से एक पवन आध्यात्मिक मूल वाला स्वर्ण कोर बीज था। उसे स्वर्ण कोर तक पहुंचने का अवसर पाने के लिए बस सही समय का इंतजार करना था। तीसरी श्रेणी का निम्न श्रेणी का जादुई खजाना बस यही था। दोनों सिफू साधकों ने इस भोजन का भरपूर आनंद लिया। हालांकि यह केवल एक तृतीय श्रेणी का आध्यात्मिक भोजन था, फिर भी इन आध्यात्मिक भोजनों का स्वाद लाजवाब था। इस बार आए साधक बेहद संतुष्ट थे। गु फेंगशेंग ने भी आध्यात्मिक भोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका स्वाद उस चौथी कक्षा के आध्यात्मिक भोजन से भी बेहतर था जो उन्होंने संप्रदाय में चखा था। यह मेहमानों के लिए एक उपयुक्त स्वागत था। आध्यात्मिक भोजन का आनंद लेने के बाद सभी ने आध्यात्मिक क्यू को आत्मसात करने के लिए ध्यान किया। इसके बाद दाव का उपदेश देने की बारी लू शिवान की थी। 600 से ज्यादा साधक फ्यूजन पर बैठे। लू शिवान द्वारा अपने साधना अनुभव समझाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चू चांगशेंग और गु फेंगशेंग लू शिवान के बगल में फ्यूजन पर आंखें बंद करके बैठे थे। लू शिवान ने क्यू शोधन से लेकर बैंगनी भवन तक प्रत्येक क्षेत्र में साधना बाधाओं के बारे में बारीकी से समझाया। साथ ही यह भी बताया कि नींव स्थापना और बैंगनी भवन को तोड़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वास्तव में बहुमूल्य जानकारी से भरपूर था। 14 घंटे के प्रचार के बाद कुछ साधकों के प्रश्न पूछने का समय आ गया। लू शिवान ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया और उसके अनुरूप समाधान भी दिए। अपना उपदेश समाप्त करने के बाद चू चांगशेंग ने कहा, साथी दाओवादी पर्पल मेंशन तक पहुंचने के बाद से मैंने इतने वर्षों में बहुत कम लोगों से लड़ाई की है। क्यों ना हम एक मुकाबला करें। लू शिवान ने एक पल सोचा और फिर मान गया। वह भी अपने युद्ध के तरीकों को परखना चाहता था। इस प्रकार गु फेंगशेंग की गवाही के तहत दोनों पश्चिम फीनिक्स पर्वत से बाहर उड़ गए और 20 किलोमीटर दूर एक पर्वत शिखर पर मुकाबला किया। लू शिवान बैंगनी हवेली की पहली परत पर था, जबकि चू चांगशेंग बैंगनी हवेली की दूसरी परत पर था, जो बैंगनी हवेली की तीसरी परत के करीब था। इस युद्ध में लू शिवान ने आक्रमण की शुरुआत की। उसने अपने जीवन बंधित खजाने को स्वर्गीय सूर्य के समलन वाली अपनी तलवार छत दैवीय शक्ति के साथ मिलाकर 100 झांझ ज्वलंत विशाल तलवार में बदल दिया, जिसने तेजी से चू चांगशेंग पर हमला किया। ये देखकर चू चांगशेंग ने सीधे एक ढाल बढ़ा दी, जादुई खजाना, ताकि ज्वलंत विशाल तलवार को रोका जा सके। हालांकि उसने इस हमले को कम करके आंका। तीसरी श्रेणी का निम्न श्रेणी का जादुई खजाना ज्वलंत विशाल तलवार से सीधे क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखकर लू शिवान ने विशाल तलवार को नियंत्रित किया और उसे पार कर गया। चू चांगशेंग इस हमले से पूरी तरह हतप्रभ रह गया। उसने लू शिवान के हमले की इतनी जोरदार उम्मीद नहीं की थी। उसके पास प्रतिरोध करने का समय नहीं था और उसने एक बार फिर अपने तृतीय श्रेणी के रक्षात्मक जादुई खजाने का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। तीसरी श्रेणी का निम्न श्रेणी का जादुई खजाना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और अब उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस पर चू चांगशेंग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत उस महान तलवार की हमले की सीमा से बाहर निकल गया। फिर चू चांगशेंग ने एक भाला प्रकार के जादुई खजाने का इस्तेमाल किया, जो सीधे सैकड़ों पानी के भालों में बदल गया, प्रत्येक 10 झांझ से अधिक लंबा, और लू शिवान की ओर चला। ये देखकर लू शिवान ने सीधे अपनी ज्वलंत विशाल तलवार से उसे रोक दिया। धुंध के बादल छा गए। हालांकि यह धुंध साधकों के लिए बेकार थी, फिर भी लू शिवान अपने अगले हमले की तैयारी में लग गया। उसने सीधी ज्वलंत विशाल तलवार को अपनी उल्टी तलवार में वापस संकुचित कर दिया और उल्टी तलवार का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया। उल्टी तलवार को देखकर चू चांगशेंग ने तुरंत लू शिवान की उल्टी तलवार को नियंत्रित करने के लिए तृतीय श्रेणी के निम्न श्रेणी के आदिम चुंबकीय कंगन जादुई खजाने को सक्रिय कर दिया। हालांकि लू शिवान की उल्टी तलवार ने स्वर्गीय सूर्य की धरती अपनी तलवार की छत दिव्य शक्ति एकत्रित कर ली थी। हालांकि यह काफी प्रभावित हुई थी, लेकिन इसकी गति काफी धीमी हो गई थी।
चू चांगशेन ने तुरंत अपना तृतीय श्रेणी का जीवन बंधित खजाना एक झंडा निकाला। उसने इस झंडे का इस्तेमाल सीधे तृतीय श्रेणी के जल गुण वाले बाण ड्रैगन को छोड़ने के लिए किया, जो सीधे लू शिवान की उल्टी तलवार से टकराया और उसके चारों ओर कुंडलित हो गया, जिससे उल्टी तलवार नियंत्रित हो गई। अपनी उल्टी तलवार को ऐसी अवस्था में देखकर लू शिवान केवल स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार की उंगली को छोड़ सकता था, जो सीधे जल बाण ड्रैगन को तोड़ देती थी। दोनों ने लगभग 20 राउंड तक और लड़ाई लड़ी। हालांकि लू शिवान को थोड़ी बढ़त हासिल थी, फिर भी कोई भी दूसरे को पूरी तरह से हरा नहीं सका। चू चांगशेन के पास कई जल गुण वाले जादुई खजाने थे, विशेष रूप से एक तृतीय श्रेणी का मध्यम श्रेणी का निचला कछुआ रक्षात्मक जादुई खजाना और एक तृतीय श्रेणी का निम्न श्रेणी का जल ड्रैगन जीवन खजाना। ये जादुई खजाने आक्रमण और रक्षा दोनों प्रदान करते थे, और यहाँ तक कि एक सामान्य बैंगनी हवेली मध्य चरण का साधक भी उसे हरा नहीं पाता। लू शिवान के लिए भी यही सच था। उसकी आक्रमण शक्ति तो ठीक थी, लेकिन उसके पास उपयुक्त रक्षात्मक जादुई कलाकृतियां नहीं थी। वो लड़ने के लिए केवल अपनी उल्टी तलवार के हमले पर ही निर्भर रह सकता था। हालांकि अगर लू शिवान के पास एक अच्छा तृतीय श्रेणी मध्यम श्रेणी का रक्षात्मक जादुई खजाना होता, तो वह दिव्य क्षमताओं से रहित बैंगनी हवेली के मध्य चरण के साधक से बराबरी से लड़ सकता था। वास्तव में किसी व्यक्ति की युद्ध क्षमता के लिए दिव्य क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपनी जीवन में तुरंत तलवार के साथ ही कमजोर छद्म दिव्य शक्ति के साथ भी लू शिवान एक बैंगनी हवेली मध्य चरण के साधक से सीधे तौर पर लड़ सकता था, जिसके पास छद्म दिव्य शक्ति नहीं थी। छद्म दिव्य शक्ति एक अपूर्ण दिव्य क्षमता है। हालांकि इसमें दिव्य क्षमता की कुछ शक्ति होती है, जो निम्न श्रेणी की दिव्य क्षमता की शक्ति के 2, 4, 6 और 8 10वें भाग में विभाजित होती है। लू जिंगमिन की स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार छद्म दिव्य शक्ति का 2/10वां भाग है, लेकिन यह वास्तव में यही नवजात दिव्य क्षमता थी जिसने लू शिवान को आध्यात्मिक स्रोत को समझने की अनुमति दी, जिससे एक ही झटके में बैंगनी हवेली तक सफलता मिली और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। लू जिंगमिन ने अपने ज्ञानों के दौरान आध्यात्मिक स्रोत को समझा और इस छद्म दिव्य शक्ति का निर्माण किया। अब वह इस छद्म दिव्य शक्ति में केवल मामूली संशोधन ही कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्रोत के वास्तविक उद्देश्य को पुनः समझने पर ही उनके पास इस दिव्य क्षमता को पूर्ण करने की संभावना होगी। स्वर्ण कोर साधक जो आध्यात्मिक स्रोत के सच्चे उद्देश्य को समझते हैं और कुछ प्रतिभाशाली सिर्फ साधक अपनी साधना के आधार पर दिव्य क्षमताएं उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि कई लोग दिव्य क्षमता का निर्माण पूरा नहीं कर पाते, जो बाद में एक छद्म दिव्य शक्ति बन जाती है। सामान्यतः सिर्फ और गोल्डन कोर साधक छद्म दिव्य शक्तियों या निम्न श्रेणी की दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नवजात आत्मा और आत्मा परिवर्तन तक पहुंचने पर वे मध्यम श्रेणी की दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शून्य शोधन और दाव संबंध साधक उच्च श्रेणी की दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें महान दिव्य क्षमताएं भी कहा जाता है। बेशक कुछ प्रतिभाशाली साधक ऐसे भी होते हैं जो अपने क्षेत्र से परे दिव्य क्षमताओं का सफलतापूर्वक विकास कर सकते हैं, जैसे कि बैंगनी हवेली के अंतिम चरण के साधक जो मध्यम स्तर की दिव्य क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, या नवजात आत्मा के अंतिम चरण के साधक जो महान दिव्य क्षमताओं तक पहुंच सकते हैं। ये सभी साधारण प्रतिभाशाली साधक हैं। अब फ्यूचर विज्ञापन 34/660 5.2%, 34/660 5.2%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yoga.com 1.0.335 अध्याय 35 यात्रा। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। इनमें से अधिकांश साधकों के पास एक विशेष प्रकार का दाव शरीर होता है, जिनमें से आधे प्राकृतिक रूप से जन्मे होते हैं और शेष आधे साधक होते हैं जो पुनर्जन्म और पुनः साधना से गुजर चुके होते हैं। बेशक कुछ अर्जित दाव निकायों की भी खेती की जा सकती है। साधक पुनर्जन्म से गुजर सकते हैं जब उनकी साधना नवजात आत्मा तक पहुंच जाती है, जबकि आत्मा परिवर्तन साधक और उससे ऊपर के साधक संप्रदायों और मित्रों के मार्गदर्शन के साथ पुनर्जन्म से गुजरते हैं। पुनर्जन्म से गुजरने वाले नवजात आत्मा साधकों में असाधारण रूप से अच्छी आध्यात्मिक मूल योग्यता होती है। यदि किसी आत्मा परिवर्तन साधक को नियम की गहरी समझ है, तो पुनर्जन्म के बाद उनके दाव शरीर बनने की संभावना होती है और शून्य शोधन साधक दाव शरीर होने चाहिए। इन दाव निकायों का एक बड़ा हिस्सा स्वनिर्मित दिव्य क्षमताएं रखता है। दाव निकायों में अंतर्निहित दिव्य क्षमताएं होती हैं और जब तक उन्हें कोई शक्तिशाली दिव्य क्षमता नहीं मिलती, तब तक दाव निकाय के लिए अनुकूल कोई भी दिव्य क्षमता उतनी अच्छी नहीं होगी। लड़ाई के बाद दोनों अपनी चर्चा जारी रखने के लिए लोग कबीले में लौट आए। 2 घंटे बाद सभी लोग कबीले से चले गए। चू चांगशेन और लू फेंगशेन अपने अपने परिवारों और संप्रदायों में लौट गए। हालांकि लू जिंगफेंग परिवार के साथ ही रहे, क्योंकि परिवार के कई काम निपटाने थे और परिवार के पास इस समय आत्मा रत्नों की कमी थी। लू जिंगफेंग 8 साल की उम्र में यूटियान संप्रदाय में गए थे, तब से लगभग 30 साल बीत चुके थे और वे वापस नहीं लौटे। परिवार उन्हें हर कुछ सालों में केवल कुछ आत्मा रत्न और पारिवारिक विशेषताएं बेचता था। ये द्वंद्व चू परिवार द्वारा लू कबीले की ताकत का परीक्षण करने का एक तरीका भी था, ये देखने के लिए कि लू शिवान कितना मजबूत था ताकि वे चांदनी बाजार में शेरों का बेहतर आवंटन कर सके। अगले साल बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा। स्थानीय पर्पल मेंशन परिवार होने के नाते लू कबीले को सबसे बड़ा हिस्सा लेना था, लेकिन इसके लिए चू परिवार को 3 लाख स्पिरिट स्टोन देने होंगे, जो चांदनी मार्केट में चू परिवार का शुरुआती निवेश था। इसके अतिरिक्त पारिवारिक आध्यात्मिक शिरा का उन्नयन भी हुआ। लू कबीले की आध्यात्मिक शिरा अभी भी 2 उच्च श्रेणी की थी और इस आध्यात्मिक शिरा पर साधना करने से लू शिवान की साधना धीरे-धीरे बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वह अपने वर्तमान स्तर को भी मुश्किल से बनाए रख पा रहा था। इस आध्यात्मिक शिरा उन्नयन के लिए आवश्यक आत्मा रत्न भी 3,60,000 होंगे, जो एक बड़ी राशि थी। इस अवधि के दौरान लू शिवान ने चांदनी बाजार में साधना करने की योजना बनाई, क्योंकि लू कबीले की आध्यात्मिक शिरा को प्रतीक्षा करनी होगी। 6 महीने बीत गए। लू जिंगमिन इन दिनों अपनी नेचर मैजिकल आर्टिफैक्ट को टियर 2 मीडियम रेंज में अपग्रेड कर रहा था। उसकी 3 ज़ीरो स्पाइडर भी गहरी नींद में सोने लगी। टियर 2 लेवल 20 में पहुंचने की कगार पर। कुछ और दिन बीत गए और लू जिंगमिन को चांदनी मार्केट जाना पड़ा। परसों चांदनी मार्केट के शेयरों में बदलाव था। इन दिनों लू शिवान ने ताइवान मंडप में एक या 3 लोग मैजिक ट्रेजर खरीदा था और उसे 3 लाख स्पिरिट स्टोन सफलतापूर्वक इकट्ठा करने के लिए कुछ पारिवारिक आध्यात्मिक वस्तुओं की भी आवश्यकता थी। चू चांगशेन 2 फाउंडेशन स्थापना साधकों के साथ पहुंचे, साथ ही कई अन्य परिवारों के फाउंडेशन स्थापना साधकों के प्रतिनिधि भी आए। लू शिवान ने विशेष रूप से यूटियान संप्रदाय से एक बैंगनी हवेली के बुजुर्ग को शेयर वितरण बैठक में उनका प्रतिनिधित्व करने और इसकी कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया। लू शिवान मंच पर गए और सीधे कहा, अब से मेरा लू कबीला चांदनी काउंटी का बचाव करने वाला परिवार होगा। वर्तमान में चू परिवार अभी भी चांदनी बाजार के सबसे बड़े हिस्से पर हावी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब हमारा लू कबीला चांदनी बाजार के कुछ शेयरों को पुनः प्राप्त करना चाहता है। चू चांगशेन ने सुना और कहा, हमारा परिवार आपके लू कबीले को 10% शेयर सौंप सकता है। लू शिवान ने ये सुना और कहा, 10% बहुत कम है, कम से कम 20% आवश्यक है। कुछ सौदेबाजी के बाद चू परिवार ने अंततः 1.5वां हिस्सा ले लिया, जो उचित था क्योंकि लू कबीले ने पहले से ही चू परिवार के इरादों का अनुमान लगा लिया था। इसके बाद विभिन्न परिवारों के बीच शेयरों का वितरण किया गया। यूटियान संप्रदाय के पास 30%, पर्पल मेंशन चू परिवार के पास 15% हिस्सेदारी थी। लू कबीले के पास 25% हिस्सा था और शेष 30% फाउंडेशन स्थापना परिवारों के बीच वितरित किया गया। वितरण के बाद लू जिंगमिन ने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया और अनुभव प्राप्त करने के लिए परिवार छोड़ दिया। उन्होंने कई वर्षों से परिवार से बहुत दूर जाने का साहस नहीं किया था। 30 वर्षों से भी अधिक समय से उन्होंने चांदनी काउंटी नहीं छोड़ी थी और फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने के बाद भी उनके पास वहां जाकर अनुभव प्राप्त करने का समय नहीं था। इन वर्षों में पारिवारिक कार्य बहुत अधिक थे। आध्यात्मिक शिराएं, नीलामी, संरचनाओं का रखरखाव, इन सभी में बहुत समय लगता था और इसलिए अब तक इसमें देरी हो रही थी। अब जब परिवार के पास पर्पल मेंशन गतिविधि था तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब तक वे इसे व्यवस्थित रूप से बनाए रखते, परिवार और भी बड़ा होता जाता। लू जिंगमिन ने जरूरी सामान तैयार किया और यूटियन बाजार का अनुभव करने के लिए निकल पड़े। यूटियन बाजार यूटियान संप्रदाय का सबसे बड़ा बाजार है और यूटियन बाजार के नीचे एक 4 मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा है। 3 महीने से अधिक समय तक उड़ान भरने, आराम करने और 4 काउंटियों से गुजरने के बाद वह अंततः यूटियन मार्केट पहुंचे। ये यूटियन बाजार चांदनी काउंटी के चांदनी बाजार से कहीं बड़ा था, कोई तुलना नहीं थी। लू जिंगमिन ने यूटियन बाजार में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही उन्होंने आधार स्थापना साधना स्तर पर कई साधकों को देखा। यह एक ऐसा वर्ग था जो चांदनी बाजार में नहीं पाया जाता था। यूटियन संप्रदाय में आधार स्थापना बहुत आम थी। लू जिंगमिन यूटियन बाजार में लू कबीले के एक जनरल स्टोर में आए जो परिवार का था। यूटियन बाजार में बसने के बाद लू शिवान ने इसे किराए पर लिया था। उन्हें एक जगह बनाने की जरूरत थी और घर किराए पर लेने से उन्हें परिवार की कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं और विशेष वस्तुएं बेचने और लू कल्टीवेटर से कुछ स्पिरिट मेडिसिन प्राप्त करने का भी मौका मिला। इन वर्षों में लू कबीले के जनरल स्टोर ने भी कुछ स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे। लू कबीले ने अब यूटियन मार्केट में पैर जमा लिया था। इन वर्षों में इसकी रखवाली 47वें चाचा लू वुनियन और लू वोलन कर रहे थे, जो क्रमशः किवी शोधन के 9वें स्तर और किवी शोधन के 7वें स्तर पर थे। इसके बाद लू जिंगमिन यूटियन बाजार में लूज कल्टीवेटर की दुकान पर गए, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें कोई सस्ता सामान मिल सकता है। एक लूज कल्टीवेटर स्टॉल पर उसे वाकई कुछ अच्छा मिला। उसने कुछ स्पिरिट स्टोन खर्च करके 1 या 3 मीडियम ग्रेड आध्यात्मिक वस्तु खरीदी जो काफी सस्ती थी और साथ ही कुछ दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन भी उचित दाम पर खरीदी। यूटियन संप्रदाय बाजार से निकलकर लू जिंगमिन बैवान काउंटी गए। वो कई वर्षों से विभिन्न स्थानों की यात्रा करना चाहते थे। 3 साल बाद लू जिंगमिन दक्षिण पूर्व दिशा में पिंगयान काउंटी में थे। चांगपिंग काउंटी की तरह पिंगयान काउंटी का भी अभी विकास हुआ था। वो पिंगयान काउंटी के दक्षिण पूर्व दिशा में एक पहाड़ पर थे। ये पहाड़ एक सक्रिय ज्वालामुखी था और ज्वालामुखी के नीचे एक या 3 नदी शिरा थी। हालांकि ज्वालामुखी बहुत बार फटता था। लू जिंगमिन यहाँ ये देखने आए थे कि क्या ज्वालामुखी विस्फोटों से जमीन से कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं निकल सकती हैं। कई साधक यहाँ तैनात थे, आकाश से आध्यात्मिक वस्तुओं के गिरने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लू जिंगमिन ज्वालामुखी के क्षेत्र में दाखिल हुए, ज्वालामुखी सीधे फट गया और हवा में बिखरी आध्यात्मिक वस्तुएं हर जगह दिखाई देने लगी। लू जिंगमिन ने भी अपनी ओर उड़ते हुए कई टुकड़े देखे। वो अपनी तलवार पर उनका देखने लगा और पाया कि वही फायर क्रिस्टल का एक टुकड़ा था। उसने तुरंत उसे एक तरफ रख दिया और दूसरी जगह उड़ गया जहां से 1 या 2 मीडियम ग्रेड पिघला हुआ फायर स्टोन मिला। हालांकि उसका ग्रेड बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा था जिसका वजन एक टन था। लू जिंगमिन फिर दूसरी जगह पर गए तो देखा कि 3 आधार स्थापना साधक आपस में लड़ रहे हैं। एक आधार स्थापना 6ठे स्तर का साधक और एक आधार स्थापना 4थे स्तर का साधक, एक आधार स्थापना 5वें स्तर की महिला साधिका पर हमला कर रहे थे। लू जिंगमिन मदद करने नहीं गए, वो पहले स्थिति का जायजा लेना चाहते थे।
आधार स्थापना महिला साधक अपनी भाव में वीरता के भाव और सौम्य भाव के साथ दो हरी वस्त्रधारी मध्य आधार स्थापना साधकों से लड़ी, फिर भी बढ़त बनाए रखी। उसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए अपने द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की रक्षात्मक जादुई शिल्प और जनकालीन जादुई शिल्प का इस्तेमाल किया। लियो झेंगमिन ने तुरंत पहचान लिया कि इस महिला साधक के पास छद्म दिव्य शक्ति है और उसकी जनकालीन जादुई शिल्प और छद्म दिव्य शक्ति का संयोजन एक उत्तर आधार स्थापना साधक की स्तर तक पहुंच गया। उसकी जल ड्रैगन कला, उसकी नेचर जादुई कलाकृति जल संग्रह मंत्र के साथ संयुक्त भयंकर शक्ति के साथ निष्पादित की गई, जिसने सीधे दो मध्य फाउंडेशन स्थापना साधकों को दबा दिया। ये देखकर कि वे कोई लाभ नहीं उठा सकते, दोनों आधार स्थापना साधक तुरंत अपनी तलवारें लेकर भाग गए। दक्षिण पूर्व में रहने वाले साथी ताओवारी आपका छिपने की योजना बना रहे हैं। उसने स्पष्ट आवाज में कहा, कब फ्यूचर एड्स च 35/660 5.3% च 35/660 5.3%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें, बदलावकालीन सेवक की नीति गोपनीयता नीति की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR lab.com 1.033 अध्याय 36 शहर। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। लियो झेंगमिन तुरंत बाहर आए और माफी मांगते हुए कहा, साथी ताओवारी, मैं माफी मांगता हूं। मैंने आपकी असाधारण युद्ध क्षमता देखी, जिसमें आपने दो फाउंडेशन स्थापना साधकों को दबा दिया था, इसलिए मैंने कुछ अतिरिक्त नजरें देखी। कृपया इसका बुरा न मानें, हम चूंकि आप ठीक हैं, आप जा सकते हैं, उसने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने लावा चट्टान को एक तरफ रख दिया। शोधन के बाद इस लावा चट्टान की कीमत लगभग 15,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर होगी। इसे एक तरफ रखकर और अपनी बात कहते हुए वह सीधे अपनी तलवार पर सवार होकर ज्वालामुखी में और गहराई तक उड़ गई। ये देखकर लियो झेंगमिन भी ज्वालामुखी में गहराई तक उड़ गया, लेकिन महिला का जीवित की तुलना में एक अलग दिशा में। ज्वालामुखी में कई दो आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त करने के बाद वह गहराई नहीं गई। गहरे हिस्से बैंगनी हवेली और अग्निगुण वाली याओ बीस की लड़ाई से भरे हुए थे। ये देखकर लियो झेंगमिन वहां से चला गया। उसने लिंगन क्षेत्र के सबसे बड़े दुष्कृषक बाजार जाने की योजना बनाई। कुछ हीरे साधक जो परिवार स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है, वे आध्यात्मिक शिलाओं वाले स्थानों पर आत्मा पत्थर और आत्मा औषधि इकट्ठा करने के लिए बाजार बनाते हैं। ये स्थान दुष्ट साधक बाजार है। हालांकि केवल बैंगनी हवेली साधक ही ऐसा बाजार बना सकता है। एक आधार स्थापना साधक पर आधार स्थापना परिवारों द्वारा अत्याचार किया जाएगा। बैंगनी हवेली पहुंचने और युक्तियान संप्रदाय में अतिथि बुजुर्ग के रूप में शामिल होने के बाद ही कोई युक्तियान संप्रदाय के वत्सल तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवरों को मार सकता है, तृतीय श्रेणी के आध्यात्मिक शिलाओं पर कब्जा कर सकता है और एक बाजार स्थापित कर सकता है। इसके अलावा दुष्कृषक गठबंधन भी है, जिसकी स्थापना शुरू में 3 स्वर्ण कोर मुक्त कृषकों द्वारा की गई थी और अब इसमें धीरे-धीरे 9 स्वर्ण कोर कृषक और 100 से ज्यादा बैंगनी हवेली कृषक शामिल हो गए हैं। ये दक्षिणी सीमा के पास युक्तियान संप्रदाय, खूदे संप्रदाय और क्यू परिवार के निकट स्थित है और अब लगातार हिंदुआन पर्वत की ओर विस्तार कर रहा है। दुष्ट साधक गठबंधन भी पिछले कुछ वर्षों में बड़ा हो गया है। उनकी बैंगनी हवेली और नीच स्थापना शक्ति पहले से ही अन्य 3 संप्रदाय की आंतरिक शक्तियों से अधिक है, केवल उनके उच्च स्तरीय नवजात आत्मा साधकों की संख्या कम है। हालांकि ये तीनों परिवार हाल के वर्षों में दुष्कृषक गठबंधन का भी दमन कर रहे हैं। आखिरकार पाई इतनी बड़ी है और हर कोई विकास करना चाहता है। फिर भी तीनों परिवारों की नवजात आत्मा शक्तियों की तुलना दुष्ट साधक गठबंधन से नहीं की जा सकती। ये सभी महान शक्तियां हैं जिनकी विरासत 10,000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। विशेष रूप से तीनों परिवारों के केंद्रीय पृथ्वी साधना जगत में संपर्क है, जहां वे नवजात आत्मा तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदते हैं। ये सभी केंद्रीय पृथ्वी साधना जगत की कुछ शक्तियों की शाखाएं हैं, जो लिंगन क्षेत्र का विकास करने आ रही हैं। दुष्ट कल्टिवेटर मार्केट भी 8,000 वर्षों की विरासत के साथ एक महान शक्ति है। इसमें केवल नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तुओं की कमी है और यह नवजात आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। लियो झेंगमिन इस दुष्ट साधक बाजार की ओर जा रहे थे। हिंदुआन पर्वत लिंगन साधना जगत के दक्षिण पश्चिम में है। युक्तियान संप्रदाय सबसे पूर्वी भाग में, क्यू परिवार मध्य में और खूदे संप्रदाय सबसे पश्चिमी भाग में है। खूदे संप्रदाय के दक्षिण पश्चिम में हिंदुआन पर्वत है, क्यू परिवार के दक्षिण में केवल हिंदुआन पर्वत है। युक्तियान संप्रदाय के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में बड़े पर्वत हैं, जिनमें से दक्षिण पश्चिम में भी हिंदुआन पर्वत है। इसके अलावा उत्तरी भाग लियानिंग पर्वत द्वारा अवरुद्ध है, इसलिए लिंगन खेती दुनिया को अपेक्षाकृत एकांत स्थान माना जा सकता है। वर्षों के विकास के बाद तीनों संप्रदायों ने मध्य पृथ्वी से जुड़ने के लिए लियानिंग पर्वत पर एक बड़ा शहर बसाया है। युक्तियान संप्रदाय के सबसे दक्षिणी भाग का भी पिछले 3,000 वर्षों में विकास किया गया है, जिसका उद्देश्य दक्षिण सागर साधना जगत तक पहुंचने का मार्ग खोलना है। उनका लोक परिवार इन विकसित रास्तों पर स्थित है। एक बार दक्षिणी महान जंगल के दक्षिणी महान मैदानों का सफलतापूर्वक विकास हो जाने पर वे हिंदुआन पर्वत की एक शाखा यूरोप पर्वत पर आक्रमण करने के लिए एक जीवित सेना का गठन कर सकते हैं और फिर दक्षिण सागर कल्टीवेशन वर्ग से जुड़ सकते हैं। दुष्ट साधक बाजार 3 परिवारों के दक्षिणी हिंदुआन पर्वतों में एक उच्च श्रेणी की चौथे स्तर के आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थित है। कई ऐसे दुष्ट साधक यहां विकसित होते हैं जो 3 प्रमुख शक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते। 11 महीने की लगातार यात्रा के बाद लियो झेंगमिन अंततः इस दुष्कृषक बाजार में पहुंचे। इस बाजार के आसपास साधना करने वाले साधकों और नश्वर लोगों के आवासीय क्षेत्र हैं। ये प्रारंभिक चरण की हुई शोधन करने वाले ये साधक शहर के बाहर साधना करते हैं। आगे बढ़ने पर लियो झेंगमिन ने सोझांग ऊंची शहर की दीवार देखी। वो वर्षों से कई बाजारों में गया था और कुछ बाजारों में कुछ समय तक साधना भी की थी, लेकिन उसने पहली बार इतनी ऊंची शहर की दीवार देखी थी। अपनी उड़ान से उतरते हुए 4 बड़े अक्षर युनशान शहर उसकी आंखों में समा गए। इस दुष्ट किसान बाजार को युनशान शहर भी कहा जाता था, जो उसने पहली बार सुना था। इसके बाद उन्होंने युनशान शहर में प्रवेश करने के लिए 30 स्पिरिट स्टोन का भुगतान किया। यह एक प्रवेश शुल्क है जो अधिकांश बाजारों में लिया जाता है, हालांकि इसकी कीमत अलग-अलग होती है। शहर के रक्षक की फाउंडेशन स्थापना साधक ने लियो झेंगमिन को एक टोकन दिया, जिससे उन्हें 1 वर्ष तक शहर में रहने की अनुमति मिली। अगर कोई 3 दिनों के भीतर थोड़े समय के लिए रुकता है, तो उसे केवल 2 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। 1 महीने के लिए 10 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। एक बार में पूरे वर्ष के लिए 30 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। 1 वर्ष के बाद उसे प्रति माह 3 स्पिरिट स्टोन के हिसाब से भुगतान नवीनीकृत करना होगा। लियो झेंगमिन ने सीधे 1 साल के लिए बाहर रहने की व्यवस्था कर ली। शहर के द्वार में प्रवेश करते ही एक युवा दिखने वाला क्यू शोधन चतुर्थ स्तर का साधक वहां आया और बोला, वरिष्ठ, क्या आपको किसी गाइड की जरूरत है? मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूं और युनशान शहर के सभी हिस्सों से परिचित हूं। मैं आपको इस जगह को तेजी से समझने में मदद कर सकता हूं। इसकी कीमत सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन है और मैं आपको 1 दिन के लिए ये जगह दिखा दूंगा। लियो झेंगमिन ने उसकी ओर देखा, एक पल सोचा और चूंकि उसे भी उस जगह को समझने की जरूरत थी, इसलिए उसने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, आपका नाम क्या है? वरिष्ठ, मेरा नाम कियान फेगई है। उसने उत्तर दिया, अच्छा, कियान फेगई, पहले मुझे एक अमर गुफा किराए पर लेने के लिए ले चलो। लियो झेंगमिन ने 10 आत्मा पत्थर सौंपते हुए कहा। उसने 10 स्पिरिट स्टोन लिए और कहा, ठीक है सीनियर, इस तरफ। उन्होंने आधे घंटे तक लियो झेंगमिन का नेतृत्व किया। रास्ते में आसपास के क्षेत्रों और दुकानों की स्थिति की ओर इशारा करते हुए अंततः अमर गुफा किराए के क्षेत्र में पहुंचे। लियो झेंगमिन ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा, जबकि वह एक अमर गुफा किराए पर लेने गया था। लियो झेंगमिन ने अमर गुफा प्रबंधक से मुलाकात की और कहा, साथी ताओवारी, मैं एक अमर गुफा किराए पर लेना चाहूंगा। लियो झेंगमिन को देखकर प्रबंधक ने उत्तर दिया, ठीक है साथी ताओवारी, हमारे पास 3 प्रकार की फाउंडेशन स्थापना अमर गुफाएं हैं। एक सबसे सरल है 200 स्पिरिट स्टोन प्रति माह, जिसमें 4 कमरे और एक निम्न श्रेणी की 2 स्पिरिट गैदरिंग एरिया है। दूसरे प्रकार में एक मध्यम श्रेणी की 2 स्पिरिट गैदरिंग एरिया, एक स्वतंत्र कीमिया कक्ष और एक कलाकृति शोधन कक्ष है, जिसमें 400 स्पिरिट स्टोन है। अंतिम प्रकार एकांत साधना और साधना में सफलता के लिए उपयुक्त है, जिसमें एक उच्च श्रेणी की 2 स्पिरिट गैदरिंग एरिया है, जिसमें 600 स्पिरिट स्टोन प्रति माह है। यदि 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया जाता है, तो 1 महीने के स्पिरिट स्टोन माफ कर दिए जाएंगे। ये सुनकर लियो झेंगमिन ने सीधे 1 साल के लिए दूसरा प्रकार चुन लिया। ये अमर गुफाएं वाकई बहुत महंगी हैं। इनकी कीमत सालाना 4,400 आत्मा पत्थरों की है, जो एक साधारण साधक के लिए वहन करने लायक नहीं है। तीसरे प्रकार का घर केवल उन कृषकों द्वारा किराए पर लिया जा सकता है, जिन्हें 1 महीने के लिए ब्रेकथ्रू की आवश्यकता होती है, अन्यथा बाहर रहने के लिए किसी के पास इतना पैसा होगा। घर किराए पर लेने के बाद कियान फेगई ने युनशान शहर को समझने में लियो झेंगमिन का मार्गदर्शन करना जारी रखा। लियो झेंगमिन ने कियान फेगई को 50 आत्मा पत्थर दिए और उनसे अगले कुछ दिनों तक युनशान शहर में उनका मार्गदर्शन जारी रखने के लिए कहा। 6 दिन बाद लियो झेंगमिन युनशान शहर में कीमिया एसोसिएशन हॉल में पहुंचे, जो कि दुष्ट कल्टीवेटर मार्केट में युनशान शहर है, जो कीमिया कौशल का आकलन करने और कीमिया अतिथि भर्ती के लिए जिम्मेदार है। एक ये साधक के लिए कीमिया सीखना आसान नहीं है, उत्कृष्ट प्रतिभा के बिना इसे सीखना असंभव है और इसे केवल नुकसान ही होगा। उनके लोक परिवार जैसे परिवार के लिए एक कीमियागर के मार्गदर्शन में लियो वाफू को प्रतिभाशाली माना जाता है। फिर भी उसे पहले और बाद में 20,000 स्पिरिट स्टोन का नुकसान हुआ। यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी ढीला साधक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही लियो झेंगमिन ने प्रवेश किया, एक की शोधन महिला साधक उनका स्वागत करने के लिए आई और बोली, वरिष्ठ, क्या आप कीमियागर मूल्यांकन के लिए यहाँ हैं? अध्याय 37 युनशान शहर कीमिया अतिथि। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। लियो झेंगमिन ने बातचीत संभाली और कहा, मैं यहाँ कीमिया का मूल्यांकन करने आया हूँ। क्या मुझे कुछ तैयारी करनी है? महिला साधक ने उत्तर दिया, वरिष्ठ, आपको किस बात के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है? आप कौन सी औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं? मुझे यहाँ कुछ चीजें तैयार करनी है। ये सुनकर लियो झेंगमिन ने कहा, मैं कुछ श्रेणी द्वितीय श्रेणी की कीमियागर का मूल्यांकन कर रहा हूँ। मैं 3 प्रकार की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ, उच्च श्रेणी द्वितीय श्रेणी जीवान गोली, उच्च श्रेणी द्वितीय श्रेणी पोछांग गोली और उच्च श्रेणी द्वितीय श्रेणी रिटनेसेंस गोली। ठीक है सीनियर, कृपया इधर आइए, आपको 2 घंटे इंतजार करना होगा, हम आपके लिए स्पिरिट मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। उसने लियो झेंगमिन को प्रतीक्षालय में ले जाते हुए कहा। 2 घंटे बाद एक वृद्ध दिखने वाला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक द्वार पर दस्तक देकर अंदर आया। उन्होंने कहा, साथी ताओवारी, आप यहाँ उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की कीमियागर का मूल्यांकन करने आए हैं, है ना? मैं आपके मूल्यांकन का मुख्य परीक्षक हूँ। मेरा नाम गुहेंग है, कृपया मेरे पीछे आइए। लियो झेंगमिन उसके पीछे कीमिया कक्ष में चला गया। कीमिया कक्ष के अंदर 2 अन्य आधार स्थापना साधक ध्यान कर रहे थे। मुख्य परीक्षक गुहेंग ने कहा, साथी ताओवारी, यहाँ उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की जीवान गोली के लिए आत्मा औषधि के 3 सेट हैं। यदि आप 9 गोलियों का शोधन कर लेते हैं, तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। हालांकि यदि आप असफल होते हैं, तो आपको कीमिया आत्मा औषधि के नुकसान की भरपाई करनी होगी। फिर उन्होंने कहा, हम तीनों आपके कीमिया मूल्यांकन का निरीक्षण करेंगे। लियो झेंगमिन ने उत्तर दिया, समझ गया सीनियर को। लियो झेंगमिन ने 3 बार शुद्धिकरण किया, अपनी असली कुशलता को छिपाते हुए। उसने कुल 13 औषधीय गोलियों का शुद्धिकरण किया। अपनी वास्तविक क्षमता से वह कम से कम 18 का शुद्धिकरण कर सकता था।
इन सामान्य उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों के लिए उसकी गोली निर्माण दर 70% तक पहुंच गई थी, जो आमतौर पर केवल तृतीय श्रेणी की कीमियागरी प्राप्त कर पाते हैं। लियो झेंगमिन द्वारा औषधीय गोलियों का शोध समाप्त करने के बाद गु हेन ने कहा, साथी ताओवारी, आपका कौशल अद्भुत है। आपकी रसायन विद्या की सिद्धि इस बूढ़े व्यक्ति से भी अधिक है। अन्य दो ने भी कहा, साथी ताओवारी, आपकी कीमियागरी कौशल शानदार है। लियो झेंगमिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, यह इस बार अच्छी किस्मत है, जिसके परिणामस्वरूप गोली बनने की दर अधिक है। गु हेन ने आगे कहा, इतना विनम्र मत बनो, तुम्हारी गोली बनाने की दर पहले से ही 40% है, जो कई अनुभवी कीमियागरों के बराबर है। मैं आपको हमारे यूशान शहर का अल्केमी गैस सेंटर बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे पास एक जेट स्लिप है जिसमें हमारे यूशान शहर में अल्केमी गैस सेंटर के लाभों का विवरण दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लियो झेंगमिन को एक जेट स्लिप सौंपी। लियो झेंगमिन ने इसे ले लिया और कहा, ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। इसके बाद गु हेन ने लियो झेंगमिन को अल्केमिस्ट एसोसिएशन की कुछ सुविधाएं दिखाने के लिए ले गए। उस शाम लियो झेंगमिन अपनी अमर गुफा में वापस लौटे और जेट स्लिप की जांच की, जिसमें यूशान सिटी अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिए गए लाभों का विवरण दिया गया था। सबसे पहले किवी शोधन चरण में जो लोग द्वितीय श्रेणी के कीमियागर बन जाते हैं, उनके लिए कीमियागर संघ में शामिल होना सीधे तौर पर नीति स्थापना में सहायक होता है। वे सीधे यूशान शहर के प्रत्यक्ष मंच में शामिल हो सकते हैं और एक बैंगनी हवेली के बुजुर्ग के अधीन प्रशिक्षु बन सकते हैं। दूसरे, द्वितीय श्रेणी के कीमियागरों को उनके कीमिया कौशल के आधार पर अलग-अलग लाभ दिए जाते हैं। अगर वे यूशान शहर में शामिल होते हैं, तो वे यूशान शहर योगदान अर्जित कर सकते हैं, जिन्हें विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं और विरासत के बदले में बदला जा सकता है। इसके अलावा जो लोग कीमिया अतिथि बनते हैं, उनके लिए केवल ही योग्य हो सकते हैं जिनकी कीमिया कुशलता मध्यम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तक पहुंच जाती है। उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन उन्हें संघ को सालाना एक निश्चित मात्रा में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करनी होती है। हालांकि अतिथि बनने के कई फायदे भी हैं, जैसे यूशान शहर की यूशान नीलामी में एक निश्चित कमीशन की छूट, यूशान शहर में खुली दुकानों पर 10% की छूट और अल्केमिस्ट एसोसिएशन से विरासत, आध्यात्मिक वस्तुओं और अन्य चीजों के लिए विनिमय की सुविधा। हालांकि इनका विनिमय केवल यूशान योगदान बिंदुओं का उपयोग करके ही किया जा सकता है और कीमतें यूशान शहर में शामिल होने वालों की तुलना में काफी अधिक हैं। इसके अलावा वे स्पिरिट स्टोन का उपयोग प्रतिवर्ष अल्केमिस्ट एसोसिएशन से स्पिरिट मेडिसिन के लिए विनिमय करने के लिए भी कर सकते हैं और अल्केमिस्ट एसोसिएशन में दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन एकत्र कर सकते हैं। ये लाभ उन साधकों के लिए बहुत आकर्षक थे जिनके पास विरासत नहीं थी और लियो झेंगमिन भी इसका अपवाद नहीं थे। अगले दिन लियो झेंगमिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल हो गए और अतिथि बन गए। लियो झेंगमिन के अतिथि बनने के बाद उनका वार्षिक कार्य उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों के 20 बैचों को परिष्कृत करना था, जिसमें से 30% का समर्पण करना था। उन्हें 500 योगदान प्राप्त होंगे, जो 5000 स्पिरिट स्टोन के बराबर हैं, जिन्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन की दुर्लभ वस्तुओं से बदला जा सकता था। शेष अतिरिक्त औषधीय गोलियां अल्केमिस्ट की अपनी कमाई थी, लेकिन उन्हें 50% छूट पर योगदान अंकों के बदले बदला जा सकता था। स्पिरिट स्टोन को योगदान अंकों के बदले नहीं बदला जा सकता था। लियो झेंगमिन ने उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट गोलियों के 30 बैचों को परिष्कृत करने में 3 महीने बिताए, जिनमें से प्रत्येक की गोली निर्माण दर 70% से अधिक थी। उन्होंने 120 से अधिक उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियां एकत्र की। शेष को उन्होंने योगदान अंकों में बदल दिया, जिससे वर्ष के लिए उनके कुल योगदान 1200 हो गए, जो कई अच्छी वस्तुओं के बदले में पर्याप्त थे। उसने फाउंडेशन स्थापना गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए एक तृतीय श्रेणी के दानकों के बदले में दानकों बेचने की योजना बनाई। तृतीय श्रेणी के दानकों बेचने वाली जगह बहुत कम थी, केवल यूशान नीलामी में कभी-कभी काफी कम प्रभावकारिता वाले दानकों मिल जाते थे या उन्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन में बदला जा सकता था। एक कोर के लिए 12000 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती थी। 4 महीने बाद लियो झेंगमिन ने यूशान बाजार की भव्य नीलामी में जाने की तैयारी की, जो हर 30 साल में एक बार होती है। उसने अपनी सारी औषधीय गोलियां और कुछ बेकार आध्यात्मिक वस्तुएं बेच दी। उसने नीलामी के लिए केवल 5 उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की पोशाक गोलियां और 7 उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की जीवन गोलियां रखी। लियो झेंगमिन ने इन वस्तुओं को मंच के पीछे नीलामी में ले गए। एक सेफू साधक ने इनका मूल्यांकन किया और इन्हें फाउंडेशन स्थापना समूह के लिए काफी अच्छा मानते हुए नीलामी की वस्तुओं में शामिल कर दिया। ये सभी औषधीय गोलियां असली मुद्रा थी। इसके बाद आधिकारिक शुरुआत के लिए 1 महीने तक इंतजार करना पड़ा। अगले महीने लियो झेंगमिन खाली नहीं बैठे। उन्होंने अल्केमिस्ट एसोसिएशन से जीवन की सामग्री के 10 सेट बदले ताकि नीलामी शुरू होने से पहले और स्पिरिट स्टोन तैयार कर सके। लियो झेंगमिन ने अंततः इनमें से 50 औषधीय गोलियां प्राप्त की और 200 योगदान भी प्राप्त किए। जल्द ही 1 महीना बीत गया। इस बार लियो झेंगमिन अकेले ही नीलामी में शामिल हुए। इस नीलामी की शुरुआती गोलियां सभी फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक वस्तुओं की थी। हर कुछ दशकों में एक बार आयोजित होने वाली इस भव्य नीलामी में केवल उन्हीं साधकों को प्रवेश की अनुमति थी जो शोधन के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। लियो झेंगमिन दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी निजी बॉक्स में दाखिल हुए। आयोजन स्थल 4 मंजिलों में बटा हुआ था, पहला की शोधन के लिए, दूसरा फाउंडेशन स्थापना के लिए इत्यादि। हालांकि इस बार कोई गोल्डन कोर साधक नहीं थे, केवल शताब्दी नीलामी में ही चतुर्थ श्रेणी की कई वस्तुएं प्रदर्शित थी। 3 घंटे बाद पूरा नीलामी हॉल धीरे-धीरे भर गया। इस बार की शोधन के 9वें स्तर के 8000 से ज्यादा साधक मौजूद थे। साथ ही 300 से ज्यादा फाउंडेशन स्थापना साधक और 60 से ज्यादा साधक भी मौजूद थे, जो यूशान शहर में साधकों की बड़ी संख्या को दर्शाता है। नीलामी 3 घंटे बाद शुरू हुई। सबसे पहले बोली लगाई गई वस्तु एक निम्न श्रेणी का तृतीय श्रेणी का जादुई खजाना, जल ड्रैगन शील्ड, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम था, थी। अंततः इसे तीसरी मंजिल पर किसी ने 48000 स्पिरिट स्टोन में खरीद लिया। ये जादुई खजाना एक द्वार खोलने का काम करता था। इसके बाद की शोधन करने वाले लिए साधकों के लिए जरूरी उत्तम जादुई कलाकृतियां, दुर्लभ औषधीय गोलियां, दूसरे दर्जे के ताबीज और आध्यात्मिक वस्तुएं थी। लियो झेंगमिन को इनकी कोई जरूरत नहीं थी, नहीं उसके पास अपने परिवार के लिए नीलाम करने के लिए कुछ था। इसके बाद नींव स्थापना साधकों के लिए मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की बारी आई। लियो झेंगमिन ने इन नीलामी वस्तुओं को देखा। उसने केवल एक ताबीज खजाने पर गोली लगाई जिसकी आक्रमण शक्ति बैंगनी हवेली के प्रथम स्तर तक पहुंचती थी और जिसका उपयोग 7 बार और किया जा सकता था। इसकी कीमत उसे 11000 आत्मा रत्नों के रूप में चुकानी पड़ी और उसने इसे तुर्क के पत्ते की तरह खरीदा। एक साधक के रूप में ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा तुर्क के पत्ते हों उतना ही अच्छा है। फिर कुछ स्पिरिट मेडिसिन नीलामी के लिए आई। लियो झेंगमिन ने फाउंडेशन स्थापना गोलियों के लिए कुछ सहायक स्पिरिट मेडिसिन, साथ ही कुछ दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन भी एकत्र की। 38 अध्याय 38 तीसरे स्तर का राक्षस आंतरिक कोर, एआई मॉडल, जेमिनी 2.5 फ्लैश। फिर उसने 20000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च करके दूसरे दर्जे के मध्यम दर्जे की स्पिरिट पीच का एक और सेट खरीदा, लेकिन लियो झेंगमिन को लगा कि यह इसके लायक था। साधकों पर आध्यात्मिक फल का असर साफ दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की स्पिरिट पीच मध्य आधार स्थापना साधक को 2 वर्ष की साधना प्रदान कर सकते थे, जबकि जीवन गोलियां 1.5 वर्ष की साधना प्रदान कर सकती थी। उनका मानना था कि औषधीय गोलियों के साथ मिश्रित ये स्पिरिट पीच बहुत समय बचा सकते हैं। उन्हें मध्य आधार स्थापना में केवल 10 वर्ष से अधिक समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता थी ताकि वे अंतिम आधार स्थापना में सफलता प्राप्त कर सकें। आमतौर पर संबंधित द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक फल और द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की जीवन गोलियां समान आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते थे, लेकिन आध्यात्मिक फल को परिष्कृत करना आसान था। एक आध्यात्मिक फल की आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने में केवल आधा महीना लगता था, जबकि जीवन गोलियों को 1.5 महीने और दवा प्रतिरोधक क्षमता के लिए आधा साल लगता था। आध्यात्मिक फल और औषधीय गोलियों के बीच यही अंतर था और आध्यात्मिक फल की कीमत भी औषधीय गोलियों से दोगुनी थी। हालांकि कुछ आध्यात्मिक फल जब औषधीय अवयवों के साथ मिलाए जाते हैं तो उनकी प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जीवन फल जब एक फाउंडेशन स्थापना साधक द्वारा खाया जाता है तो बैंगनी हवेली तक पहुंचने के लिए सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सफलता की संभावना 30% से भी कम बढ़ जाती है। लेकिन औषधीय गोली में परिष्कृत होने के बाद जीवन गोली सफलता की संभावना को 30% तक बढ़ा सकती है और कई गोलियां बनाई जा सकती हैं। हालांकि स्पिरिट पीच, स्पिरिट डेक्स और स्पिरिट पियर्स जैसे साधारण और शुद्ध आध्यात्मिक फलों को नुकसान न पहुंचाना ही बेहतर था, अन्यथा इससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रभावित होती। अतीत में कई साधक इनका उपयोग कीमिया के लिए करते थे, लेकिन अंततः लाभ हानि से ज्यादा नहीं होता था। इसके बाद दूसरी श्रेणी की उच्च श्रेणी की जीवन गोलियों की 6 बोतलें थीं, जिन्हें लियो झेंगमिन ने नीलाम किया। ये हार्ड करेंसी औषधीय गोलियां थीं जो लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सर्कल्स में बहुत लोकप्रिय थीं। ऐसी औषधीय गोलियां जो 80 साल बढ़ाती हैं, आमतौर पर सीमित मात्रा में ही बिकती थीं और लियो झेंगमिन इस नीलामी से बहुत ज्यादा कमा लेते थे। अंततः ये सभी औषधीय गोलियां फाउंडेशन स्थापना साधकों द्वारा 67000 स्पिरिट स्टोन में खरीदी गई। 3350 स्पिरिट स्टोन के कम किए गए कमीशन को घटाने के बाद 63350 स्पिरिट स्टोन बचे। बाकी पोशाक गोलियों के लिए और भी ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। ये औषधीय गोलियां मध्य आधार स्थापना साधकों को अंतिम चरण तक पहुंचने में मदद कर सकती थी और साथ ही अंतिम आधार स्थापना साधकों को छोटी बाधाओं से भी उबरने में मदद कर सकती थी, जिससे वे बहुत लोकप्रिय हो गई। प्रत्येक गोली लगभग स्पिरिट स्टोन में जीवन गोलियों की एक बोतल के बराबर थी। अंततः ये 5 द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की पोशाक गोलियां 43000 स्पिरिट स्टोन में बिकी। लियो झेंगमिन के पास पहले से मौजूद स्पिरिट स्टोन के साथ मिलकर इनके कुल योग लगभग 200,000 स्पिरिट स्टोन हो गए। इसके बाद लियो झेंगमिन अपनी पसंद की कोई भी थर्ड ग्रेड आध्यात्मिक वस्तु अधिमानतक के 3 राक्षसी जानवरों का आंतरिक केंद्र ढूंढने लगे। इसके तुरंत बाद कई तृतीय श्रेणी की जादुई कलाकृतियां और कुछ तृतीय श्रेणी की औषधीय गोलियां नीलाम कर दी गई। लियो झेंगमिन ने 8000 स्पिरिट स्टोन खर्च करके एक तृतीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की स्वर्ण प्रकाश संकेत तलवार ताबीज पर भी सफलतापूर्वक गोली लगाई। जल्द ही एक तृतीय श्रेणी निम्न श्रेणी के डायमंड कोर को नीलामी के लिए रखा गया। नीलामीकर्ता ने घोषणा की, अगली गोली एक तृतीय श्रेणी का निम्न श्रेणी का दानव कोर है। इसका उपयोग तृतीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है और यह नींव स्थापना गोलियों का मुख्य घटक भी है। जिन दाववादियों को इसकी आवश्यकता है वे बोली लगा सकते हैं। शुरुआती कीमत 50000 स्पिरिट स्टोन है, प्रत्येक वृद्धि 5000 से कम नहीं होगी। बोली शुरू हो जाए। ये याव पशु आंतरिक कोर केवल एक याव पशु से था जो अभी बैंगनी हवेली क्षेत्र में प्रवेश किया था। सामान्यतः जिस साधक याव पशु आंतरिक कोर का उपयोग उनकी साधना स्तर के आधार पर आधार स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। प्रारंभिक चरण की कोर से अधिकतम 5 गोलियां, मध्य चरण की कोर से 10 गोलियां और अंतिम चरण की कोर से 15 गोलियां बनाई जा सकती थी। प्रथम स्तर के बैंगनी हवेली याव जानवर से प्राप्त स्तर के दानव कोर से अधिकतम 4 फाउंडेशन स्थापना गोलियों का शोधन किया जा सकता है और इसके लिए चतुर्थ श्रेणी के रासायनिक की आवश्यकता होगी। एक तृतीय श्रेणी के रासायनिक के लिए 3 पर्याप्त होंगे। अन्य तृतीय श्रेणी की औषधीय गोलियों के शोधन की प्रभावशीलता भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसे यहां नीलाम करना भी संभव था। नींव स्थापना गोलियां हर जगह कम नहीं थी। उदाहरण के लिए यहां हिंदुआ पर्वत के पास नींव स्थापना गोलियां ज्यादा थी।
कुछ साधक नींव स्थापना गोलियां खरीदने की उम्मीद में कुछ आत्मा रत्न जमा कर सकते थे। उनके युग ज्ञान संप्रदाय जैसी जगहों पर नींव स्थापना गोलियां बहुत दुर्लभ थी और कुछ साधकों ने खरीद नहीं सकते थे। वे सभी नींव स्थापना परिवारों द्वारा खरीदी जाती थी। लियो झेंगमिन ने सीधे 80,000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई, जिसने क्षण भर के लिए उन्हें चौंका दिया, लेकिन जल्दी तीसरी मंजिल पर एक कल्टीवेटर ने बोली लगाना शुरू कर दिया। फिर 85,000 स्पिरिट स्टोन, 90,000 स्पिरिट स्टोन, धीरे-धीरे इसकी कीमत बढ़कर 1 लाख स्पिरिट स्टोन हो गई। लियो झेंगमिन ने इसे खरीदने के लिए 1,10,000 स्पिरिट स्टोन की निर्णायक बोली लगाई। इस आंतरिक कोर की कीमत कम से कम 20,000 स्पिरिट स्टोन ज्यादा थी, लेकिन लियो झेंगमिन के लिए इसे पाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। केवल वे साधक जिनकी कीमियागी कौशल तृतीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की कीमियागर तक पहुंच चुके हैं, इस आंतरिक कोर से 3 आधार स्थापना गोलियों को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं। सहायक सामग्री जोड़ने पर लाभ 30,000 स्पिरिट स्टोन से भी कम होगा। अन्य तृतीय श्रेणी की कीमियागर ऐसा जोखिम क्यों उठाएंगे? बेशक उसे ऐसे कल्टीवेटर नहीं मिले थे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी, अन्यथा कीमत बहुत अधिक होती। लियो झेंगमिन ने यह औषधीय गोली इसलिए खरीदी क्योंकि वह नींव स्थापना गोलियों के एक समूह को परिष्कृत करना चाहता था। उसकी रसायन विद्या कौशल को एक तृतीय श्रेणी के रसायनिक के समान कहा जा सकता है, लेकिन वह वर्तमान में तृतीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की आत्म स्रोत गोलियों के लिए सामग्री एकत्र कर रहा था और पहले ही काफी कुछ एकत्र कर चुका था। नींव स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने की कठिनाई सामान्य तृतीय श्रेणी की मध्यम या निम्न श्रेणी की गोलियों की तुलना में अधिक थी, जो तृतीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की गोलियों के लगभग बराबर थी। यूशान शहर और युग ज्ञान संप्रदाय जैसी जगहों पर सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए इन सभी को चतुर्थ श्रेणी के रसायनिकों द्वारा परिष्कृत किया गया था। वह तृतीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद अपने परिवार के लिए नींव स्थापना गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करना चाहता था। इस तरह भविष्य में अगर परिवार चांगपिंग मार्केट के आसपास के कुछ तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवरों को खत्म कर देता है, तो वे याव जानवरों के आंतरिक कोर से खुद नींव स्थापना गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं और परिवार को अलग-अलग जगहों से नींव स्थापना गोलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इस याव जानवर के आंतरिक कोर को लियो झेंगमिन ने हासिल कर लिया। इसके बाद तीसरे दर्जे के आध्यात्मिक फल और औषधीय गोलियों की नीलामी हुई, जिन पर बोली लगाने में पर्पल मेंशन कल्टीवेटर बहुत सक्रिय थे। 3 घंटे और बीत गए और आखिरकार ग्रैंड फिनाले की वस्तुओं का समय आ गया। सबसे पहले 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नीलाम होने वाले थे। ये देखकर लियो झेंगमिन ने भी एक पर बोली लगाने के लिए 51,000 स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए। इस समय तक उनकी स्टोरेज पाउच में रखे स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से खाली हो चुके थे। इसके बाद दो चावया बैंगनी की ताबीज और 3 जिया गोलियों की नीलामी हुई। इन वस्तुओं ने हॉल में मौजूद साधकों, खासकर लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों जिन्हें इनकी सख्त जरूरत थी, में हलचल मचा दी। प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से कड़ी थी, यहाँ तक कि ताइवान बाजार में नीलामी के लिए लियो झेंगमिन को मिले दामों से भी ज्यादा। शेष सभी वस्तुएं पर्पल मेंशन कल्टीवेटर के उपयोग के लिए थी, जो लियो झेंगमिन के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। 2 घंटे बाद नीलामी समाप्त हो गई। अंतिम आकर्षण एक नकली गोल्डन पिल थी, जो एक छद्म कोर दानव जानवर के आंतरिक कोर से परिष्कृत एक औषधीय गोली थी, जो गोल्डन कोर तक पहुंचने की संभावना को बढ़ाने में सहायक हो सकती थी। ये गोल्डन कोर तक पहुंचने की संभावना को 20% तक बढ़ा सकती थी। अंततः इसे तीसरी मंजिल पर एक पर्पल मेंशन कल्टीवेटर ने 1.7 मिलियन स्पिरिट स्टोन में खरीद लिया। नीलामी में भाग लेने और अपनी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद लियो झेंगमिन अपनी अमर गुफा में लौट आया। वह कुछ समय के लिए बाहर नहीं जाएगा और उसने सोचा कि कोई भी उसके खजाने के लिए उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। उसने नीलाम की गई वस्तुओं को ध्यान से जांचने के लिए बाहर निकाला, फिर उन्हें द्वितीय श्रेणी की जेब बक्सों में रख दिया। अब यूशान शहर में उसकी मुख्य प्राथमिकता तृतीय श्रेणी का कीमियागर बनना और नींव स्थापना की गोलियों को परिष्कृत करना था। इतने सारे स्पिरिट स्टोन खर्च करने के बाद उसे नींव स्थापना की गोलियों को अत्यंत सावधानी से परिष्कृत करना था। इस तरह 2 साल बीत गए और लियो झेंगमिन ने फाउंडेशन स्थापना की 5वीं परत को भी तोड़ दिया। इस दायरे में अच्छी प्रगति की। उनकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इस वर्ष उनकी आयु 42 वर्ष थी और लगभग हर 3 वर्ष में एक क्षेत्र स्तर में सुधार होता था। इसके विपरीत अन्य 2 आध्यात्मिक मूल साधक हर 10 वर्ष या उससे अधिक समय में केवल एक स्तर ही आगे बढ़ पाते थे और 3 आध्यात्मिक मूल साधकों को एक स्तर पार करने में 30 वर्ष लगते थे और मध्य चरण और अंतिम चरण की अर्चनों का सामना करने में और भी अधिक समय लगता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन थे। उसने द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक फल खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी और औषधीय गोलियों की कभी कमी नहीं हुई थी, जिससे वह इतनी जल्दी फाउंडेशन स्थापना की 5वीं परत तक पहुंच गया। इस तरह से देखने पर उसे 7 साल की उम्र से पहले बैंगनी हवेली क्षेत्र पर आक्रमण करने की उम्मीद थी। हालांकि जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, साधना और भी कठिन होती गई। उसने मन ही मन सोचा, 7 साल की उम्र से पहले बैंगनी हवेली क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए उसे अभी भी साधना में बहुत मेहनत करनी होगी। तो फ्यूचर एड्स चैप्टर 38/660 5.8%, चैप्टर 38/660 5.8%। कंटेंट्स अबाउट दिस बुक। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 wtr.lab.com 1.0.3। अध्याय 39 यूशान शहर छोड़ना। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। अब पिछले 2 वर्षों में उन्होंने थर्ड ग्रेड लो रैंक स्पिरिट सोर्स मटेरियल की 2 सेट और थर्ड ग्रेड लो रैंक रिकवरी मटेरियल की 2 सेट एकत्र किए हैं। फाउंडेशन स्थापना मटेरियल भी पूरी तरह से एकत्र किया गया है। इसके अतिरिक्त वो एक भाग्यशाली खोज के माध्यम से 900 साल पुराना फॉल्युआन फूल हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने फॉल्युआन के लिए फॉर्मूला के बदले में योगदान खर्च किए, जो थर्ड ग्रेड हाई रैंक फॉल्युआन को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक है। इन 2 वर्षों में उन्होंने फॉल्युआन के लिए सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में भी समय बिताया, बस अपने कौशल में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक तृतीय श्रेणी निम्न श्रेणी स्पिरिट स्रोत गोली पर्पल मेंशन के प्रारंभिक चरण के साधक की 5 वर्षों की कठिन साधना को कम कर सकती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, रिकवरी गोली मन को पुनर्स्थापित करती है। एक गोली पर्पल मेंशन के प्रारंभिक चरण के साधक के मन का 30% पुनर्स्थापित कर सकती है। निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक तृतीय श्रेणी की फॉल्युआन गोलियां जिसको साधक की साधना को क्रमशः 40, 60 और 80 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं। ये मन को भी शुद्ध कर सकती है और टीना की शक्ति प्रदान कर सकती है। ये बैंगनी हवेली में सबसे लोकप्रिय औषधीय गोलियां हैं। एकमात्र कमी यह है कि केवल एक ही ली जा सकती है। दूसरी गोली अधिकतम 5 या 6 वर्षों की साधना के लिए पर्याप्त होगी और उसके बाद की गोलियां बेकार होंगी, इसलिए प्रत्येक साधक केवल एक ही ले सकता है। लियो झेंगमिन इस समय यूशान शहर के कीमिया कक्ष में औषधीय गोलियों का शोधन कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से वे स्पिरिट मेडिसिन एकत्र कर रहे हैं और उन्होंने एक तृतीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की पिलफनेस, जिसे ब्लू फायर फनेस भी कहा जाता है, भी खरीदी है। इन स्पिरिट मेडिसिन और पिलफनेस ने पिछले 2 वर्षों में औषधीय गोलियों के शोधन से अर्जित सभी स्पिरिट स्टोन को सीधे भस्म कर दिया। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने जो 1 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे, वे सभी यही खर्च हुए। हालांकि जब तक वह थर्ड ग्रेड औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, तब तक ये सब इसके लायक है। लियो झेंगमिन ने पहले अभ्यास के लिए द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की बर्स्ट की हुई गोलियों और झांक गोलियों के एक बैच को परिष्कृत किया। इनमें सफलता मिलने के बाद उन्होंने तृतीय श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया। द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की बर्स्ट की गोलियां आधार स्थापना साधकों के लिए विविध परिस्थितियों में उपयोग हेतु उत्कृष्ट वस्तुएं हैं। एक गोली सीधे साधना को लगभग एक स्तर तक बढ़ा सकती है। आधार स्थापना पूर्णतः साधक द्वारा उपयोग किए जाने पर ये साधना को 4 स्तरों तक बढ़ा सकती है, लेकिन उपयोग के बाद 3 वर्षों तक लड़ाई या साधना को रोकती है। हालांकि इससे लियो झेंगमिन को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है। उसे केवल 3 महीने की रिकवरी की आवश्यकता है और वह भी अपने वास्तविक सार का उपयोग थोड़ी हद तक कर सकता है। इसके अलावा उसकी अपनी काष्ठवादी एकता कला को उसने बैंगनी भवन के प्रथम स्तर तक घटा दिया है और वह एक मंत्र साधक और शरीर शोधन साधक भी है। उसकी वर्तमान शरीर शोधन शक्ति आधार स्थापना के तीसरे स्तर तक पहुंच सकती है। जब वह अपनी छद्म दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह मध्य आधार स्थापना साधकों से मुकाबला कर सकता है। यह उसकी प्रमुख त्रुटि पत्तों में से एक है। औषधीय गोलियों के इन 2 बैचों को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत कठिन है। उन्होंने कई तैयारियां की। 4 द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की बर्स्ट की गोलियां सफलतापूर्वक तैयार की गई और 6 को झांक गोलियां सफलतापूर्वक तैयार की गई। ये स्पिरिट स्टोन की एक बड़ी मात्रा है। एक कुशल कीमियागर वास्तव में स्पिरिट स्टोन अर्जित कर सकता है। इसके बाद लियो झेंगमिन ने थर्ड ग्रेड लो रैंक रिकवरी पिल्स को परिष्कृत किया। भट्टी को गर्म करने, गोलियों को निकालने, शुद्ध करने, मिश्रित करने और इकट्ठा करने के बाद उन्हें एक सफल गोली, एक घटिया गोली और 3 असफल गोलियां मिली। फिर अगला बैच आया। इस बार लियो झेंगमिन ने थर्ड ग्रेड लो रैंक स्पिरिट सोर्स पिल्स को परिष्कृत किया। पिछले बैच को परिष्कृत करने के बाद लियो झेंगमिन थर्ड ग्रेड मेडिसिन पिल्स को परिष्कृत करने की कुछ जरूरतों को समझ गए थे। इस बार उन्होंने 2 गोलियां और 3 गोलियां, कुल मिलाकर 5 गोलियां सफलतापूर्वक तैयार की। शुद्धिकरण के बाद उसी तुरंत कीमिया कक्ष में जगह मिल गई और बस हो गया। इस शुद्धिकरण में उसकी मन और मानसिक ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी। एक मध्य आधार स्थापना साधक के लिए तृतीय श्रेणी की औषधीय गोलियों का शुद्धिकरण करना अभी भी बहुत श्रमसाध्य था। बीच में ही उसने 3 बार अपना मन पुनः प्राप्त कर लिया और उसकी मानसिक ऊर्जा भी बहुत कम हो गई, जिसके लिए उसे अच्छे आराम की आवश्यकता थी। जाने के बाद लियो झेंगमिन ने मन ही मन सोचा, ये नींद वाकई आरामदायक थी। आखिरकार मैं तीसरी श्रेणी की कीमियागर तक पहुंच गया हूं। अब बुरा कुल प्रमुख औषधीय गोलियों का इस्तेमाल साधना के लिए कर सकता है। अब मैं नींव स्थापना की छठी परत तक पहुंचने और फिर नींव स्थापना की गोलियों को परिष्कृत करने का इंतजार करूंगा। लियो झेंगमिन ने अंदर आई, उठे और कीमिया कक्ष में रखी चीजें रख दी। उन्होंने कुछ अनुभव के लिए हिंदुआन पर्वत की बाहरी सीमा पर जाने की योजना बनाई थी। पिछले कुछ सालों से वो बाजार शहर में ही रहते थे और अनुभव के लिए बाहर नहीं गए थे। वो बस हिंदुआन पर्वत की बाहरी सीमा पर जाकर देखना चाहते थे कि क्या वहां कोई खजाना है। लियो झेंगमिन ने अपनी अमर गुफा में सब कुछ समेट लिया। इसके बाद वह गुहेन को ढूंढने के लिए सबसे पहले कीमिया एसोसिएशन गए और कहा, वरिष्ठ महोदय, मैं यूशान शहर छोड़कर अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। मैं अब अतिथि के रूप में सेवा नहीं करूंगा। गुहेन ने सुना और कहा, साथी ताओवादी, आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं। जब आप किसी दिन वापस आएंगे तो केमिस्ट एसोसिएशन में आपके लिए हमेशा जगह होगी। यदि आपको अपने योगदान बदलने की आवश्यकता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप उन्हें रखना चाहते हैं तो वे 60 वर्षों तक रखे जाएंगे। लियो झेंगमिन ने सुना और कहा, ठीक है, मेरे पास एसोसिएशन में ज्यादा योगदान नहीं है, इसलिए मैं उन्हें रखूंगा। कौन जाने मैं कब वापस आऊं। फिर मैं आपको सीनियर पर्पल मेंशन में सफलता और अनंत साधना की शुभकामनाएं देता हूं। बिना किसी और देरी के लियो झेंगमिन दक्षिण पूर्व द्वार से हिंदुआन पर्वत की ओर रवाना हो गए और चल पड़ा। उसने वहां अनुभव प्राप्त करने, कुछ और जानवरों का शिकार करने, फिर हिंदुआन पर्वत में युग ज्ञान संप्रदाय के एक बाजार शहर कीगन शहर की ओर बढ़ने और अंततः कीगन शहर से अपने परिवार के पास लौटने की योजना बनाई। लियो झेंगमिन का हिंदुआन पर्वतों में गहराई तक जाने का कोई इरादा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ शाखा पर्वत श्रृंखलाओं पर याव जानवरों का शिकार करेगा।
वह उन सभी क्षेत्रों से दूर रहेगा जहां 3 राक्षस जानवर मौजूद हों। 7,000 किलोमीटर दूर एवं शहर। यह क्षेत्र पहले से ही हिमवंत पर्वत की बाह्य शाखा श्रृंखलाओं का केंद्र था। तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवर कभी-कभी यहां दिखाई देते थे, लेकिन लियो झेंगमिंग अभी भी सामान्य तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते थे, जिससे यह अनुभव के लिए उपयुक्त स्थान बन गया। लियो झेंगमिंग 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक मैदान से गुजरे और उन्होंने एक दूसरे दर्जे के उच्च श्रेणी की हुंचुई बैल के नेतृत्व में एक समूह को देखा। कुल 16 हुंचुई बैल थे, एक दूसरे दर्जे का उच्च श्रेणी का, एक दूसरे दर्जे का मध्यम श्रेणी का, दो दूसरे दर्जे के निम्न श्रेणी के और बाकी पहले दर्जे के थे। लियो झेंगमिंग तुरंत खुद को छुपा लिया और अपनी 3 जीवन मरियों को छोड़ दिया। लियो झेंगमिंग की साधना के तहत ये तीनों जीवन मरियां पहले से ही द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की थी। हालांकि उनमें से 2 जीजिंग और सियू अपने चरम पर पहुंच चुके थे और उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, जबकि ज़ेहुन थोड़ा बेहतर था और उसे तृतीय श्रेणी तक पहुंचने की उम्मीद थी। चूंकि ये तीनों जीवन मरियां मुक्त हुई, हुंचुई बैलों ने खतरे को भांप लिया और अपनी सेना को और मजबूत कर लिया। ये देखकर लियो झेंगमिंग छिपने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे तीनों मरियों को हमला करने के लिए प्रेरित किया। उनकी दिव्य शक्ति स्वर्गीय सूर्य धरती अपनी तलवार ने सबसे शक्तिशाली हुंचुई बैल राजा पर सीधा प्रहार किया। हुंचुई बैल राजा ने तुरंत पानी का इस्तेमाल करके एक घुमावदार रक्षा पंक्ति बनाई। सियू मरियों ने भी 3 हुंचुई बैलों को घेर लिया। प्रथम श्रेणी के हुंचुई बैलों के लिए लियो झेंगमिंग और उनकी तीनों मरियों ने कुछ बैलों का सामना किया। लियो झेंगमिंग ने 3 सबसे शक्तिशाली बैलों का सामना किया, जो सभी की शोधन के अंतिम चरण में थे। लियो झेंगमिंग ने सीधे तौर पर केवल अपनी उड़ने वाली तलवार और स्वर्गीय सूर्य की प्रज्वलित अग्नि तलवार की छत दिव्य शक्ति का संयोजन किया, जिससे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के बराबर शक्ति प्राप्त हुई। हुंचुई बैल ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और लियो झेंगमिंग पर काले रंग के मटमैले पानी से हमला किया। दोनों हमले आपस में टकराए और जोरदार विस्फोट हुए तथा चारों ओर धूल फैल गई। लियो झेंगमिंग भी निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने सीधे अपनी उल्टी तलवार को याद किया और अपनी द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की बैंगनी ध्वनि घंटी और अपनी दिव्य इंद्रिय साधना तकनीक से एक साथ हमला किया। यह उनका अपरिवर्तनीय त्रिआयामी आक्रमण था। उनकी विशेषता उनकी शक्तिशाली दिव्य आत्मा और आत्मा साधना तकनीक की साधना थी। उनका दिव्य आत्मा एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह 20 की अपेक्षाकृत कमजोर दिव्य आत्माओं की तो बात ही छोड़िए। लियो झेंगमिंग के हमलों की श्रृंखला ने हुंचुई बैल को अपनी जन्मजात आध्यात्मिक कला का उपयोग करने से सीधे तौर पर रोक दिया। हुंचुई बैल के अंतर्निहित आध्यात्मिक कला पहले ही छत दैवीय शक्ति के करीब पहुंच चुकी थी। उसे भारी जल में परिवर्तित होने के लिए केवल बैंगनी हवेली तक पहुंचने की आवश्यकता थी, जिससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और छत दैवीय शक्तियों के बीच भी उसे कमजोर नहीं माना जाएगा। ये देखकर हुंचुई बैल सीधे लियो झेंगमिंग पर टूट पड़ा। बदले में लियो झेंगमिंग ने तुरंत अपनी छत दिव्य शक्ति छोड़ दी। अध्याय 40 आध्यात्मिक दूध। एआई मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश। सच्ची क्यूई सच्ची सार के साथ मिश्रित होकर सीधे उसके शरीर में व्याप्त हो गई, जिससे वह 3 मीटर लंबा, लगभग 4 मीटर चौड़ा विशालकाय व्यक्ति बन गया। बहुत कुछ लियो झेंगमिंग की तरह, केवल काफी बड़ा हो गया। लियो झेंगमिंग ने 1200 इंच या 2 मीडियम ग्रेड लंबा भाला निकाला। लियो झेंगमिंग के छत धर्म ने सीधे इस लंबे भाले को लिया और अपने इस्तेमाल के लिए इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। बैल को सीधे हमला करते देख लियो झेंगमिंग ने तुरंत लंबा भाला उठाया, एक कदम पीछे हटे, ताकत जुटाई और हमला कर दिया। दोनों टकरा गए और परिणाम की एक लहर सीधे लंबे भाले और बैल की सींगों से निकली। आसपास के 10 मीटर तुरंत आधा मीटर डूब गए और लियो झेंगमिंग भी पीछे हट गए। 3 मीटर पीछे हटने के बाद लियो झेंगमिंग ने खुद को संभाला, अपनी चाल बदली, लंबा भाला घुमाया, हुंचुई बैल की बाईं ओर चमका और फिर बैल की गर्दन पर वार किया। दूसरे दर्जे का उच्च श्रेणी का हुंचुई बैल सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर लियो झेंगमिंग ने ऐसा अच्छा मौका जरूर गंवाया। फिर उसने लंबा भाला हुंचुई बैल की गर्दन में घोंप दिया और फिर पीछे हट गया। हुंचुई बैल ने तुरंत दूसरे बैल को मदद के लिए बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियो झेंगमिंग ने सीधे लंबे भाले को बड़ा करके हुंचुई बैल की ओर फेंका और फिर अपनी उल्टी तलवार से उसे खत्म कर दिया। आखिरकार लंबे भाले ने सीधे हुंचुई बैल की छाती के निचले हिस्से पर वार किया, उसके अंदरूनी अंगों को भेदते हुए और उल्टी तलवार के उसके सिर पर वार करने के साथ वह सीधे मारा गया। अगला काम ज़ेहू मकड़ियों की मदद करना था। उन मकड़ियों ने बेहतरीन नियंत्रण क्षमता हासिल की थी। ज़ेहू को छोड़कर जिसे कुछ चोटें आई थी, बाकी दो ठीक थे। ज़ेहू मकड़ियां गति उन्मुख याव जानवर हैं। भले ही ज़ेहू अपने भौतिक शरीर पर केंद्रित न हो, फिर भी वह एक विशिष्ट दो मध्य अवस्था याव जानवर के बराबर था। अन्य 2 ज़ीउस पायलट 2 टियर 2 लो रैंक हुंचुई बैलों के साथ खेल रहे थे। लियो झेंगमिंग ने अन्य टियर 1 हुंचुई बैलों को खत्म करने के लिए सीधे 11 फ्लाइंग तलवारों का इस्तेमाल किया। फिर ज़ेहू के साथ मिलकर उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर पर हमला किया। एक व्यक्ति और एक जानवर के दोहरे आत्मा हमलों के तहत वह सीधे अपने निधन से मिला और शेष 2 भी समय पर मारे गए। अगला काम लूट का माल इकट्ठा करना था। लियो झेंगमिंग ने यहाँ दूसरे दर्जे के याव जानवरों की सामग्री इकट्ठी की और बचे हुए पहले दर्जे के याव जानवरों की कीमती सामग्री ली। हजारों किलो मांस ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने 3 नन्हे मुन्नों को और खाने दिया। हुंचुई बैल सामग्री के अलावा दर्जनों किलोमीटर का दायरा उनका क्षेत्र था और यहाँ पे आध्यात्मिक वस्तुएं होनी चाहिए। लियो झेंगमिंग ने आसपास खोजबीन की। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लियो झेंगमिंग को एक टियर 2 निम्न श्रेणी की जलशिरा मिली, जो एक आध्यात्मिक शिरा थी और जिसकी आध्यात्मिक क्यूई में जलकुंडन था। यहाँ लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी एक आध्यात्मिक झील थी, जहाँ ढेरों जलकुमुदिनी के पौधे लगे थे। सबसे अच्छा एक टियर 2 मीडियम ग्रेड टर्बिड जलकुमुदिनी था, जबकि बाकी अन्य ग्रेड की जलकुमुदिनी थी। इसके अलावा वहाँ कई जलसार घासें भी थी, जो टियर 2 जलसार औषधीय गोलियों के शोधन के लिए मुख्य सामग्री है। एक लगभग 500 साल पुराना, दो 200 साल पुराना और बाकी कई दशकों पुराने थे। कुल मिलाकर 16 पौधे। वह 500 साल पुरानी जलसार घास से हुंचुई बैल को टियर 3 याव जानवर बनाने के लिए तैयार की गई होगी, लेकिन इससे लियो झेंगमिंग को फायदा हुआ। लियो झेंगमिंग ने इन सभी को सावधानीपूर्वक एकत्र किया, जिसमें लगभग 500 साल पुरानी जलसार घास और उसकी जड़ प्रणाली भी शामिल थी। फिर इसे 500 साल पुराना बनाया जा सकता था और ज़ेहू घास के साथ मिलाकर एक तृतीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की जल आत्मा औषधि गोली तैयार की जा सकती थी, जिससे जल गुण आधार स्थापना साधक को आध्यात्मिक स्रोत के 5/10वें भाग को समझने में 50% संभावना के साथ मदद मिल सकती थी। यह बैंगनी हवेली प्रारंभिक चरण के साधक के लिए मध्यम श्रेणी की बाधा को पार करने की संभावना को 30% तक बढ़ा सकती थी। इन्हें इकट्ठा करने के बाद उसने खोज जारी रखी। उसे थोड़ा अजीब लगा, यह पानी की नस झील से नहीं निकली थी। उसने ज्यादा पानी वाले आध्यात्मिक क्यूई क्षेत्र की ओर खोजबीन की। 4 किलोमीटर दूर की ओर उसकी आंखों के सामने एक पहाड़ी दिखाई दी। लियो झेंगमिंग ने इस पहाड़ी में 3 फुट ऊंची एक गुफा देखी, जहां आध्यात्मिक क्यूई का जल अन्य स्थानों की तुलना में लगभग 1 स्तर ऊंचा था। लियो झेंगमिंग ने भी अपनी जादुई कलाकृतियां और आध्यात्मिक ताबीज तैयार किए और अंदर चले गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, गुफा और भी बड़ी होती गई। पहले 3 फुट व्यास से बढ़कर 6 मीटर हो गई। लगभग 28 किलोमीटर चलने के बाद लियो झेंगमिंग को लगा कि वह लगातार जमीन की गहराई में जा रहा है। जल्द ही लगभग 120 मीटर व्यास वाली एक बड़ी गुफा दिखाई दी, जिसमें आध्यात्मिक क्यूई सीधे तीसरे स्तर की आध्यात्मिक शिलान्यों की स्तर तक पहुंच रही थी। लियो झेंगमिंग ने तुरंत ब्राइट लाइट आर्ट का उपयोग करके पूरी गुफा को रोशन कर दिया। फिर ब्राइट लाइट आर्ट से को एक स्थान पर हवा में लटका दिया और फिर नीचे की ओर उड़ गया। नीचे छत पर स्टेलेक्टाइट्स की बूंदें थीं और सबसे बड़ी स्टेलेक्टाइट से आध्यात्मिक दूध की बूंदें गिर रही थीं। लियो झेंगमिंग तुरंत वहां पहुंचे, क्योंकि यह आध्यात्मिक दूध था। उत्साहित होकर वह आध्यात्मिक दूध की गुण की जांच करने के लिए दौड़ा। आध्यात्मिक दूध की ये बूंदें दूधिया सफेद थीं, जिनके बीच में पारदर्शी पीलापन मिला हुआ था। यह 800-900 साल पुराना आध्यात्मिक दूध था। जब इसका ज्यादातर हिस्सा पीला हो जाता तो यह 1000 साल पुराना आध्यात्मिक दूध होता। उन्होंने आध्यात्मिक दूध की बूंदों को एक बोतल में इकट्ठा किया। ये आध्यात्मिक दूध की बूंदें स्टेलेक्टाइट्स पर आध्यात्मिक क्यूई और पृथ्वी नाड़ी क्यूई के संबंध से बनी थी। मूलतः हर 10 साल में केवल एक बूंद बनती है। यहाँ 1.5 बोतल थी, यानी 150 से ज्यादा बूंदें, जो लगभग 1500 साल की संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस भूगर्भीय स्थिति के निर्माण में 10,000 से ज्यादा साल लगे और आध्यात्मिक दूध के संबंध में भी कई हजार साल लगे। 100 साल पुराने आध्यात्मिक दूध के बनने में कुल मिलाकर लगभग 20,000 साल लगे और इन 100 साल पुराने आध्यात्मिक दूध की बूंदों के संचय से अंततः वह बोतल बनी जो लियो झेंगमिंग ने पकड़ी थी। अगर ये आध्यात्मिक दूध की बूंदें 1800 साल और इंतजार करती तो उन्हें 1000 साल पुराने आध्यात्मिक दूध बनने की क्षमता होती, लेकिन लियो झेंगमिंग इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता, यहाँ तक कि स्वर्ण मूल साधकों के लिए भी लाभदायक होता। हालांकि वह 10 साल में 400 साल पुराने आध्यात्मिक दूध की एक बूंद इकट्ठा करने के लिए यहाँ आ सकता था। अगर यह एक सच्ची तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा होती तो ये 500 साल पुराना आध्यात्मिक दूध पैदा कर सकती थी। लेकिन अगर लियो झेंगमिंग एक द्वितीय श्रेणी की उच्च श्रेणी की आत्मा एकत्रीकरण संधि स्थापित करते तो वह मुश्किल से 500 साल पुराना आध्यात्मिक दूध प्राप्त कर पाता, जो बैंगनी हवेली के साधकों के लिए प्रभावी होता। हालांकि इसकी औषधीय प्रभावकारिता सच्चे 500 साल पुराने आध्यात्मिक दूध का केवल 80% ही होती। आध्यात्मिक दूध के प्रभावों में भौतिक शरीर का शोधन, औषधीय गोलियों के विषाक्त पदार्थों को साफ करना, साधक की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, भौतिक शरीर की क्षमता को बढ़ाना, बाधाओं को दूर करना और युद्ध के दौरान आध्यात्मिक शक्ति को पुनः स्थापित करना, आंतरिक चोटों, छिपी हुई चोटों का उपचार आदि शामिल है। इसके कई उपयोग हैं और इसे एक सर्वोद्देशीय आध्यात्मिक वस्तु कहा जा सकता है। इसका उपयोग कीमिया में और जल एवं पृथ्वी गुण वाली जन्मजात आध्यात्मिक कलाकृतियों के शोधन में भी किया जा सकता है। यह एक उच्च श्रेणी का उत्पाद है, आध्यात्मिक वस्तु है जिसका सेवन निम्न स्तरीय साधक, यहाँ तक कि शोधन के प्रारंभिक चरण में भी अपनी आध्यात्मिक आत्मीयता में सुधार के लिए कर सकते हैं। इसके उपयोग अनंत हैं। लियो झेंगमिंग को इस 800 साल पुराने आध्यात्मिक दूध से बहुत अच्छी फसल मिली। आध्यात्मिक दूध इकट्ठा करने के बाद लियो झेंगमिंग ने आध्यात्मिक वस्तुओं की जांच जारी रखी। आखिरकार यहाँ आध्यात्मिक क्यूई एक तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा के पास थी, इसलिए यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक दूध की बूंदें नहीं होंगी। पूर्वी दीवार पर उन्होंने कुछ बुनियादी चढ़ने वाले मशरूम खोजे, जिनमें सबसे ऊंचे स्तर 4 के निम्न श्रेणी के थे, जो 1000 साल पुराने आत्मा औषधियां हैं। बाकी 3 स्तर 3 उच्च श्रेणी के थे, 4 स्तर 3 मध्यम श्रेणी के, 9 स्तर 3 निम्न श्रेणी के और 36 स्तर 2 आत्मा औषधियां थी। लियो झेंगमिंग ने स्तर 1 वाले मशरूम नहीं चुने, क्योंकि स्तर 1 वाले मशरूम ज्यादा उपयोगी नहीं होते और असर दिखाने के लिए कम से कम 100 साल पुराने होने चाहिए। भूत चढ़ने वाले मशरूम कच्चे खाने पर जहरीली स्पिरिट मेडिसिन होते हैं, जो साधकों को गंभीर भ्रम पैदा कर सकते हैं। हालांकि कीमिया में यह अलग है। भूत चढ़ने वाले मशरूम कई तरह की दवाओं को परिष्कृत करने के लिए मुख्य और सहायक सामग्री है। दिव्य आत्मा औषधियों को है, इनसे लियो झेंगमिंग की दिव्य आत्मा का विकास जारी रह सकता है। इसके बाद लियो झेंगमिंग ने ध्यानपूर्वक खोज की, किसी भी स्थान को छोड़ा